तो चलो भाई, आज बारी आ गई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। एक ऐसा चैप्टर जो बहुत सारे बच्चों को डराता है, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत होती हैं। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होता, सवाल तो होता है बट आंसर सही नहीं होता। तो आज इस चैप्टर को घटिया बना देंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, अच्छे से इन डेप्थ जाके कंसेप्ट को समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मेन और एडवांस के क्वेश्चन भी बीच में ही कर डालेंगे। और बाय द एंड ऑफ चैप्टर, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको रियलाइज होगा कि यार गिन चुन के ना वो 3-4 चीजें हैं जिनका होल्ड बनाना है। अगर वो होल्ड बना लिया तो ये चैप्टर आ गया। तो चलो इसी के साथ पीएनसी के वन शॉट को शुरुआत करते हैं आज। माई सेल्फ अरविंद कालिया सर, गॉड ब्लेस यू। बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं बिकॉज दैट्स द वे आई फील फॉर देम। और स्ट्रेट अवे चैप्टर की अगर बात करें, सबसे पहले ये जान लेना चाहिए चैप्टर का नेचर क्या है, नेचर ऑफ चैप्टर, तभी उसको पढ़ने का ज्यादा अच्छा तरीका आप बना पाएंगे। You will find this chapter very easy and interesting in the beginning। पहले 15-20 मिनट तुम्हें लगेगा यार ये चैप्टर तो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे से हो रहा है और 2-2 लाइनों में आंसर आ रहे हैं। काहे को सीनियर कहते थे कि ये चैप्टर डरावना है, डराता है, कुछ नहीं बनता, बाद में आंसर नहीं आते, राइट। बट इफ यू डू नॉट फोकस ऑन द बेसिक कंसेप्ट, जो यहाँ पे आपको इजी लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अगर उस पर अच्छे से फोकस नहीं करोगे, उसको इन डेप्थ समझोगे नहीं in the beginning, just because it was easy, then soon you will realize that you are doing a lot of mistakes। भैया इतनी गलतियां होंगी तुमसे कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि इतनी सारी गलतियां एक चैप्टर में कोई कैसे कर सकता है, राइट। तो यही इस चैप्टर का नेचर है। Then you better learn the chapter by breaking it down variety wise। ये चैप्टर में ना थ्योरी नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस की वैरायटी है। तो जितना जल्दी ये समझ लोगे, तो बिगिनिंग में तो बेसिक्स चलेंगे, उसको समझ लिया, स्ट्रांग बना लिया, अब वैरायटीज शुरू होंगी। जितना जल्दी ये रियलाइज कर लोगे कि क्वेश्चन को ना वैरायटी बाय वैरायटी डिवाइड कर देना है और हर एक वैरायटी को मुझे समझ लेना है, उतनी जल्दी ही ये चैप्टर आपकी ग्रिप में आना शुरू हो जाएगा। जितना इसको टोटलिटी में देखोगे, ये चैप्टर बिखरा रहेगा, आपकी ग्रिप में नहीं आएगा। नेक्स्ट, फ्यू क्वेश्चंस विल हैव स्टैंडर्ड अप्रोच। जैसा कि मैं यहां भी बता रहा हूं भैया, कुछ सवाल ऐसे होंगे, आप जब वैरायटी बाय वैरायटी चीजों को तोड़ रहे होंगे तो बीच में आपको कुछ सवाल ऐसे दिखेंगे जिनकी अप्रोच स्टैंडर्ड होगी। वहां पे ना इधर या उधर नहीं देखना, भैया ऐसे करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। आपको ये सही लगेगा, बट सवाल ये भी आएगा, सर ऐसे ही क्यों किया? तो उन जगह पे ये सवाल ज्यादा नहीं पूछना, आपने स्टैंडर्ड अप्रोच को ना खा जाना है कि ऐसे सवाल में तो यही करना है। जितना जल्दी खा जाओगे, विद इन सम टाइम आपको रियलाइज भी हो जाएगा, अरे यही तो तरीका है, इसी से होना था। यू बेटर गिव देम मोर इंपॉर्टेंस। ये है नेचर ऑफ चैप्टर। अब बात करें वेटेज की, या डिसेंट सी वेटेज है, ना बहुत हाई ना बहुत लो, बट क्योंकि इसके अपने इंडिपेंडेंट सवाल भी दिख जाते हैं और प्रोबेबिलिटी इसके बिना होती ही नहीं है। 12th का चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बिना होगी ही नहीं। इस करके इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है जब आप फाइनली जेई के पास पहुंच जाते हो, राइट। आगे अगर बात करें अब इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, अच्छे खासे टॉपिक हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये सबसे बड़ा बेसिक है, सबसे बड़ा बेसिक। जिस बच्चे ने इसको समझ लिया ना, इसको समझ लिया, वाकई समझ लिया, वो एटलीस्ट अगर आम बच्चा 10 गलतियां करता है तो ये वाला बच्चा 3 या 4 गलतियां करेगा। गलतियां इससे भी होंगी क्योंकि आगे जाके बहुत चीजें आती हैं, बट गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। देन सिलेक्शन हम पढ़ेंगे कि सिलेक्शन कितने तरीके से की जा सकती है, देन अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, देन कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आएंगी, हमको नेम देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है कि नेम देते हैं कि दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम, राइट। कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। देन सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाई अपने आप को ना कह देना कि आप पीएनसी को कुछ समझे हैं जब आप ये समझ जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट में बेसिक फर्क क्या होता है। अपने पास लिखते रहिए। एग्जैक्टली आईआईटी भी बिल्कुल सही बोला, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है पीयूष, गॉड ब्लेस यू। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या होता है, कॉन्फिडेंटली आप किसी को बता पाएंगे, उस दिन समझ लेना कि पीएनसी का कुछ तो आ गया है आपको। देन लास्ट इज मल्टीनोमियल थ्योरम। तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। अगर बात करें क्रिटिकल टॉपिक, भैया ये टॉपिक कैसे जहां पे मैक्सिमम फोकस देना है आपको, सिलेक्शन।
इस चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा एक सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसे कि आपने बहुत अहमियत देनी है। देन सम स्टैंडर्ड वैरायटीज, मैंने बिगिनिंग में भी बताया भैया स्टैंडर्ड वैरायटी तो खा जानी है। स्टैंडर्ड वैरायटीज मेरा मतलब है कि इस सवाल की यही अप्रोच है भैया, ऐसे ही करना है, वो तो खा जाने हैं। देन लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी इस चैप्टर में। तो चैप्टर को शुरू किया जाए। फटाफट आग लगा दो चैट में, कोरी हैशटैग मेरा भाई लिख दो चैट में, और फिर पीएमसी को घटिया बनाना शुरू करते हैं आज। क्या बात है शिव, फोकस करो अच्छे से, सब सीख जाओगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले इसकी शुरुआत चैप्टर की होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल से। ये क्या कहना चाहता है, राइट? कुछ अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, फिर मैं मीनिंग समझाता हूं। ये कहता है, मान लो एक काम है, एक जॉब है। से अ जॉब इज डन व्हेन सब जॉब 1 एंड सब जॉब 2 बोथ आर डन इन अ डेफिनिट ऑर्डर। मान लो एक काम है, वो तब खत्म होता है जब आप पहले सब जॉब 1 को करते हैं और फिर सब जॉब 2 को करते हैं। यस सर। इफ नंबर ऑफ वेज, अच्छा एक बात बताऊं, अभी नहीं पर थोड़ी देर बाद जाकर ना एक जगह पर वो बच्चा जिसने इसको अहमियत दी होगी उसका एक बहुत अच्छे सवाल में कोई डाउट नहीं आएगा, और जिसने इसको अहमियत नहीं दी होगी उसका बहुत ज्यादा डाउट आएगा। ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है? सब जॉब 1 पहले की, फिर सब जॉब 2 की, ऑर्डर है, तो जाके जॉब खत्म हुआ। तो उसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सब जॉब 1 एंड सब जॉब 2, मान लो m और n है। सब जॉब 1 को करने के m वेज थे और सब जॉब 2 को करने के n वेज थे। मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, A B C। मान लीजिए आपका जॉब है A से C जाना, ये आपका जॉब है, ठीक है जी। तो आपने कहा मैं 2 सब जॉब करूंगा, पहले मैं A से B जाऊंगा, इसको आपने कह दिया सब जॉब 1, फिर मैं B से C जाऊंगा, इसको कह दिया सब जॉब 2। तो आप जब ये 2 सब जॉब इसी ऑर्डर में करते हैं तो आपका जॉब खत्म होता है। यस सर। अब अगर मान लीजिए सब जॉब 1 यानी कि A से B जाने के 2 रास्ते थे और सब जॉब 2 यानी कि B से C जाने के 3 रास्ते थे, यहां पे यही लिखा गया है। Number of ways of doing sub job 1 and sub job 2 are m and n respectively. Then number of ways of doing the job is m into n. तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी जो जॉब थी A से C जाना, उसके कितने तरीके हैं, तो आप कहेंगे 2 into 3 6 ways हैं। इन शब्दों को अब लिख लेना। इस चैप्टर का हर एक सवाल क्या होगा, आपको एक चीज के होने के नंबर ऑफ वेज निकालने होंगे। उस चीज को आप जॉब कह देंगे, तो आपको जॉब के नंबर ऑफ वेज निकालने होंगे। आप उस जॉब को एक रियल लाइफ की तरह विजुलाइज करिए और सोचिए कि अगर मुझे ये जॉब करनी है तो मैं पहले क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा। तो ये जो आपने रास्ता बनाया, ये आपके सब जॉब होंगे। पहला सब जॉब, दूसरा सब जॉब, तीसरा सब जॉब। तो जॉब के नंबर ऑफ वेज होते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सब जॉब 1 मल्टीप्लाइड बाय अगली सब जॉब के नंबर ऑफ वेज, अगली सब जॉब के नंबर ऑफ वेज। बस यही कंसेप्ट आपको समझना है। बहुत बढ़िया। लेट्स डू सम बेसिक प्रॉब्लम्स टू रियलाइज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल। मैंने रियलाइज लिखा है, प्रैक्टिस नहीं लिखा, रियलाइज लिखा है। सवाल क्या कहता है, हाउ मेनी फ्लैग्स कंटेनिंग 2 स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी मेड यूजिंग 3 कलर्स। कहता एक फ्लैग बनाना है जिसमें 2 डिफरेंट कलर के स्ट्राइप्स हैं, कलर 1 कलर 2, ये आपका फ्लैग है। ये कलर्स चूज करने के लिए आपके पास टोटल 3 कलर्स पड़े हैं, 3 कलर्स अवेलेबल। मान लीजिए रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर्स पड़े। मुझे आंसर नहीं चाहिए, डोंट वरी, जब मैं पूछूंगा तब आंसर देना, तब देखूंगा कितने बच्चे जवाब देते हैं। एक रेड है, एक ग्रीन है, मान लो ब्लू है, और इन्हें यूज करके मुझे ऐसा एक फ्लैग बनाना है। तो पहले तो जहां तक आंसर निकालने की बात थी, आंसर तो बहुत आसान था भैया। जॉब है
जॉब क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ वेज पूछे हैं। किसके नंबर ऑफ वेज पूछे हैं? इस फ्लैग को बनाने के। तो मेरी जॉब है फ्लैग बनाना, ठीक। मेरी जॉब ये नहीं है कि कितने फ्लैग बनाए जा सकते हैं, मेरा जॉब है फ्लैग बनाना। इसे लिख लीजिए, जिस चीज के नंबर ऑफ वेज पूछे होते हैं वो चीज आपकी जॉब है। तो मेरा जॉब है फ्लैग बनाना। मैंने कहा यार रियल लाइफ में जब मेरे को फ्लैग बनाना, मैं क्या करूंगा? पहले इसे भर दूंगा, फिर इसे भर दूंगा। तो यही मेरे सब जॉब्स बने। सब जॉब 1, मैंने पहले स्ट्राइप को भरा। कितने तरीके? सर 3 तरीके हैं सर। सब जॉब 2, मैंने दूसरे स्ट्राइप को फिल किया। कितने तरीके? 2, क्योंकि डिफरेंट कलर होने चाहिए। तो 3 में से एक कलर यहां यूज हो चुका है, यहां के लिए 2 ही बचे। दोनों सब जॉब डन, क्वेश्चन डन, मेरा जॉब खत्म हो गया। तो जॉब के नंबर ऑफ वेज होंगे 3 × 2। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ही घटिया सा पैथेटिक सा सवाल। अब इसको थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं ताकि आगे जाके अच्छे सवाल में मेरे को दिक्कत ना आए। रियल लाइफ में मैं क्या करूंगा? ये जो 6 फ्लैग्स हैं वो कैसे बनेंगे? मुझे कहा भाई पहला स्ट्राइप भर दे। अब मैं या तो उसको रेड भरूंगा, या उसको ग्रीन भरूंगा, या उसको ब्लू भरूंगा। यस और नो? पहले स्ट्राइप को 3 तरीके जो दिए गए हैं वो यही 3 तरीके हैं। हाँ सर। अब मेरे को कहा गया सेकंड स्ट्राइप भरो। मैंने कहा अच्छा। अब जब इसमें मैं आया, मैं सेकंड स्ट्राइप को भरने लगा, तो या तो मैं इसको ग्रीन रख दूंगा सेकंड स्ट्राइप को, या मैं इसको ब्लू रख दूंगा। यस और नो? ऐसे ही इसमें भी अगर मैंने यहां ग्रीन दिया होता और मुझे कहा जाता सेकंड स्ट्राइप भरो, तो या तो मैं यहां पे रेड रखता और या मैं यहां पे ब्लू रखता, और ऐसे ही यहां पे भी रेड ग्रीन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं कहने लगा हूं। जब मैं कहता हूं कि ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 2, वो क्यों कहता हूं? क्योंकि आपने सब जॉब 1 में जो 3 तरीके लिखे थे 1, 2, 3, सब जॉब 2 में हर एक के कोरस्पॉन्डिंग 2-2 फ्लैग बनते हैं। यहां से 2 फ्लैग बने, यहां से 2 फ्लैग बने, यहां से 2 फ्लैग। तो ये जो तीनों थे ना, उन तीनों ने आगे 2-2 बनाए, इस करके 3 × 2 हुआ। पॉइंट टेकन। इन तीनों ने आगे 2-2 बनाए, इस करके 3 × 2 हुआ। आंसर आया 6। यस सर, पॉइंट टेकन। आगे चलते हैं। In an exam, there are 3 true-false questions. In how many ways one can attempt the paper if? पहला पार्ट, each question has to be attempted. तो भाई मेरे आगे पेपर पड़ा हुआ है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कहते अटेम्प्ट करो, और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, छोड़ नहीं सकते। और हर एक क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। पहले आता है सॉल्यूशन की बारी, फिर उसको विजुलाइज करेंगे। पहले आया सॉल्यूशन। सब जॉब 1। रियल लाइफ में जाओ, जॉब क्या है? जॉब क्या है बताओ मुझे? व्हाट इज द जॉब? इज इट फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर? ये मेरी जॉब है, या फिर अटेम्प्टिंग द पेपर इज माई जॉब? इस चीज के नंबर ऑफ वेज पूछे होते हैं वो मेरी जॉब है। तो मेरी जॉब है पेपर अटेम्प्ट करना, बस खत्म। अब अगर रियल लाइफ में आगे पेपर आएगा, मैं कैसे करूंगा? पहले क्वेश्चन 1 करूंगा, फिर क्वेश्चन 2 करूंगा, फिर क्वेश्चन 3 करूंगा। यही मेरे सब जॉब्स हैं। तो सब जॉब 1 को करने के कितने तरीके आए? सर 2 तरीके हैं, या तो ट्रू मार्क कर दूंगा या फॉल्स मार्क कर दूंगा। फिर सब जॉब 2 को करने के कितने तरीके हैं? सर फिर से 2 तरीके, या तो ट्रू मार्क करूंगा या फॉल्स मार्क करूंगा। और सिमिलरली सब जॉब 3, या तो ट्रू मार्क करूंगा या फॉल्स मार्क करूंगा। तो क्योंकि सब जॉब 1, सब जॉब 2, सब जॉब 3, अरे पेपर अटेम्प्ट हो गया, हेंस मल्टीप्लाइड। तो 2 × 2 × 2 इज माई आंसर। ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब थोड़ा विजुलाइज भी कर लेते हैं।
ये जो 8 तरीके आए हैं, क्या इनमें से कोई एक तरीका आप मुझे लिख के दिखाएंगे? 8 तरीके आए हैं पेपर अटेम्प्ट करने के, यानी कि जब मैं पेपर को अटेम्प्ट करूंगा टोटल 8 डिफरेंट वेज है अटेम्प्ट करने के, राइट? 8 डिफरेंट आंसर शीट्स बन सकती हैं, इसे ऐसे रखिए दिमाग में, 8 डिफरेंट आंसर शीट्स बन सकती हैं। क्या उन 8 आंसर शीट में से एक बता सकते हैं? यस सर, सर मैंने पहला भी ट्रू मार्क कर दिया, दूसरा भी ट्रू मार्क कर दिया, तीसरा भी ट्रू मार्क कर दिया, मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं, मुझे नेगेटिव चाहिए नहीं, फॉल्स चाहिए नहीं। बिल्कुल सही बोला सर। ये क्या पूछे, और बता देता हूं सर, मैंने पहला भी फॉल्स मार्क किया, दूसरा भी फॉल्स, तीसरा भी फॉल्स, एंड सो ऑन। सर मैं बहुत सारे बना सकता हूं। क्या इन 8 में ये वाला जो शीट है ये 2 बार ही आ सकता है? नहीं सर, एक अटेम्प्ट एक ही बार गिनेंगे ना, 2 बार क्यों गिनेंगे? बात तो सही है। तो अगर समझ आ गया है तो अभी जस्ट 2 मिनट बाद इसी चीज को मैं यूज करूंगा कि जो 8 तरीके लिखे हैं ना उसमें हर एक तरीका एक ही बार आया है, कोई 2 बार नहीं आया है, इसे दिमाग में रखिएगा। अच्छा, तो इस तरह से आपने थोड़ा विजुलाइज भी कर लिया आंसर शीट्स क्या बनेंगी। सर अगर लिखने को बोलोगे सर मैं तो सर यहाँ पे ना एक टेबल सा बना सकता हूँ, एक ट्री सा बना सकता हूँ, अगर बहुत तकड़ा विजुलाइज करना है। सर पहले क्वेश्चन को मैं ट्रू बोल सकता था या फॉल्स मार्क करता था, ये पहला क्वेश्चन डन। जब क्वेश्चन 2 की बारी आई तो ट्रू के बाद मैं यहाँ पे ट्रू मार्क कर सकता था, यहाँ पे फॉल्स मार्क कर सकता था, फॉल्स के बाद भी मैं यहाँ पे ट्रू मार्क कर सकता था, यहाँ पे फॉल्स मार्क करता था। ध्यान से देखो, सब जॉब 2 तक टोटल 4 चीजें बन चुकी हैं। टी किया आपने पहले 2 क्वेश्चन, टी एफ किया पहले 2 क्वेश्चन, एफ टी एफ एफ। सर जब तीसरा क्वेश्चन आया सर, ओए होए सर, इस ट्रू के बाद फिर से 2 ऑप्शन थे, ट्री या एफ। इस एफ के बाद फिर से 2 ऑप्शन थे, टी या एफ। यहां तक देखिए क्वेश्चन 3 तक अटेम्प्ट करने के 4 तरीके बन चुके हैं, टी 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 एफ, टी एफ टी टी एफ एफ, और सेम यहां पे भी बन गए, टी एफ टी और ये एफ। इस तरह से 8 बने। भैया पहले 2 थे, उन्होंने अगले 2 से मिलके 4 बनाए और उन्होंने अगले 2 से मिलके 8 बनाए, इस करके मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई क्यों होता है समझ आ गया? बिकॉज एवरी each one of 2 here give 2 possibility, hence 2 into 2. Now each of 4 here give 2 possibility, hence 4 into 2, hence multiplied. Point taken out. टाक से हो गया, चमक गया सर। अब आ जाओ यहां पे। अब आया कहता अब क्या है, 1 कैन अटेम्प्ट और लीव द क्वेश्चन, यानी कि अब आपके पास क्वेश्चन को छोड़ने का भी ऑप्शन है। अब रियल लाइफ में जाइए और बताइए ये सब जॉब 1 को करने के कितने तरीके हैं। जब आप पहले क्वेश्चन पे गए तो अब आप इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? सर 3, या तो ट्रू मारूंगा या फॉल्स मारूंगा या छोड़ दूंगा। मेरे पास इसके 3 तरीके हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के भी 3, थर्ड क्वेश्चन के भी 3। यहां जाके मेरा जॉब खत्म हुआ, मेरा जॉब है पेपर अटेम्प्ट, हेंस 3 into 3 into 3, ये आ गया आंसर। मुझे तुमसे बस एक ही चीज जाननी है, सोच के बताना, गलती मत करना। ये जो 27 अटेम्प्ट्स बने, यानी कि इस केस में अगर मैं देखूं कि टोटल आंसर शीट्स डिफरेंट कितनी बन सकती थी, तो वो है 27। उन 27 में से एक आंसर शीट ये होगी सर, एक आंसर शीट ये होगी सर, एक आंसर शीट ये भी होगी, ट्रू लेफ्ट होगी, हाँ सर होगी, लेफ्ट एक आंसर शीट ये भी होगी सर, लेफ्ट ट्रू फॉल्स एक ये भी होगी सर। ऐसे बहुत सारे आंसर की बनेंगे और ये सारे के सारे एक ही बार आएंगे। ये पहला आंसर शीट है, दूसरा आंसर शीट, तीसरा, चौथा, 5वां, सो ऑन। अब इसका जवाब सोच के देना पटाख से। कहता कितने तरीके हैं अगर एट लीस्ट 1 क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। आपको लीव का ऑप्शन दिया गया है, ट्रू फॉल्स का ऑप्शन दिया गया है, बट बोला गया कि एक ना एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है। सारे के सारे नहीं लीव कर सकते, सारे के सारे नहीं लीव कर सकते। सर जो पिछला सवाल था वहां पे 27 आंसर आया था जब हम हर एक क्वेश्चन को 3-3 तरीके से अटेम्प्ट कर रहे थे। अब इन सभी में से इसको हटाना है सर, क्योंकि अब वो कह रहा है कि तीनों को नहीं छोड़ सकते, और तीनों को छोड़ने का एक ही शीट है ऐसा जहां पे तीनों छोड़े गए थे।
तो मेरा आंसर आ गया 27 माइनस 1, और ये है ये वाला लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, सब जॉब 1, सब जॉब 2, सब जॉब 3? सर रियल लाइफ सिचुएशन है सर मेरी, बिल्कुल सर। मेरे आगे पेपर आया, मेरा जॉब है इसको अटेम्प्ट करना, और मुझे बोल दिया गया कि तीनों नहीं छोड़ सकते भाई, एक तो करना ही पड़ेगा। तो सर मैंने ना अपना सब जॉब 1 बना लिया, पहले क्वेश्चन को तो करना ही करना है। तो इसके पास 2 ऑप्शन थे, ट्रू या फॉल्स। और सर यहां मैंने कहा अब जो मर्जी करो, ट्रू फॉल्स या लीव, 3 वेज। यहां पे भी ट्रू फॉल्स या लीव, 3 वेज। तो सर आंसर 2 इंटू 3 इंटू 3 क्यों नहीं आया? तुम एक चीज को जरा ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो आंसर है आपके एक्चुअल आंसर से छोटा है। ये 26, ये 18। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो तरीके हैं ये इन्हीं के अंदर बैठे हैं, बट इसमें कुछ और तरीके भी हैं। वो कौन से थे? जब आपने सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट पक्के से किया था और इसको छोड़ा था, इसको छोड़ा था, वो तो आपने गिना ही नहीं। आपने तो मैंडेटरी कर दिया, पहला क्वेश्चन ही करना है। उसने ये नहीं कहा था पहला क्वेश्चन ही करना है, उसने कहा कोई ना कोई जरूर करना है। आइडिया समझ गए? उसने ये जरूर कहा था कि कोई ना कोई क्वेश्चन करना है, बट ये नहीं कहा था कि पहला वाला क्वेश्चन करना है। आपने वो तरीके गिने ही नहीं, जब पहला क्वेश्चन लेफ्ट था वो गिने नहीं, इसी करके प्रॉब्लम आ गई। चमक गया, शाबाश। एग्जैक्टली, तो दिस इज रॉन्ग, शाबाश। अब आते हैं आगे। ये सवाल थोड़ा बेहतर, थोड़ा शक्ल बदल दी है आसान, बट मैथमेटिकल वर्ड्स घुसा के मुश्किल बना दिया। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी आर देयर सच दैट एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। कहता है ऐसे कितने पेयर बना सकते हो 2 नंबर्स के जिनका एलसीएम ये हो। एक पेयर पहले मैं बना के दिखा देता हूं, 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 और 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। इन दोनों का एलसीएम कितना है? सर एलसीएम है 2 पावर 3 और 5 पावर 2। तो ये मेरा ए और ये मेरा बी, एक पेयर बना है। पॉइंट टेकन, एक पेयर बन गया। ए को मैंने ये लिया, बी को ये लिया, एलसीएम ये इसके बराबर आएगा। तो एक चीज तो पक्की बात है, मेरा जो ए आने वाला है वो 2 रेज़ टू पावर समथिंग इंटू 5 रेज़ टू पावर समथिंग आने वाला है, और मेरा जो बी है वो भी 2 रेज़ टू पावर समथिंग इंटू 5 रेज़ टू पावर समथिंग आने वाला है। कंडीशन बस ये है कि x1 x2 में जो मैक्स है वो 3 के बराबर होना चाहिए, y1 और y2 में जो मैक्स है वो 2 के बराबर होना चाहिए। यस और नो, यही कंडीशन हुई? हाँ सर। अगर मैंने पहले ये समझ लिया, यानी कि मुझे एलसीएम का मीनिंग पता है, तो ये सवाल कुछ नहीं बचा। अब चलो अपना रियल लाइफ में घुस जाओ। तुम्हें 2 नंबर ऐसे बनाने हैं, कंडीशन ये है कि भैया x1 x2 का मैक्स और y1 y2 का मैक्स ये होना चाहिए। तो सब जॉब 1 सब जॉब 2 करो। सब जॉब 1 में क्या करते हैं, x1 x2 को फाइंड कर लेते हैं कि x1 x2 में क्या क्या रख सकता हूं। यार रियल लाइफ में कैसे बनाओगे? अगर 2 नंबर बनाने हैं ऐसे, पहले इन पावर्स को डिसाइड करोगे ना, सच दैट मैक्स 3 आ जाए। तुम कहोगे सर मैं x1 को 0 ले लूंगा, x2 को 3 ले लूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर मैं x1 को 1 ले लूंगा और x2 को 3 ले लूंगा। ऐसे 2 नंबर ढूंढने की मैक्स 3 रहे। सर मैं इसको 2 ले लूंगा, इसको 3 ले लूंगा। सर मैं दोनों को ही 3 ले लूंगा। सर उल्टा भी तो कर सकता हूं, यस और नो? सर मैं इसको 3 और इसको 0 ले लूंगा। सर इसको 3 और इसको 1 ले लूंगा, इसको 3 और इसको 2 ले लूंगा। टोटल 7 वेज है मेरे पास x1 x2 को ढूंढने के, फाइंड करने के या फिक्स करने के। अगर आ जाएं सब जॉब 2 पे, आ गए लुटे पिटे आशिक। ओ लुटे पिटे आशिक रुको, पहले हम इनको थोड़ा सा गायब कर देते हैं, ये भूल जाते हैं हमारी क्लास में आए हैं। हे गर्ल्स, बाय बाय बेटा
उड़ गए, ये कर रहे थे, हाई फाई हो गए, बाय बाय हो गए। चलो आ जाओ, सब जॉब 2 सब जॉब 2 क्या करेंगे? अब y1 y2 ढूंढ लेते हैं, कैसे रखेंगे? y1 y2 को ढूंढ लेते हैं। मेरे ख्याल से आप तुम गिन के बता दोगे। सर 0 2 लिख देते हैं, चलो सर पहले को 0 दूसरे को 2 ले लेंगे, पहले को 1 दूसरे को 2, सर दोनों के 2 2 ले लेंगे सर। पर सर उल्टा भी कर सकते हैं, पहला 2 दूसरा 0, पहला 2 दूसरा 1, टोटल 5। तो सब जॉब 1 थी, x1 x2 को फिक्स किया मैंने 7 वेज। सब जॉब 2 थी, y1 y2 को फिक्स किया 5 वेज। डू यू सी मेरा जॉब डन है? मेरा जॉब ये 2 नंबर बनाना था, बन गए नंबर। अगर नंबर बन गए तो आंसर कहां से आएगा? सब जॉब के प्रोडक्ट से। 7 into 5 is my answer। ऐसे टोटल 35 पेयर बनाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा जी, एग्जाम्पल लिया है, क्यों मत बोलो, एग्जाम्पल दिया है। ऐसे 2 नंबर जिनका एलसीएम इसके बराबर है, एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, अब देखते हैं आगे। नाउ ऐसे अगर आप इस सवाल की बात करें, इस सवाल में भी आपने देखा कि x1 x2 y1 y2 पे हमने फोकस किया, क्योंकि उनके ऊपर एक कंस्ट्रेंट था कि x1 x2 का मैक्स 3 रहना चाहिए, y1 y2 का मैक्स 2 रहना चाहिए। तो जब भी आपके सवाल में कंस्ट्रेंट बैठा हो तो सबसे पहला आपका फोकस कंस्ट्रेंट पे जाना चाहिए, पहले उसको पकड़ना है, वो आपका पहला सब जॉब होना चाहिए, क्योंकि भैया उस पे कंस्ट्रेंट है, वो फ्री फ्लो नहीं है। आओ, हाउ मेनी 6 letter words कैन बी फॉर्म्ड बाय जंबलिंग द लेटर्स ऑफ जंगल? कहता ये आपके पास 6 लेटर पड़े हैं, इनको जंबल करके, पहले तो जंबलिंग अगर बोला गया है तो इट इज अंडरस्टूड कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो ये मत सोचा करो सवाल में सर मेंशन्ड नहीं था कि रेपिटेशन करें ना करें, तो पता ही नहीं लगा क्या करना है। बेटा जी जंबल्ड लिख दिया गया है, यानी कि इसी को आपस में घुमाकर वर्ड बनाना है। ठीक है जी, इनको यूज करके 6 लेटर का वर्ड बनेगा। Such that vowels are at extreme position। भैया ये जो वॉवल है इनको यहां पर ही आना है, ये इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। Vowels cannot go anywhere else other than extreme position। तो सबसे पहले इधर फोकस कर लो शेरा, क्यों जिंदगी में ले भाई तुम आ जाओ। सो हमें सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट पे फोकस करना है। अब जाओ रियल लाइफ में, मेरा जॉब क्या है? सर मेरा जॉब है इन लेटर्स को यूज करके एक वर्ड बनाना, ये मेरा जॉब है सर, क्योंकि इसी के नंबर ऑफ वेज पूछे हैं। सब जॉब 1 सब जॉब 2 पे चले जाओ, है ना भैया। सर रियल लाइफ में अगर मेरे को ये बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? सर सबसे पहले मैं इसको भरूंगा, फिर इसको भरूंगा और फिर बाकियों को भरूंगा, क्योंकि सर इनको भरना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे यू और ई ही आ सकते हैं। तो सबसे पहले सब जॉब 1 मैंने भरा अपना। इसको भरने के कितने तरीके? सर 2 तरीके हैं मेरे पास। फिर मैं इस पे आ गया सब जॉब 2। इसको फिल करने के कितने तरीके? 1 2 थे, एक यहां यूज हो चुका है, एक बचा। सर आपने इसको सब जॉब 1 और इसको सब जॉब 2 क्यों नहीं लिया? ले सकते थे, वहां से भी चल सकते हैं, वहां से भी आप फॉलो करोगे तो वर्ड बन रहा है, डन है। फिर मैं यहां पे आ गया, यहां पे जैसे मर्जी भर दो। इसको भरने के बचे अभी 1 2 3 4 5 6 लेटर थे, 2 यूज हो चुके हैं। यहां पे 4 वेज, यहां पे 3 वेज, यहां पे 2 वेज। तो आंसर क्या आ गया? 2 into 4 into 3 into 2 आपका आ गया आंसर। तो सबसे पहला सब जॉब जो है वो कंस्ट्रेंट को डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है सर। अब कई बार कंस्ट्रेंट आपको कंफ्यूज करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग? अगेन रीअरेंज बोल दिया, यानी कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, आप एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हैं। लेटर्स ऑफ दिल्ली कहता है इसको घुमा फिरा के 1 2 3 4 5 कितने वर्ड बना सकते हैं? सच दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब बोला जो वॉवल्स हैं वो ऑड प्लेसेस पर ही आ सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझो, उसने ये नहीं कहा
ऑड प्लेस पे सिर्फ वॉवल आने चाहिए, ये नहीं कहा। उसने कहा वॉवल को ऑड प्लेस पे जाना है। तो अगर आप इसको पहले समझते हैं, चाहे तो पॉज करके दोबारा सुन लीजिए, सोच लीजिए, तो आपको ये डाउट नहीं आएगा कि ये 2 है और ये 3 है तो कोई दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक काम करते हैं, कुछ बच्चे पूरे फ्री बैठे हुए हैं, पेड कैंडिडेट। मैं कहा माशाल्लाह, एक ना बेटा पेड परफॉर्मेंस होती है, मतलब अक्सर कंपनी वाले में होते हैं, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, राइट, पैसा लगाते हैं, ऐड चलाते हैं। ये आजकल नई पेड परफॉर्मेंस आई है, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग। दूसरे लोग हमारे चैनल पे बच्चे भेज रहे हैं चैट में तंग करने के लिए पैसा दे देकर। देखो भैया, तुम देख रहे हो किस लेवल की परफॉर्मेंस मार्केटिंग चल रही है। यहाँ पे पैसे देके बच्चों को भेजा जा रहा है, जाओ वहां जाके चैट में तंग करो लोगों को। क्या समझाएं इन नादान बच्चों को कि तुम्हारा ये आना कहीं ना कहीं इस क्लास को और एंगेजिंग बना रहा है, तुम्हारा पर्पस डिफीट हो रहा है। चलो आ जाओ भाई, हमारा फोकस सही जगह पे है ना, तो पढ़ेंगे, हम इन लोगों को देखेंगे नहीं भाई। आ जाओ। अब यहाँ पे बच्चों को कैसा कंफ्यूजन नहीं आता, पहले सवाल ही समझ नहीं आता, सर ये 2 है, ये 3 बैठे, ये कैसे हो सकता है? बेटा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने बोला इन दोनों को ऑड पे जाना है, तो ये दोनों ऑड पे चले जाएंगे, एक ऑड पे कुछ और चला जाएगा, दैट्स इट। यस सर। अब सुनो मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूं। सर फिर शुरू कहां से करें सर? सब जॉब 1 किसको ले? सर अगर इसको सब जॉब 1 लेता हूं, इसको सब जॉब 2, यानी यहां पे वॉवल बिठा दिए, तो सर वो वाले वर्ड तो आए नहीं जब इन 2 पे वॉवल बैठे थे। यस और नो? बात तो सही है। तो पहला मेथड जो है, जो थोड़ा लेंदी है, वो कहता है ऐसी बात है ना, तो तुम एक काम करो, अलग अलग गिन लो, 1 2 3 4 5। वो कहता है जब यहां पे वॉवल आए थे वो वाले वर्ड अलग गिन लो, जब यहां पर वॉवल आए थे वो वाले वर्ड्स अलग से गिन लो, जब यहां पर वॉवल्स आए थे वो वाले वर्ड्स अलग से गिन लो। और तुमको तो ये सारे वर्ड चाहिए, तो टोटल बता देना। एग्रीड? ये रहा मेथड 1। तो भाई यहां पे फिल करने के कितने ऑप्शन? सर 2 वॉवल थे, यहां पे 2 ऑप्शन है, सर यहां पे 1 ऑप्शन है। उसके बाद जो 3 बचे हैं, यहां पे 3 ऑप्शन, यहां पे 2 ऑप्शन, यहां पे 1। तो टोटल 6 और 2 12 ऐसे वर्ड बनेंगे जिनमें यहां और यहां वॉवल होगा। कैन यू सी? 12 वर्ड्स ऐसे बनेंगे और 12 वर्ड्स ऐसे बनेंगे, तो टोटल 36 वर्ड्स बन जाएंगे। मैंने इनको ऐड क्यों किया? कोई प्रिंसिपल नहीं लगाया, मैंने अकल लगाई। मुझे ये सारे वर्ड भी चाहिए, मुझे ये सारे वर्ड भी चाहिए, और मुझे ये सारे वर्ड भी चाहिए, तो 36 आंसर आ गया। अब आ जाओ यहां पे दूसरा मेथड, थोड़ा सा क्रिएटिव मेथड है। यार सब जॉब को अकल से बना लो, इतना भी ट्रेडिशनल क्यों चल रहे हो? मैंने कहा सब जॉब 1, पहले ई को भेजो। ई को भेजने के 3 तरीके हैं मेरे पास, यहां, यहां या यहां। ई को भेज दिया मैंने। सब जॉब 2 आई को भेजो। भैया इसको भेजने के 2 तरीके हैं मेरे पास, क्योंकि 3 में से एक तो ई ने ले लिया, बाकी 2 तरीके इसके पास पड़े हैं। भैया मेरा कॉन्स्ट्रेंट टेकन केयर ऑफ हो गया। बोलो आए नजारे, ये सब जॉब 1, ये सब जॉब 2। किसने कहा यहीं से भरने हैं? भैया ऊपर से भेज दो, बात तो वही है ना। अब इनको DLH को जैसे मर्जी भेजो। डी को भेजने के बचे मेरे पास 2 प्लेसेस भर चुके, 3 बचे, 3 वेज, यहां 2 वेज, यहां 1 वेज। ये कितना बन गया? 36। बोलो नजारे आ गए। तो ये रहा, आपको समझना पड़ेगा कि सब जॉब को बनाने के और तरीके भी होते हैं, बस एफिशिएंसी देखनी है कहां से बनती है। बहुत बढ़िया। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स? तो हो गया ओए, अगला आ जाओ। हाँ, हाउ मेनी, अब सवाल थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग G कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ डॉटर? कहता आपके पास ये 8 लेटर बैठे हुए हैं, 8 लेटर डॉटर के, इन्हें यूज करते हुए एक 4 लेटर का वर्ड बनाइए सच दैट कि G तो यहां पे आना ही चाहिए। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग G कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ दिस? पहला केस जब रेपिटेशन अलाउड है, जब रेपिटेशन अलाउड है, नॉट अलाउड है। पहला केस, आप एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हैं, बार बार नहीं।
आ जाओ। नाउ फिर से देखो यार, कॉन्स्ट्रेंट किस पे है? इस पे कॉन्स्ट्रेंट है, जी पर, कि यार जी को तो जाना ही जाना है। तो एक थोड़ी आम जिंदगी वाली अप्रोच, यार जी को आना तो है ही, तो पहले वो वाले वर्ड बना लेते हैं जब जी यहां पर आया, फिर वो वाले वर्ड बना लेते हैं जब जी यहां पर आया, फिर वो वाले वर्ड जब जी यहां पर आया, जब वो वाले वर्ड जब जी यहां पर आया। ये चार ही पॉसिबिलिटीज थी, यस और नो, ये चार ही पॉसिबिलिटीज है। हाँ सर ये बात सही है। और एंड में मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा, क्योंकि सारे वर्ड मेरे को चाहिए। यहां तो जी ही आना है। एक तरीका, मैं एक काम करता हूं, यहां पे अंदर जी लिख देता हूं। एक तरीका, यहां पे अब बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, जी यूज हो चुका है, तो यहां पे 7 वेज, यहां 6 वेज, यहां 5 वेज, टोटल बन गया कितना भैया, 30 × 7 210। टोटल 210 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें जी यहां बैठा होगा। कैन यू सी, 210 वर्ड्स ऐसे भी होंगे। यहां पे तो एक ही ऑप्शन है, यहां पे 7 6 5, 210 वर्ड्स ऐसे ही होंगे जी यहां पे। यहां तो एक ही ऑप्शन है 7 6 5, और सिमिलरली यहां पे भी। अब सोचना क्या, बहुत नॉर्मल सी बात है, 840 आंसर। मुझे ये सारे वर्ड भी रखने हैं, ये सारे वर्ड भी चाहिए, ये सारे भी चाहिए, ये सारे भी चाहिए, तो इनको ऐड कर दिया और 840 मेरा आंसर आ गया। ये मैं कहूँगा थोड़ी आम जिंदगी है, हालांकि केस बनाना जब आप सीख लेते तो फायदा बहुत होता है, बट इस सवाल में जरूरत नहीं थी उसकी, इस सवाल में जरूरत नहीं थी। क्यों यार, जो अभी सिखाया कुछ वैसा यूज कर लेते। सर क्या करते, देखो भाई, जी को पहले भेज दो, पहले जी को भेजो। जी को भेजने के कितने तरीके हैं सर? जी को भेजने के 4 तरीके हैं। ओके, अब सर अब किसको भेजें? या तो 3 7 पड़े हैं, भेजें किसको? अब सबको तो भेज नहीं पाओगे, नीचे 4 ही प्लेसेस थी, पार्शियलिटी नहीं करनी, इसको भेज दिया उसको भेजा ही नहीं, ना ना ना। अब क्या करेंगे? जी कहीं तो गया होगा। हाँ सर, जी कहीं तो गया होगा। जो तीसरा मेथड है वो है सबसे बेस्ट मेथड, जो मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा, मतलब आप चाहूंगा कि आप वो लगाएं, पर ये 2 मेथड सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने जी को भेज दिया, जी को भेजने के 4 तरीके। अब वो कहीं तो गया होगा, वो वाला प्लेस भर गया, मान लो प्लेस ये वाला था, इसको भर दिया। जो बचे हुए 3 प्लेस हैं अब उनको फिल करिए, इसको फिल करिए। इसको फिल करने के कितने तरीके? 1 2 3 4 5 6 7 वेज। इसको फिल करने के 6 वेज, इसको फिल करने के 5 वेज। पॉइंट इज, सब जॉब्स ऐसी होनी चाहिए कि एंड पे जाके जॉब खत्म हो जाए। तो देखो भैया, पहले मैंने जी को फेंका, फिर जो बचे हुए 3 प्लेस थे उसको भर दिया, बन गया वर्ड। तो आंसर क्या आ गया? 4 × 7 × 6 × 5। ये रहा मेरा सब जॉब 1, 840। और अब आता है सबसे बेस्ट मेथड। भैया कॉम्प्लीमेंट अप्रोच को समझो, कॉम्प्लीमेंट में बहुत ताकत है। कहता वो सारे वर्ड बनाओ 4 लेटर के जिनमें जी पक्के से है। तो मैंने कहा पहले टोटल वर्ड बना लेते। टोटल वर्ड कितने बनेंगे सर? 8 7 6 5। 8 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, 5, ये होंगे टोटल वर्ड्स जो बना सकता हूं, यस और नो। इनमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दो जिनमें जी नहीं आया। क्या कहते हो? जिनमें जी नहीं आया। अब जी को हटा दो, जी काट दो। अब 7 लेटर बचे। अब कितने वर्ड बना सकते हो? 7 × 6 × 5 × 4। ये रहे टोटल वर्ड्स, और ये रहे वर्ड्स नॉट कंटेनिंग जी, नॉट कंटेनिंग जी। तो टोटल में से अगर वो हटा दोगे जिसमें जी नहीं है, तो बचेगा क्या? जिसमें जी है।
ये सबसे बेस्ट मेथड है, यहाँ पे बेस्ट मेथड है, और बी पार्ट में ये मस्ट मेथड है। मस्ट, मस्ट मतलब कुछ और करोगे गलती हो जाएगी। अबे बी पार्ट कहाँ गया? दोनों में बी ही लिख दिया रे। सुनिए मेरी बात, जब भी रेपिटेशन अलाउड हो, लिख लेना अपने पास, जब भी रेपिटेशन अलाउड हो और आपको बोला जाए कि ये चीज तो आनी ही चाहिए, हमेशा कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना है। लिख लेना अपने पास यही शब्द, कॉम्प्लीमेंट अप्रोच। यहां पर मस्ट है, मस्ट, मस्ट है। तो भैया 4 लेटर का वर्ड बनाना था और 7 लेटर आपके पास, 8 लेटर यहां बैठे हुए थे। तो यहां पे टोटल वर्ड कैसे बनेंगे? टोटल वर्ड्स फिर यहां पे 8 ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस। अब रेपिटेशन अलाउड है। अब वो वर्ड बनाओ जिनमें जी नहीं है, जिनमें जी नहीं है। तो बचे कितने? 7 लेटर। तो यहां भी 7 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, 7 ऑप्शन। ये टोटल वर्ड थे और ये वो वर्ड थे जिनमें जी नहीं आया। तो अगर टोटल में से वो सारे वर्ड हटा दूंगा जिनमें जी नहीं था, तो बचे हुए वर्ड कौन से हैं? जिनमें जी था। रेपिटेशन के केस में यही लगाना है, और क्योंकि ये दोनों में लगता है तो भैया ये बेस्ट मेथड है, हर बार यही लगाओ। अगला क्वेश्चन, देयर आर 6 क्वेश्चंस ईच हैविंग 4 ऑप्शंस। ये बड़ा प्यारा सवाल है। हर एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। इसके भी 4 ऑप्शन, इसके भी 4 ऑप्शन। तो 4-4 ऑप्शन हर एक क्वेश्चन के हैं। टोटल 6 सवाल थे, 4-4 ऑप्शन है इसके। इन हाउ मैनी ways they can be attempted such that no 2 consecutive questions are marked with same option। भैया इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है कि अगर आप कोई भी 2 कंसेक्टिव क्वेश्चन उठाओ तो उनके आंसर सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि बी मार्क नहीं कर सकते। अगर यहां बी किया है तो आगे सी या डी या ए करना है। अब इसके ना लंबे उसमें जाकर कि सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, भाड़ में गया। हम सीखेंगे सही क्या है। जब भी आपको ये लैंग्वेज दिखे, ये अपना लिखते रहना, जब भी ये लैंग्वेज दिखे नो 2 कंसेक्यूटिव शुड बी सेम, तो हमेशा एक एंड से शुरू कर देना, या टॉप से या बॉटम से। इससे अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं? सर 4 वेज हैं। मान लीजिए आपने ये मार्क किया था, अब जरा सोच के बताइए इसे अटेम्प्ट करने के कितने तरीके? सर ये वाला मार्क नहीं कर सकते, सर 3 ऑप्शन है। अब बात सुनना, ये वाला मार्क नहीं कर सकते, मान लो आपने ये मार्क कर दिया था। क्या तुम देख पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 को करने के भी 3 ही तरीके हैं, क्योंकि 3 को इससे डिफरेंट होना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। 2 कंसेक्यूटिव को डिफरेंट होना है, तो इसके पास भी 3 ही ऑप्शन है, ये वाले। मान लो आपने ये मार्क किया था, अगले के पास फिर से 3 ऑप्शन है, क्योंकि ये वाला नहीं आ सकता, बाकी जो मर्जी आए। मैंने ये मार्क किया, तो बेसिकली आप देखेंगे कि पहले के पास अगर 4 है ना, तो आगे 3 आते रहेंगे, क्योंकि इसको बस अपने ऊपर वाले से डिफरेंट होना है। दैट्स इट। तो आंसर आ गया आपका 4 × 3 = 5। प्यारे प्यारे कुंजी मुनी, ये स्टैंडर्ड वैरायटी है, लिख लेना, मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड। जितने भी स्टैंडर्ड आएंगे वो आपको याद रखने, उनके तरीके वही हैं। कुछ और सोचने लग पड़ोगे बेटा, भटक जाओगे। नाउ अब कुछ प्रॉब्लम, अभी बेसिक ही सीख रहे हैं, अब कुछ प्रॉब्लम नंबर से जुड़ी हुई कर लेते हैं। अभी तक हम जो मैक्सिमम सवाल कर रहे हैं वो वर्ड्स हो गए, या किसी चीज़ के करने के तरीके कर रहे हैं, वर्ड्स बना रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, या पिछले सवाल में हमने ऑप्शंस फिल किए थे। अब नंबर प्रॉब्लम्स करेंगे, जहाँ पे नंबर्स के बारे में बातें होंगी, जैसे कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2 एंड 3। सर ये तो 3 दिए हैं, बोला है 4 डिजिट नंबर। हाँ बेटा, तो इट इज अंडरस्टूड कि रेपिटेशन अलाउड है।
राइट तो होता क्या कि आपको लैंग्वेज में ही समझ आना चाहिए, अगर मेंशन्ड नहीं है ना तो मतलब लैंग्वेज में ही क्लैरिटी दी होगी, तो यानी कि रेपिटेशन अलाउड है। तो मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 ये मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन, 3, भैया कोई भी भर दो, यहाँ 3 ऑप्शन, यहाँ 3 ऑप्शन, यहाँ भी 3 ऑप्शन, तो 3 पावर 4 विल बी माई आंसर। बहुत ही घटिया सा सवाल, चुन्नू मुन्नू है ना, बिल्कुल ही घटिया सा। शाबाश। अब ये देखो थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा धीरे धीरे बेहतर बनाते जाएंगे। नंबर ऑफ नंबर्स, वाओ, नंबर ऑफ नंबर्स तो अच्छा इसी बार आया था, स्ट्रिक्टली बिटवीन 5000 एंड 10,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज लेटर्स और नंबर्स, सॉरी दीज नंबर्स। रेपिटेशन अलाउड नहीं है। यहां पहले मुझे ये समझना है कि 5000 और 10,000 के बीच में रहना है। 10,000 से छोटा यानी कि 9999 तक जा सकता हूं मैं। तो बेसिकली पहली बात तो क्लियर है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 5000 से बड़ा, 10,000 से छोटा, तो 4 डिजिट नंबर होगा। दूसरी बात भैया यहां पे लगा है कॉन्स्ट्रेंट, यहां लगा है कॉन्स्ट्रेंट, 5000 से बड़ा रखना है। तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे, जहां पे कॉन्स्ट्रेंट होता है वो मेरी सब जॉब 1 बनती है। इसको फिल करने के कितने तरीके सर? 5 6 9 3 ऑप्शन है, 2 मत बोल देना, 3 ऑप्शन है यहाँ पे। भैया 5 तो आ ही सकता है, 5 के साथ इनमें से कोई भी डिजिट्स यहाँ पे आएंगे तो नंबर 5000 से बड़ा ही बनेगा, राइट? तो यहाँ पे आए 3 ऑप्शन, 5 6 और 9। उसके बाद यहां जो मर्जी रखो, जो मर्जी, 1 2 3 4 5 थे, एक यहां यूज हो चुका है तो यहां पे 4 ऑप्शन, यहां पे 3 ऑप्शन, यहां पे 2 ऑप्शन। तो आंसर आ गया 3 × 4 × 3 × 2। कितना आ गया भैया? ये 9 × 8 72, 72 परफेक्ट राइट आंसर दिया आपने चैट में, ऑप्शन सी पटाख। ठीक है सर, फ्लो बन रहा है सर। इफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट इन एनी नंबर, रेपिटेशन अलाउड नहीं। फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स, इससे नंबर बना रहे हैं और अभी रेपिटेशन अलाउड नहीं है। देन द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 इज, लैंग्वेज को पॉज करके समझ लो अगर एक बार यूज करके, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। थोड़ा सा लैग आया होगा बट अभी सब ठीक हो गया होगा, छोटू सा लैग आया होगा, ठीक है सब कुछ, यस। तो भैया 10,000 से बड़ा बनाना है इन्हें यूज करके। पहली बात ये 5 ही डिजिट है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, तो 10,000 से बड़ा मतलब आपको 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। यूज इन्हें कर सकते हो भाई, 5 डिजिट नंबर बनाना है, आपको समझना पड़ेगा। इसकी वजह से यहां पर कॉन्स्ट्रेंट है कि 0 यहां नहीं रख सकते। 0 अवेलेबल है ना, पर 0 यहां नहीं आ सकता। तो यही मेरी पहली सब जॉब बनेगी। पहले इसको भरिए, 1 2 3 4, यहां पे 4 ऑप्शन है। अब एक यहां पे यूज हो गया, टोटल 5 नंबर थे, तो 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 टक टक टक। तो ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 96 इज द आंसर। तो ये हमने बेसिक को क्लियर किया अपने। थोड़ा सा अब जाते हैं थोड़ा सा बेहतर सवाल। नंबर मतलब एडवांस देके डरना नहीं, थोड़ा ही बेहतर है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स which are divisible by 4 with digits from this set and the repetition of digit is allowed. Okay, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना है, रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है और नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले तो 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है अगर उसके आखिरी 2 डिजिट का जो पार्ट है वो 4 से डिविजिबल हो। जैसे कि अगर आखिरी 2 डिजिट 12 है तो यहां पे जो मर्जी लिख दो, 0 2 1 3 5 2 9, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। गॉट इट? ये होता है 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया। तो यहां पे कॉन्स्ट्रेंट इधर है, इधर, तो ये मेरी सब जॉब 1 है। तो यहां पे मैं वही 2 डिजिट रख सकता हूं जिसका 4 से डिविजिबिलिटी है। अब सोचिए कि यहां से 2 नंबर कितने तरीके से चूज कर सकता हूं जो ऐसा नंबर बनाए
जो 4 से डिविजिबल हो। सर या तो सर यहाँ पे 12 आ सकता है सर, या फिर यहाँ पे 32 आ सकता है। पहले 1 से देख लिया, फिर 2 से देखा, और 2 से देखा, वो 3 पे कहाँ पहुंच गया, फिर 2 से देखा, फिर 3 से देखा 32, फिर 4 से देखा, रेपिटेशन अलाउड है तो 44, फिर 5 से देखा 52। मेरे हिसाब से पांच बन सकते हैं। या सुनो, इसको करने के 5 वेज है। अब आ जाओ इनको भरने। अब ये बाकी सब जॉब्स, बेटा इन पे तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, रेपिटेशन अलाउड है, 5 बैठे हैं तो यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तो आंसर आ गया 5 पावर 4 दैट इज 625। आसान सवाल था, बस 4 का डिविजिबिलिटी यहां पे यूज हुआ। ये अब इसमें सेकंड केस थोड़ा बेटर, नहीं फर्स्ट केस थोड़ा बेटर है इसमें। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स less than 600 and divisible by 5 can be formed using this। अगर ध्यान से सुना, यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है जो कि कुछ सवालों में काफी काम आएगा। 1 2 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो काम छोटा ही है। इनको 600 से छोटा रखना है। 600 से छोटा रखने का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रेंट आ गया कि यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। भैया 0 अंदर वाइट से लिखता हूं, 9 दिखेगा नहीं, 9 नहीं आ सकता, और क्योंकि पहली प्लेस है तो 0 भी नहीं आ सकता। आगे क्या कंस्ट्रेंट है? दूसरा कहा भैया 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहां पे कंस्ट्रेंट आ गया कि यहां पे सिर्फ 0 या 5 आ सकता है। यस और नो? 0 या 5 और कुछ नहीं आ सकता, 0 और। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी 2 जगह कंस्ट्रेंट आ जाए, अगर तो अलग अलग है तो फर्क नहीं पड़ता, पहले एक को फिल कर दो, फिर दूसरे को कर दो, और फिर बाकी बचा हुआ सवाल। बट अगर 2 कंस्ट्रेंट में कोई एक चीज कॉमन फंस जाए, देख पा रहे हो 0 फंसा हुआ है, 0 का इधर भी रोल है कि भैया यहां पे 0 आ सकता है, और यहां पे इधर भी रोल है कि 0 यहां पे नहीं आना चाहिए। पॉइंट टेकन। तो जब भी एक चीज 2 जगह पे फंस जाए तो हमेशा आपको केस बनाने हैं। भैया आप कह देंगे या तो इधर 0 बैठा हुआ है, और या फिर इधर 5 बैठा हुआ है। पॉइंट टेकन। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जितने नंबर 0 से खत्म हो रहे हैं उसको अलग काउंट कर रहे हो, जितने नंबर 5 से खत्म हो रहे हैं उनको अलग काउंट कर रहे हो। एंड में मेरे को दोनों चाहिए होंगे, रख लेंगे दोनों। पॉइंट टेकन, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर क्या बना? पहले आपने 0 को रखा यहां पे, उसका तो एक ही तरीका था, फिर आप इसको भरना शुरू हुए। भैया इसमें क्या भरेंगे पहले? ये, क्योंकि यहां पे क्या बैठा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या था भैया? यहां पे 9 और 0 नहीं आ सकते, तो जब 9 और 0 नहीं आ सकते तो यहां पे क्या क्या आ सकता है? सर बचा क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन। यस और नो? अब बीच में कोई पंगा नहीं। टोटल मेरे पास 7 डिजिट अवेलेबल थे, उनमें से 2 यूज हो चुके हैं, बचे कितने? 5। तो टोटल 25 ऐसे नंबर्स बनेंगे जिनके यहां 0 होगा और वो 600 से छोटे होंगे। अब यहां पे आ जाइए, फिर से कॉन्स्ट्रेंट है यहां पर कि 0 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। और ध्यान से देखो, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 5 यहां पे आ चुका है, तो यहां पे 5 भी नहीं आ सकता। समझ गए? 5 भी नहीं आ सकता। तो बचा कितना? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन। 4 यहां पे एक ऑप्शन, यहां पे 4। टोटल 7 थे, 2 यूज हो चुके हैं, बीच में बचे 5। तो बेटा जी ऐसे 25 नंबर बनेंगे जिनके यहां 0 बैठा होगा, ये मेरे काम के नंबर है। ऐसे टोटल 20 नंबर बनेंगे जिनके यहां 5 बैठा होगा, वो भी मेरे काम के नंबर हैं। तो मुझे इन दोनों को उठा लेना है और 45 मेरा आंसर आ जाना है। बहुत बढ़िया। अब आता है जब रेपिटेशन अलाउड है, अब जिंदगी सॉर्टेड है। क्यों? सर आपने कहा था जब 2 जगह कॉन्स्ट्रेंट आ जाएं
0 नहीं, 9 नहीं, 0 और 5। जब दो जगह कॉन्स्ट्रेंट आ जाए और उनमें एक चीज कॉमन बैठी हो तो केस बनाने पड़ते हैं। बेटा केस इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि ये 0 यहाँ पे आया या नहीं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखता है। देख रहे हो, यहाँ पे जब 0 आया था तो यहाँ पे 5 ऑप्शन थे, जब यहाँ पे 0 नहीं आया था तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। तो यहाँ पे 0 का आना या ना आना इसको इम्पैक्ट कर रहा था, और वो इम्पैक्ट इसलिए था क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं था। पर जब रेपिटेशन अलाउड है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे क्या आया है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे यहाँ पे जिंदगी बहुत सॉर्टेड है बेटा जी। सबसे पहले हम यहाँ गए, भैया 0 नहीं बिठाना, 9 नहीं बिठाना, कितने बचे 1 2 3 4 5, सर जी 5 ऑप्शन। फिर हम यहाँ गए, 0 या 5 ही आना है, 2 वेज, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे जो आया यहाँ पे जो आया उसमें आपस में कोई लिंक ही नहीं है, रेपिटेशन अलाउड है। और यहाँ क्या बचे सर जी 7, टोटल 7 डिजिट थे, कोई भी आ सकता है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो 70 इज माय आंसर। बहुत बढ़िया, झकास, जिंदगी बढ़िया जा रही है तुम्हारी। आ जाओ, अब एक बहुत बेसिक सा आपने कंसेप्ट पढ़ा होता है सेट्स में, जो कि पीएनसी में कुछ वैरायटीज में बहुत अच्छे से लगता है, राइट। रादर उन वैरायटी में लगाना ही ये चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी आपने पढ़ा था, कुछ ही पूछी सा। ये आपने एक डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, याद है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कुछ और नहीं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, और इसके एलिमेंट क्या होंगे, टोटल माइनस ए यूनियन बी के एलिमेंट। एन ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टोटल माइनस एन ऑफ एक्स, तो टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा था। इसको ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप कोई अच्छी बुक उठाओगे या कुछ अच्छे सवाल में लिखा होता है यूजिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो कुछ नहीं है, इसी घटिया चीज को ही इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। अब यहां पे आओ, जिस भी सवाल में आपको आइदर और नाइदर नॉर ये दिख जाए, बेटा जी यही लगाना है, कुछ और नहीं लगाना। ये कुछ और नहीं आइदर ए और बी है, और ये कुछ और नहीं नाइदर ए नॉर बी है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच आइदर बिगिन विद 3 और एंड विद 8। एक को ए कह दो, एक को बी कह दो। 4 डिजिट नंबर्स बिगिनिंग विद 3, बिगिनिंग विद 3, एक को ए कह दो और एक को बी कह दो, एंडिंग विद 8। अब आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ और नहीं एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, कुछ और नहीं पूछा। तो आप कह देंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने सबसे पहले निकाला एन ऑफ ए। ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से बिगिन होते हैं, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है। यहां पे तो 3 ही आना चाहिए, तो इसको फिल करने का एक ही तरीका है, यहां पे जो मर्जी करो। क्या उसने बोला डिस्टिंक्ट लेटर डिजिट होने चाहिए? नहीं, 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है। कैन यू सी, यहां पे ऑटोमेटिकली ये इंप्लाइड है कि रेपिटेशन इज अलाउड। 4 डिजिट नंबर में 7 7 8 2 आता है ना, हाँ। 3 3 3 4 आता है ना, हाँ। तो जब 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो इट्स ऑटोमेटिक कि डिजिट्स रिपीट होंगे, तो रेपिटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे एक तरीका, यहाँ पे 10 वेज, यहाँ पे 10 वेज, यहाँ पे 10 वेज, तो टोटल ऐसे 1000 नंबर बनेंगे जो बिगिन विद 3 होंगे। देन नंबर्स एंडिंग विद 8, यहां तो 8 ही आना है, एक तरीका। अब यहां पे केयरफुल होना पड़ेगा, इधर अब 10 नहीं 9 तरीके हैं, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। तो 9 वेज, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, 10 10, तो 900 ऐसे होंगे। अब इंटरसेक्शन मैं निकालू, तुम निकाल लोगे? सर ये तो बहुत ही घटिया है सर, बिगिन विद 3 होना चाहिए,
यहाँ पे एक ऑप्शन, एंडिंग विद 8 होना चाहिए, यहाँ भी एक ऑप्शन। सर बीच में जो मर्जी रख दो, 10 ऑप्शन। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर आ गया आपका 1800। 1800 इज योर आंसर। तो ये होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको इसी तरीके से करना है, कोई और तरीका नहीं निकालना। 4 डिजिट नंबर था, हाँ बात तो सही है तुम्हारी। जिंदगी क्या करे, 1 2 3। अच्छा देखो आंसर मैंने सही बोल दिया था फ्लो में, मजाक नहीं है। टीचर की गलतियां भी ऐसी होती हैं कि आंसर पे इंपैक्ट नहीं आता। 100, ठीक है। सो ये हो गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक तरीका, आइदर और वाला। अब देखेंगे नाइदर नॉर वाला, और उसके बाद देखेंगे इन सब का डैडी। पहले एक देख रहे नाइदर नॉर। सॉल्यूशन क्या कहता है क्वेश्चन का, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर चाहिए विच आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 7 नॉर मल्टीपल ऑफ 3। भैया ये आपने कह दिए मल्टीपल्स ऑफ 7 और ये आपने कह दिए मल्टीपल्स ऑफ 3। नाइदर ए नॉर बी आपको चाहिए, नाइदर ए नॉर बी। इस लैंग्वेज को समझ लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए। ना तो ये हो ना ही वो हो, तो आप ए बी को कह के नाइदर ए नॉर बी, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बहुत बढ़िया। अब ये क्या होता है, टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसके लिए पड़ोसियों की मदद लगेगी क्या, बताओ। टोटल 4 डिजिट नंबर कितने होते हैं सर, देख लो सर 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 9000 होते हैं सर। टोटल 4 डिजिट नंबर्स, टोटल कह रहा हूं। और सर ये तो कुछ भी नहीं है, अभी पिछले सवाल जैसा ही है। पहले हम निकाल लेंगे 7 के मल्टीपल, फिर निकाल लेंगे 3 के मल्टीपल, और फिर उसका इंटरसेक्शन यानी कि 21 के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यस और नो। मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 7। हाँ जी भैया, बेसिक सी एपी आती है, निकाल देंगे। और ये आ गए मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 7, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 21। तो अगर मैं बोलूं अब ये आपने खुद करना है, तो क्या आप इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी लर्निंग में कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे, बता दीजिए। अच्छा उल्टा लिख दिया 3 और 7 मैंने, ओके। इधर 7 था, इधर 3 था, ओके। 7 3, यस सर करना चाहेंगे। आंसर बता दो सर, आंसर मैच करने के लिए। चलो आंसर इज 5143, 5143। तो आपने जब टोटल तो लिख लिए थे, फिर लिखे पहले यहाँ पे 3 के मल्टीपल आ रहे हैं 3000, राइट। फिर आपने देखे 7 के मल्टीपल, वो आ रहे हैं 1286। फिर आपने देखे 21 के मल्टीपल, वो आ रहे हैं 429। इसको फॉर्मूले में डाला, सवाल खत्म। ठीक, ये अब सवाल है असली वाला। एंड थोड़ी सी अमेजिंग बात यह, ओवरवेलमिंग बात है कि ये मेन में आया था। ये सवाल एक्चुअली अच्छा है बड़ा, मतलब जिसको कंसेप्ट पता है उसको ये तो पता करना क्या है, ऐसी बात नहीं है। बट अदरवाइज बढ़िया सवाल था। 3 सेट आएंगे यहाँ पे, देखना। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय आइदर 2 और 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 7। देख रहे हो, ए ले लिए डिविजिबल बाय 2 यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल मतलब 2 का मल्टीपल है, मल्टीपल्स ऑफ 2। बी ले लिए मल्टीपल्स ऑफ 3 और सी ले लिए मल्टीपल्स ऑफ 7। नॉट मल्टीपल ऑफ 7 मत लेना, मल्टीपल ऑफ 7 ही लेना है। पूछा ये गया है आइदर ए और बी बट यानी कि एंड नॉट सी, ये पूछा गया है। सवाल बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। अगर यहां से देखोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। आइदर ए और बी बट नॉट सी। बट अगर मैं यहां पे वेन डायग्राम में देख लूं, क्योंकि भैया सेट्स में जहां पर भी देखने में दिक्कत आ जाए तो वेन डायग्राम बना लो। 3 सेट में तो बना ही लेना चाहिए, 3 सेट में तो टाइम लगाना ही नहीं चाहिए आपको। इसे ए
बी और सी कह देता हूं। और आप ध्यान से देखेंगे आपको ये वाला पार्ट पूछा गया है, ये वाला पार्ट, ए और बी बट नॉट सी, ए और बी बट नॉट सी, कैन यू सी दैट? मजा आया? पूछा ये गया कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। सर बात तो सही है। अब सॉल्व करना शुरू करें। हैं जी, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, बस पूछा ये लिख के दिखा रहा हूं, मैं तो वहीं से करूंगा। मैं तो पहले ए यूनियन बी निकाल लूंगा, उसमें से फिर इन 3 डब्बों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। राइट, मैं तो आम भाषा में जिंदगी वेन डायग्राम से चलूंगा। ए यूनियन बी बहुत आसान है, ए यूनियन बी मैं निकाल लूंगा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? आंसर पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा ए इंटरसेक्शन सी, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा। फिर क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? सर फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या यहां पे पड़ोसियों की मदद लगेगी ये देखने में कि ऐसा करते समय हमने इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। भैया हमें तो एक ही बार सब्ट्रैक्ट करना था, 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। बोलो आए नजारे, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या मैं ए यूनियन बी निकाल सकता हूं? हाँ सर, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। क्या मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकता हूं? सर ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे? अरे 2 का मल्टीपल एंड 7 का मल्टीपल, 14 के मल्टीपल जितने भी हैं यहां पे लिखने हैं। क्या मैं बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकता हूं? हाँ सर, 21 के मल्टीपल जितने भी हैं वो यहां पे लिख देने हैं। क्या मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकता हूं? हाँ सर, 2 इंटू 3 इंटू 7, तीनों आपस में प्राइम ही अलग अलग हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 को प्राइम नंबर, तो एलसीएम आ गया 42। जितने भी 42 के मल्टीपल है यहां पे लिख देने हैं, काम खत्म। खत्म कर सकते हो। अब ये आसान बन गया सवाल, कर दोगे खत्म? बोलो शाबाश। ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस मल्टीपल्स ऑफ 14। अब 3 डिजिट नंबर जो 14 के मल्टीपल है आप आराम से निकाल सकते हैं, एपी का सवाल है। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 21, और यहां पे आ गया मल्टीपल्स ऑफ 42। तो ये सवाल एक्चुअली उतना घटिया है नहीं जितना शायद तुम्हें देख के लग रहा हो, खुद करते तो रियलाइज होता। आई विल रेकमेंड कि इसको क्लास के बाद खुद करना। लिख के दे रहा हूं, बीच में अटक जाओगे एक बार और सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। लिख के दे रहा हूं, कमेंट में बताना जरूर। अगर सच में ट्राई किया ना बेटा, अगर दीन ईमान है, सीखना चाहते हो, इसे सच में ट्राई किया, मुझे बाद में कमेंट में बताना जरूर कि हाँ सर अटक गए थे, बीच में सॉल्यूशन देखना पड़ गया, या नहीं सर कर दिया, मुझे बताना जरूर। आ जाओ, नाउ लेट्स सी 2 रिजल्ट्स विच आर वेरी हेल्पफुल इन काउंटिंग। अब 2 ऐसे रिजल्ट बहुत तुच्चे पुच्चे हैं, राइट, पर हम यूज बार बार करते रहते हैं। एक आर फैक्टोरियल, एक एनसीआर। अगर 3 जगहों 3 प्लेसेस पर 3 ऑब्जेक्ट बिठाने हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज है। यहाँ 3 ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ 1 ऑप्शन। तो आर जगह पे अगर आर लोगों को बिठाना हो तो आर फैक्टोरियल वेज होते हैं। अगर एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो एनसीआर वेज होते हैं। ये तो तुम मेरे ख्याल से बचपन से ही जानते हो, मतलब अभी अभी ये कहा जा सकता है। तो इनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अभी बिगिनिंग में हम इसकी एप्लीकेशन देखने लगे हैं, बाद में इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा भी था, सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ब्रॉडली ये चैप्टर ना 3 हिस्सों में टूटा हुआ है बेटा। अब ना सारे कंसेप्ट खत्म हो गए हैं, बेसिक वाले, बेसिक इज ऑल डन नाउ। अब एक्चुअल पीएनसी शुरू हो रही है। अब तक जो कर रहे थे ना सिर्फ बेसिक बना रहे थे। अब तक के पार्ट को चाहे 2 बार देख लेना, वो स्टिल वर्थ होगा, क्योंकि वो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है जी। 3 चीजों में टूटा हुआ है चैप्टर ये। सिलेक्शन, सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टॉपिक है। तो जब मैं कहता ना, जब सवाल आता है उसको ब्रेक करिए वैरायटी वाइज, तो सबसे पहले आप इन 3 वैरायटी में ब्रेक करेंगे कि सवाल किस वैरायटी का है। इसके अंदर फर्दर वैरायटी आएंगी, वो आप फर्दर ब्रेक करेंगे, और फाइनली उस जगह पहुंचेंगे जहां से आपको सवाल की स्टैंडर्ड अप्रोच
पता लगेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले सवाल पे, सिलेक्शन के। सिलेक्शन क्या कहता है? हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, एन में से आर उठाने हैं तो एनसीआर वेज है। आओ शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़िए, यहीं पे कर लेते हैं। पहला सवाल, A committee of 5 is to be formed out of 6 men and 4 ladies. अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर सवाल सिर्फ इतना होता तो आंसर क्या आता, मुझे ये बताओ। पॉज करके आंसर सोचना और फिर मैच करना। अगर सवाल इतना ही होता, आगे कोई कंडीशन ना होती भाई, अगर सवाल इतना ही होता ना, A committee of 5 is to be formed out of 6 men and 4 ladies, तो आंसर आता 10C5। भैया मैन हो या लेडीज हो, टोटल 10 लोग हैं, उनमें से 5 चुनने हैं तो 10C5 एग्जैक्टली। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन? अब असली पार्ट है, ये सवाल है नहीं, ये तो मैंने पूछ लिया। अगर इतना ही होता तो क्या जवाब होता? When at least 2 ladies are to be included। तो पहला पार्ट है कि आपके पास 6 मैन हैं एंड 4 लेडीज हैं, आपको टोटल यहां में से उठाने हैं 5, पर कंडीशन है एटलीस्ट 2 लेडीज तो आनी ही चाहिए, कम से कम 2 लेडीज। तो आप यहां पे आकर लगाएंगे, आप कहेंगे यार या तो मेरे पास ना 2 लेडीज प्लस 3 मैन आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 5 रखना है मेरे को, या 3 लेडीज प्लस 2 मैन आ जाएंगे, या फिर 4 लेडीज प्लस 1 मैन आ जाएगा। 5 लेडीज कर नहीं सकते क्योंकि लेडीज टोटली 4 है। तो ये 3 केसेस बन गए। इसके कितने तरीके हैं भैया? 4 लेडीज में से 2 लेडीज को उठाया एंड 6 मैन में से 3 लोगों को उठाया, तो मेरी एक टीम बन गई 5 लोगों की, जिसमें 2 लेडीज और 3 मैन है। ये सारी टीम्स मेरे को चाहिए। ऐसे ही 4C1, 6C2, 4C4, एक मिनट मैं इसको 3 लिखता हूं बेटर, इंटू 6C1। कैन यू सी? ये सारी कमेटीज मुझे चाहिए, ये सारी कमेटीज मुझे चाहिए, और ये सारी कमेटीज मुझे चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? ये इनको ऐड कर देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। अच्छा, बी पार्ट क्या कहता है? एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। सब कुछ सेम है, बट अब बोला एट मोस्ट 2 लेडीज, यानी कि या तो 2 लेडीज होनी चाहिए, या 1 लेडी होनी चाहिए, या 0 लेडी, या तो 2 लेडीज होनी चाहिए। तो भैया टोटल तो 5 ही उठाने हैं, यानी कि 3 मैन आ गए, या फिर 1 लेडी होनी चाहिए, भाई टोटल तो 5 ही उठाने हैं, तो साथ में 4 मैन आ गए, या फिर कोई लेडी नहीं है और 5 के 5 मैन हैं। 5 के 5 मैन हो सकते हैं क्योंकि टोटल 6 हैं। तो आपका आंसर आ गया 4C2, 6C3, 4C1 इंटू 6C4 एंड 4C0 इंटू 6C5। ये सारी की सारी मेरे काम की हैं कमेटीज, हेंस इनको ऐड कर दिया। बिल्कुल, तो ये मेरे बन गए केसेस। यहां पे कॉम्प्लीमेंट अप्रोच से मैं नहीं गया क्योंकि इसमें ऐसे सीधे केसेस भी ज्यादा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट से भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा आएगा। कॉम्प्लीमेंट हम तब प्रेफर करते हैं जब एटलीस्ट 1 या एटमोस्ट 1 ऐसी चीजें जब आती है ना, तो हम कॉम्प्लीमेंट को प्रेफर करते हैं। रादर एटमोस्ट 1 में फायदा नहीं होता, एटलीस्ट 1 में फायदा होता है। ओके, थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं सवाल को। सवाल देखो, 4 couples decide to form a committee of 4 members। ठीक है भाई, 4 कपल थे, पहला हस्बैंड, पहली वाइफ, दूसरा हस्बैंड, दूसरी वाइफ, उसकी वाइफ तीसरा हस्बैंड और उसकी वाइफ, चौथा हस्बैंड और उसकी वाइफ। वाइफ तो चलो सबकी पहली बेटर है ओके, प्यार बना रहे, मेरा मतलब ये था तो ये 4 कपल बैठे हैं मेरे पास। ओके, find the number of different committees that can be formed in which no couple finds a place। पॉज करिए वीडियो को, आंसर खुद बनाइए। मैं लिख के कहता हूं, आप गलत जवाब देंगे। ओके, लिख के बता रहा हूं, गलत जवाब देंगे। पॉज करके खुद आंसर बनाइए।
ओके अब मैं लिख रहा हूं वो जवाब जो तुमने बनाया होगा। क्वेश्चन बोला गया कि हाउ मेनी डिफरेंट कमेटी कैन बी फॉर्म्ड इन विच नो कपल फाइंड अ प्लेस। सर मैं 2 हस्बैंड सेलेक्ट कर लूंगा, राइट? तो जो हस्बैंड सेलेक्ट हुए थे उनकी वाइफ तो आ नहीं सकती, तो बाकी 2 वाइफ आ जाएंगी। 2C2 सर ये आंसर आना चाहिए। सर 6 × 1, 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है। जरा मैच करिएगा, आपका आंसर आपने यही निकाला होगा, ये ऑप्शन में ही नहीं है। सही बताऊं तो सवाल थोड़ा कम अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में 6 होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चा इस सवाल में करता है। अब ये गलत क्यों है? और भैया उसने ये थोड़ी कहा है कि 2H और 2W आने हैं। उसने कहाँ लिखा है? उसने लिखा कोई कपल ना आए। मैं चारों W उठा लेता हूं, कपल नहीं आया। मैं चारों H उठा लेता हूं, कोई कपल नहीं आया। तो सवाल बढ़िया है। रीड, यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ही प्यारी है। बहुत अक्सर अच्छे बच्चे हमें गलती कर देते हैं। अगर बोला होता कि 2H 2W आने हैं तो आप वो करते जो पहले किया था। तो यहाँ पे आप सारे केस ऐड करेंगे। भैया चारों के चारों H आ गए, राइट? या फिर 3H आए और 1 W आया, या फिर 2H आए और 2 W आए, या फिर 1H आया 3 W आए, या फिर चारों के चारों W आ गए। ये सारे केस मेरे काम के हैं। बोलो आए नजारे। चारों H के कितने तरीके? भैया 4C4 एक ही तरीका है। 3H और 1 W। भैया अब ये ध्यान से निकालना, ध्यान से। आपने 3H उठाए, उसके बाद W के पास एक ही ऑप्शन है क्योंकि कपल नहीं आ सकता। अगर आपने ये 3H उठाए थे तो ये 3 W कैंसिल हो गए, बस एक ही W बचा जो आ सकता है। ऐसे ये सबसे इंपॉर्टेंट था। देन 2H 2W, ये वो केस जो आपने किया। 2H उठाए, अब इनकी वाइफ तो आ नहीं सकती, उनको बाहर फेंका, आई मीन बाहर निकाला। जो 2 W बचे हैं उनमें से 2 उठा लिए। वो क्या रहा है लैंग्वेज को मेरी सारी वाइफ्स मेरी तरफ से माफी कबूल करें, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। वो सवाल ऐसा बन रहा है कि बाहर फेंको या रखने की बातें हो रही हैं। ऐसा कोई इंटेंट नहीं है मेरा। तो 1H, जो H आ गया उसका W हट गया, जो बाकी 3 W हैं वो यहां पे आएंगे, और फाइनली चारों W। तो ये सवाल उम्मीद से बहुत ही बेहतर है। ये सारे के सारे मेरे काम के हैं। ये कपल, ये टीम भी मेरे को चाहिए, ये टीम्स भी मेरे को चाहिए, ये टीम्स भी चाहिए, ये टीम भी चाहिए, ये टीम्स भी चाहिए। तो ये सारे मेरे काम के हैं। तो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। बहुत बढ़िया। तो आंसर 16 आता है इनको ऐड करके। आगे चलते हैं। ये देखो सवाल। अब ये वो सवाल है जो तुम पिछले में लगाना चाह रहे थे, उसी का बेटर वर्जन है। पर some couples participated in a mixed doubles। मिक्स्ड डबल क्या होता है भैया? इधर भी एक मेल फीमेल और इधर भी एक मेल फीमेल, राइट? इसको कहते हैं मिक्स्ड डबल गेम। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज देख लो, पहले बता दूं। मान लो मेरे पास M1 M2 2 मेल हैं, W1 W2 2 फीमेल, F1 F2 2 फीमेल हैं। ओके, आपस में कोई रिश्ता नहीं है, बस ये 2 मेल है, ये 2 फीमेल हैं। तो अगर आप इनकी मिक्स्ड गेम करवाना चाहते हो, मिक्स्ड डबल गेम, तो क्या आप देख पा रहे हो? 2 तरह से टीम्स बनाई जा सकती हैं। M1 F1 M2 F2, ये पहला टीम बनाने का तरीका। M1 F2 और M2 F1, ये दूसरा टीम बनाने का तरीका। ये एक मैच, ये दूसरा मैच। तो अगर मेरे पास 2M और 2F हैं, 2 मेल 2 फीमेल, और मुझे उनके मिक्स्ड डबल गेम खिलाने हैं, तो मैं 2 तरह से खिला सकता हूं। 2 तरह से टीम्स बनाई जा सकती हैं। मिक्स्ड डबल है तो एक मेल एक फीमेल एक टीम में आएंगे। अब सवाल में यही बोला गया था, सम कपल्स पार्टिसिपेटेड इन अ मिक्स्ड डबल्स गेम इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड सो दैट नो कपल इन अ मैच, सो दैट नो कपल इज इन अ मैच इज 840। भैया कुछ कपल्स थे, मान लो n कपल्स थे, ठीक है, n कपल्स थे, इनकी मिक्स्ड डबल गेम खिलाई गई। एक कंडीशन रखी गई कि कोई भी एक कपल एक गेम में नहीं आ सकता, तो ऐसी गेम्स 840 बनी। देन टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने थे हु पार्टिसिपेटेड? सुनो, मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास n कपल्स है,
तो बेसिकली मैं कह रहा हूं टोटल 2n लोग हैं मेरे पास, यस और नो, 2n पर्सन्स होंगे क्योंकि एक कपल में 2 लोग आ गए। अब कहता है इन n कपल्स के साथ जब मिक्स्ड डबल गेम खिलाई गई तो टोटल 840 मैचेस हुए। कंडीशन एक थी कि एक कपल एक गेम में नहीं आ सकता, तो n कपल यानी कि n मेरे पास h पड़े हैं और n मेरे पास w पड़े हैं, तो मैं कितने गेम्स खिला सकता हूं? पहले मैं 2h और 2w उठाऊंगा सो दैट कोई कपल ना बने। मैंने 2h उठाए, अब जब w उठाने गया तो उनकी 2 वाइफ्स हटी और बाकी बची n-2 वाइफ्स में से मैंने 2 वाइफ उठाई। मेरे पास 4 लोग आ चुके हैं, 2h 2w और उनमें आपस में कपल कोई नहीं है। अब इनके मैच कितने होंगे? 2। ये मैंने आपको पहले समझा दिया। ऐसे लिख लो h, ऐसे लिख लेते हैं ऐसे लिखूं h1, एक एग्जांपल देता हूं, w3 एंड w2, h3 w4 और दूसरा बन गया h1 w4 एंड h3 w2। तो अगर 4 लोगों की जोड़ी पकड़ी जाए तो टोटल 2 मैच खेले जा सकते हैं। इसकी वैल्यू 840 दी हुई है। मेरे हिसाब से यहां तुम n मजे से निकाल सकते हो, बाकी देख लेते हैं करके। ये बना n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, ये बचा n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? डिग्री काफी ज्यादा आने वाली है, और जब डिग्री ज्यादा आती है तो मेरा मानना है कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए, और पता है नहीं पता है तो n-4 को काट देते हैं, n-2 को काट देते हैं। n-2 तो पूरा कट गया, n-4 यहां पे कटा तो n, n-1, n-2, n-3 आ गया इक्वल टू 840 इंटू 2 फैक्टोरियल, 840 इंटू 2। क्या करते हैं ऐसे केस में n निकालने के लिए? ऐसे केस में n निकालने के लिए क्या किया जाता है? शाबाश बता दो सर। ऐसा सवाल जब आता है तो हम इस नंबर को 4 कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर लिख लिया तो मैं कंपेयर करके बता दूंगा कि n की वैल्यू क्या है। तो आप जब इसको तोड़ेंगे तो वो 4 कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएंगे, 8, 7, 6, 5। तो आपका n जो है वो 8 आ जाएगा, पर आंसर क्या आएगा? 16। उसने टोटल लोग पूछे हैं, नंबर ऑफ कपल्स नहीं पूछे हैं। टोटल लोग जो है वो 16 हो गए। तो ये एक बढ़िया सवाल हो गया, अच्छा सवाल है। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। अ बॉय नीड्स टू सेलेक्ट 5 कोर्सेज। IITs में ऐसा ही होता है, वहाँ पे क्रेडिट्स लेने के लिए बच्चे कोर्स को ऑप्ट करते हैं। A boy needs to select 5 courses from 12 available courses। ठीक है भैया, 12 कोर्सेज अवेलेबल है, 5 उठाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ विच 5 कोर्सेज आर लैंग्वेज। 5 जो है लैंग्वेज हैं। अच्छा, तो 7 हो गए नॉन लैंग्वेज, कह देते हैं नॉन लैंग्वेज, ऐसा कह देते हैं। टोटल 12 हैं, 5 लैंग्वेज, 7 नॉन लैंग्वेज। इन सब में से टोटल 5 मुझे उठाने हैं। आगे क्या बोला है? इफ ही कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज। अच्छा, एट मोस्ट 2 लैंग्वेज उठानी है उसको। देन द नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज 5 कोर्सेज। आसान लग रहा है। एट मोस्ट 2 लैंग्वेज का मतलब क्या है? या तो 2 लैंग्वेज और 3 नॉन लैंग्वेज होंगे, या 1 लैंग्वेज 4 नॉन लैंग्वेज होंगे, या फिर कोई भी लैंग्वेज नहीं आई और 5 के 5 नॉन लैंग्वेज हो गए। ये तो आसान हो गया, हल्का सवाल हो गया। चैट में देखो घटिया सवाल। ऐसे सवाल तो कितने कर लिए हमने थोड़ी देर पहले ही, ये तो बहुत ही घटिया हो गया। किसको आग लग गई? ये किसको आग लगी भाई?
चलो आ जाओ यार। क्या क्या बुलवाते हो यार, ऐसा ना किया करो। सब बढ़िया ग्रो करें, सब अच्छा जिए भाई, मैं ऐसा कोई फीलिंग नहीं रखता। वो बस थोड़ा मजाक के लिए डायलॉग मारा, पर बाद में रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं अच्छी बात तो नहीं है कहना। सो आई टेक माई वर्ड्स बैक। ऐसा ना बुलवाया करो यार। कि बार मजे लेने के चक्कर में ऐसे डायलॉग निकल जाते जो बाद में लगता है कि नहीं यार अच्छे नहीं है। किसी के साथ ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। ओके, एन एग्जामिनेशन पेपर। भैया ये सवाल बढ़िया है, और इसका अगला सवाल इससे भी बढ़िया है। ठीक है, आओ। एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड बी। टोटल 12 सवाल है, और वो पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में 7 और पार्ट बी में 5। ठीक है भैया, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 जो है ये आपका पार्ट ए है, और अगले 5 8 से लेके 12 तक। इस सवाल में एक चीज ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें एक, ये आपका पार्ट बी है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस selecting at least 3 from each part। ठीक है जी, how many ways it can be done। भैया टोटल मुझे 8 क्वेश्चन उठाने हैं, राइट, 8 से 8, सच दैट कम से कम 3 तो दोनों से आने चाहिए। पहले मैं इसका सही तरीका करूंगा, फिर मैं इसका गलत तरीका करूंगा, और फिर मैं बताऊंगा गलत तरीके में गलती क्या है। ध्यान से सुनना भैया, कम से कम 3 तो उठाने ही हैं, और टोटल 8 उठाने थे। तो मैंने कहा मैं इधर 3 और इधर 5 ले लेता हूं, दोनों में 3 हो गए और टोटल 8 हो गया। मैंने कहा मैं इधर 4 और इधर 4 ले लेता हूं, और मैंने कहा मैं इधर 5 और इधर 3 ले लेता हूं। पॉइंट टेकन, या सुनो, पॉइंट टेकन। तो मेरा आंसर आ गया 7C3 इंटू 5C5 प्लस 7C4 इंटू 5C4 प्लस 7C5 इंटू 5C3। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक्स है, बहुत प्यारा सवाल है, बट बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। हमें वो गलती समझनी है, गलती हुई है वो गलती है ये नहीं, वो गलती समझनी है। ध्यान से देखना। ओ यार सीधे आंसर लिख दिया यहाँ पे। चलो सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है ना। हाँ, मैं काम करते इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ रॉन्ग मेथड। इसमें गलती समझनी है भैया। PNC इज ऑल अबाउट सेविंग योर मिस्टेक्स। ओके, क्योंकि इसमें ज्यादा गलतियां ही होती हैं। तो उसने कहा था यार पार्ट ए में 7 क्वेश्चन थे और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन थे। टोटल यहां से 8 उठाने थे, एटलीस्ट 3 दोनों से आने चाहिए थे। अब सुनो मैंने क्या किया। मैंने कहा भैया मैं पहले दोनों से 3 उठा लेता हूं, दोनों से 3 पहले उठा लेता हूं, क्योंकि वो तो आने ही आने हैं। तो 7C3 उठाए, अगले से 3 उठाए, 5C3 उठाए। अब मेरे पास 6 आ चुके हैं, बचे 2। अब ये 2 जहां से मर्जी उठा लेता हूं, है ना, क्योंकि मेन कॉन्स्टेंट तो फुलफिल हो गया। तो भाई यहां बचे मेरे पास 4 और यहां बचे हैं 2, टोटल 6 बचे हैं। इन 6 में से कोई 2 उठा लो। ये रॉन्ग है, ये एक्चुअल आंसर से बहुत बड़ा आएगा, एक्चुअल आंसर से बड़ा आएगा। ओके, और हमें ये समझना है अब, राइट, कि ये बड़ा क्यों आएगा। तेजस बेटा समझ लेना कि बड़ा क्यों आया, वरना यही आग ना कहीं और लग जाएगी। अब वो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। आ जाओ, ये गलत क्यों है ये समझना, और ये बड़ा क्यों आएगा ये समझना। ये थे पार्ट ए के 7 क्वेश्चन। ठीक है जी, और ये थे पार्ट 2 के 5 क्वेश्चन। मुझे कहा गया भैया टोटल
8 क्वेश्चन उठाओ, 3-3 दोनों से आने चाहिए। मैंने ये अप्रोच लगाई। अब सुनना ध्यान से, बिगिनिंग में सबसे पहली स्लाइड बताया था ऑर्डर मैटर करता है। भैया पहले सब जॉब 1 हुई, फिर सब जॉब 2 हुई, जॉब खत्म हो गया। यहां से वेज मिलते हैं, राइट। अब सुनना, मैंने क्या किया, कोई 3 उठाने थे, मैंने ये उठाया, मैंने ये उठाया और मैंने ये उठाया। पहला सब जॉब डन, हाँ जी सर। फिर सेकंड सब जॉब पे आए कि इनमें से कोई 3 उठा लो। मैंने कहा ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, टोटल 6 मिल चुके हैं मुझे। और फिर मुझे कहा गया कि कोई 2 उठा लो, कहीं से भी, कहीं से भी। मैंने कहा अच्छा, मैं एक ये उठा लेता हूं और एक ये उठा लेता हूं। ऑर्डर याद हो गया तुम्हें? ऑर्डर तुम्हें याद रहे उसके लिए मैं काम करता हूं, इन चीजों को ऐसे लिखता हूं। मैंने सबसे पहले ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर मैंने ये उठाया, मैंने ये उठाया, मैंने ये उठाया, फिर कोई 2 उठाने थे तो मैंने ये उठाया और ये उठाया। टोटल 8 मिल गए, बढ़िया। अब ध्यान से देखना, अब गेम चेंज होगी। मुझे कहा गया कोई 3 उठाओ। अब मैं दोबारा सिलेक्शन कर रहा हूं इसी के मुताबिक। मुझे कहा गया कोई 3 उठाओ। मैंने पहले ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर ये उठाया। ठीक है जी, डिफरेंट हो गया ये इसमें ये डिफरेंट है पहले वाले से। हाँ जी सर, डिफरेंट है। फिर कहता कोई 3 उठा लो नीचे से। मैंने ये उठाया, मैंने ये उठाया, चलो ये तो रुको, ये उठाया और मैंने ये उठाया। अभी तक मैं पहले से डिफरेंट चल रहा हूं क्योंकि सब जॉब 1 में डिफरेंट लिया मैंने, तो यहां पे अगर सेम भी ले लूंगा तो मेरा टोटल कॉम्बिनेशन अलग बन रहा है। फिर कहता अब कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लूं। मैंने ये उठा लिया और ये उठा लिया। आपने इस ग्रीन और रेड को 2 अलग अलग सिलेक्शन माना है इसको गिनते समय, बट क्या वो दोनों अलग अलग सिलेक्शंस हैं? नहीं, नेट आपके हाथ में सेम ही 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एक टिपिकल मिस्टेक होती है जब भी ऐसा किया जाता है। अब लर्निंग क्या, सुन लो। जब भी 2 या 3 या 4 ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं और आपके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट है सिलेक्शन करने का कि एटलीस्ट इतने यहां से, इतने यहां से, इतने यहां से तो करने ही हैं, तो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले मिनिमम सबसे उठा लो और अब बाकी बचा इन टोटल में से कुछ भी उठा लो। माइंड माय लास्ट वर्ड, बाकी बचा इन टोटल में से कुछ भी उठा लो। ये गलत अप्रोच होती है। टाइम स्टैम्प नोट कर लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा इसको अपने शब्दों में। ओके सर, पॉइंट टेकन। राइट मेथड मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अच्छा, ये तो होमवर्क है पर इसका मैं हिंट देना चाहूंगा आपको। देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर, ईच सेक्शन हैविंग 5 क्वेश्चन। भैया पहले में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 थे, दूसरे में क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 था और अगले में क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 था। A candidate has to answer a total of 5 questions, choosing at least 1 question from each section। क्या गलती नहीं करनी ये पता लग गया है। टोटल 5 करने हैं, एटलीस्ट एक तो सब में से करना ही है, तो क्या गलती नहीं करनी सर। 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C1, अब 2 रह गए और टोटल यहां बचे हैं 12 इंटू 12C2, ये नहीं करना। बिल्कुल सही। देन द नंबर, बिल्कुल। तो क्या करना है, आप अलग अलग तरीके से देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। एक पार्ट मैं बता रहा हूं, अगर एक सब में से आना ही चाहिए तो एक पॉसिबिलिटी है कि मैं यहां से इन दोनों में से एक उठा लूं और बचे 3 यहां से उठा लूं। मानते हो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, तो 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C3, ऐसे जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी आपको करनी पड़ेंगी। अब अकलमंदी ये होगी अगर आप देख पाएं कि ये 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 1 1 3 1 3 1 और 3 1 1 तीनों का सेम आंसर आने वाला है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 2 1 2 2 1 2 1 2 एंड 1 2 2, ये भी 3 बार बनेगा।
पॉइंट समझ गए? एग्जैक्टली। तो बस इससे आगे मैं हिंट नहीं दे रहा, आपने सवाल को खुद करना, ये आपका होमवर्क है। इसे करने के बाद ही आप इस मेथड में अच्छे बन पाएंगे। ठीक, आंसर जो है इसका ऑप्शन ए आ रहा है। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर निकाल भी दिया। आंसर इज ए। शाबाश। आगे चलते हैं। मतलब पहले बता दूं, आंसर याद करके कुछ नहीं होता, आंसर सॉल्व करके निकालने से कुछ होता है। आ जाओ। इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ, हाँ यहां पे लिख रहा हूं मैं स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, आपको ये याद रखना है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स सच दैट, पहला पार्ट, ये तो 16 में से 11 लोग सेलेक्ट करने हैं। इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, अगर कॉन्स्टेंट ना होता तो आंसर आता 16C11 तक, काम खत्म। 16 लोग खड़े हैं, 11 की टीम बनानी है, 16C11। पर अब कह दिया भैया विराट और रोहित टीम में खड़े हैं, इनको तो लेना ही लेना है, राइट? उन 16 में विराट और रोहित खड़े हैं, ये दो तो आने ही आने हैं। अब इन दो को उठा के रखने के लिए 16C2 मत लिख देना, क्योंकि 16C2 होता 16 में से कोई दो उठाने के तरीके। यहाँ पे सारे तरीके थोड़ी गिन रहे हैं। मैं कह रहा हूं रोहित विराट तो आ जाओ, रख लो भैया, ये तो आने ही है। अब बाकी बचे 14 में से कोई 9 रख लो, ये 2 सफिशिएंट है। इट इज लाइक दैट। इट्स ओके IITB, गॉड ब्लेस यू। तो बाकी बचे 14 में से कोई 9 उठा लो। अब 1 × 14C9, ये 1 मैंने आपके समझाने के लिए रखा है कि भैया विराट एंड रोहित को तो उठा के रखना ही है, आ जाओ, एक ही तरीका है, उठा के रख दिया, इनटू बाकी बचे 14 में से कोई 9 उठा लो। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल का जवाब तुम दो, अगले सवाल का जवाब तुम दो। इफ 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज टू बी एक्सक्लूडेड, अब जो जो तुमको प्लेयर पसंद नहीं है उसको विजुलाइज कर लो। भैया ये प्लेयर बैठा है, इसको तो कभी नहीं लेना। पर्टिकुलर का मतलब समझिए, पर्टिकुलर मतलब वो फिक्स्ड है, उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही 16 में से, 16C1 नहीं लगाना है, वो एक फिक्स्ड बंदा है। 16 बंदे खड़े हैं, 11 चुनने हैं, इनमें से एक ऐसा बंदा है भैया इसको तो टीम में कभी नहीं लूंगा मैं, तो प्राइमरीली मैं 15 में से टीम बना रहा हूं, 15C11, क्योंकि उसको तो पक्के से नहीं लूंगा टीम में। परफेक्ट। If 2 particular players are to be included and 1 particular player is to be rejected, अब 16 में से 2 ऐसे हैं जिनको तो आना ही आना है, विराट और रोहित मान लो, और एक ऐसा जो आपको पसंद नहीं है उसको तो बाहर निकालना ही निकालना है। इन 2 को उठाना था, वो तो रख ही लिए, विराट और रोहित, एक ही तरीका। जिसको हटाना था हटा दिया। अब मेरे को 9 और चाहिए, और अवेलेबल कितने बंदे बैठे हैं? 13। 13C9। बोलो आगे नजारे। आगे नजारे भैया 13 में से 9, ये पॉइंट को समझने का तरीका समझो। 2 तो आने ही है, उनको उठा के रख लिया, एक को तो निकाल ही दिया, अब बाकी बचे 9 जो आने हैं वो 13 में से चुन लो। गुड सर, पॉइंट टेकन सर। अगला देखो। अब there are 10 boys B1 B2 so on to B10 and 5 girls. Okay, then the number of ways of forming a group consisting of 3 boys and 3 girls if both B1 B2 together should not be the member of group. Oh, कहता 10 boys हैं, boys 10 हैं और गर्ल्स मेरे पास 5 हैं। आपको ग्रुप बनाना है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का, 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स यहां से सेलेक्ट करनी है आपको। अब कंडीशन ये है, बोथ B1 B2 टुगेदर शुड नॉट बी अ मेंबर। पहले इसका मतलब समझो, B1 B2 टुगेदर शुड नॉट कम का मतलब क्या है? या तो B1 आएगा और B2 नहीं आएगा, क्योंकि उनको एक साथ नहीं आना है, या फिर B2 आ जाएगा तो B1 नहीं आएगा। पर एक चीज समझिए, एक पॉसिबिलिटी और भी है, दोनों ही नहीं आए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये मतलब होता है B1 B2 नॉट टुगेदर। बच्चे अक्सर तीसरा केस मिस कर देते हैं। B1 B2 नॉट टुगेदर का मतलब ये होता है, सबसे पहली बात
ठीक है जी, पहला आया दूसरा नहीं आया, दूसरा आया पहला नहीं आया, या दोनों ही नहीं आए। आ जाओ भाई, हम पता क्या करेंगे, हम थोड़ा स्मार्ट वे यूज करेंगे, थोड़ा टाइम बचा लेंगे। हम ना कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर देंगे। सर मतलब, आओ देखो टोटल क्या बनेगा। सर 3 बॉयज थे और 3 गर्ल्स थी, सर टोटल तो ये बनेगा। मैं इसमें से वो हटा दूंगा जब B1 B2 दोनों आ गए। एग्रीड, B1 B2 टुगेदर आ गए, ये हटा दूंगा, तो बाकी क्या बचेंगे जब वो टुगेदर नहीं थे। अब B1 B2 दोनों रखने हैं, टोटल 3 उठाने थे, 2 तो फिक्स्ड है कि आने ही आने हैं, तो भैया 2 तो उठा के रख लिए B1 B2, बाकी बचे 8 में से 1 बॉय और उठाया। एग्रीड, पॉइंट चमक गया। B1 B2 तो रख ही लिए, ये वही है, ये 2 पर्टिकुलर तुमको चाहिए चाहिए। इनटू गर्ल्स जो थी 5C3, B1 एंड B2 बोथ कम, दोनों आएंगे, चमक गया। या फिर 3 केस बनाओ इसके हिसाब से, या आप इसको होमवर्क ले सकते हैं, आंसर मैच करें। होमवर्क इससे करिएगा, 3 बॉयज 3 गर्ल्स उठानी है, गर्ल्स में तो 5C3 ही रहेगा, बॉयज में इसमें एक नंबर बनेगा, इसमें एक नंबर बनेगा, इसमें एक नंबर बनेगा, 3 केसेस ऐड होंगे, ये आपने करना है और मैच करना है आंसर। यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट वाला है वही किया है, कॉम्प्लीमेंट वाला ही किया है, हमारे वाला ही। आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आउट ऑफ, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है GLB, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी बेटा। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज 2 पर n। सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, पहले तो ये बताओ। सर सिलेक्शन समझ आती है, NCR करते हैं, 5 में से 2 चीजें उठानी है, 5C2 वेज है। टोटल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सुनो मेरी बात, मेरे पास 5 टॉफीज हैं, मैंने कहा 2 टॉफी उठा लो, कितने तरीके हैं सर? 5C2। सर पहली दूसरी उठा सकता हूँ, पहली तीसरी उठा सकता हूँ, पहली चौथी, पहली पांचवी, दूसरी तीसरी उठा सकता हूँ, दूसरी चौथी उठा सकता हूँ, दूसरी पांचवी उठा सकता हूँ, ऐसे 2-2 करके टोटल 5C2 वेज बनेंगे। ये है 2 सेलेक्ट करने के तरीके। अगर मैं कहता जितने मर्जी उठा लो, अब ये मत कहना सारे उठा लूंगा, ओके, मैं बोलता जितने मर्जी उठा लो, इसे कहते टोटल सिलेक्शन। तुम शायद कोई भी ना उठाते, ये भी एक सिलेक्शन है, 0 सिलेक्शन। तुम शायद कोई 1 उठाते, या तुम शायद कोई 2 उठाते, या तुम शायद कोई 3 उठाते, या कोई 4 उठाते, या 5 उठा लेते। ये बन गई सारी टोटल सिलेक्शन। तो अगर मेरे पास n टॉफीज थी और मैंने कहा जितनी मर्जी उठा लो, तो टोटल कितने वेज होते? जब आपने कुछ नहीं चुना वो भी चलेगा, 0 सिलेक्शन। आपने कोई 1 टॉफी चुन ली, वो भी मेरे काम के सिलेक्शन है। आपने कोई 2 टॉफी चुन ली, वो भी मेरे काम के सिलेक्शन है। करते करते आपने सारी टॉफी चुन ली, भैया ये भी मेरे काम का सिलेक्शन है। ये सारे जब ऐड हो जाएंगे तो आपको सारी पॉसिबल सिलेक्शंस मिल जाएंगी, सारी पॉसिबल सिलेक्शंस। और बाइनोमियल के चलते रहते, मुझे पता है कि ये 2 पर n है। पर इसी चीज को प्रूव करने का एक तरीका और है जो मैं चाहता हूं आप समझो, क्योंकि ये दूसरा मेथड सवाल में काम आता है, मतलब ये खुद ये मेथड ही काम आता है। इसको रियल लाइफ में लेके जाओ। रियल लाइफ में आपके आगे अगर 5 टॉफीज बैठी हैं और मैं आपको बोलूं जितनी मर्जी ले लो, तो आप रियल लाइफ में क्या करोगे? सबसे पहले पहली टॉफी को देखोगे और सोचोगे उठाऊं या रहने दूं। यानी कि इसको डील करने के 2 तरीके। सब जॉब 1 पहली टॉफी का डिसीजन ले लो, सब जॉब 2 अब दूसरी टॉफी के पास गए, फिर से 2 तरीके, या तो उठा लोगे या नहीं उठाओगे। करते करते आखिरी टॉफी तक पहुंचोगे, फिर से 2 तरीके, और यहां पे जाके जॉब खत्म हुआ, आपने अपनी सिलेक्शन कर ली। कुछ उठाए होंगे, कुछ नहीं उठाए होंगे। पॉइंट, पहली टॉफी को टैकल करने के 2 तरीके, दूसरी टॉफी को टैकल करने के 2 तरीके, करते करते लास्ट टॉफी को टैकल करने के 2 तरीके। ईच ऑब्जेक्ट कैन बी टैकल्ड in 2 ways.
सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। दो तरीके हैं हर ऑब्जेक्ट को यहां पे देखने के। बहुत बढ़िया। ये होती है टोटल सिलेक्शंस। जैसे कि सवाल आया, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट फिजिक्स बुक, 4 डिस्टिंक्ट मैथ बुक एंड कुछ नहीं, बस इतनी ही है। टोटल 7 बुक्स है। इन हाउ मेनी वेज बुक्स कैन बी सिलेक्टेड? भैया मेरे आगे 7 बुक्स पड़ी हैं, अब 3 फिजिक्स की हैं, 4 मैथ की हैं, टोटल 7 बुक्स है ना, तो 2 पावर 7 टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन है। बिकॉज इन हाउ मेनी वेज बुक्स कैन बी सिलेक्टेड। उसने ये नहीं बोला एक बुक सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 2 बुक सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। नो, इन हाउ मेनी वेज बुक्स कैन बी सिलेक्टेड। तो 2 पावर 7 एटलीस्ट 1 बुक तो सिलेक्ट करनी है, उसके कितने तरीके हैं? सर ये जो 2 पावर 7 थे ना, इनमें बस एक ही तरीका था, जब मैंने कुछ नहीं उठाया था वो हटा देते हैं। कुछ ना उठाने का एक ही तरीका है ना, रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड, एक ही तरीका था। या कह लो कि वो NC0 वाला टर्म हटा दो, तो 2 पर 7 -1। भैया इन हाउ मेनी वेज सिलेक्शन कैन बी डन सच दैट एट लीस्ट 1 मैथ्स बुक इज सिलेक्टेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पढ़ी थी फिजिक्स की 3 बुक्स और ये पढ़ी थी मैथ्स की 4 बुक्स। कहता कितने तरीके हैं सो दैट एट लीस्ट 1 मैथ बुक इज सिलेक्टेड। तो मैं पहले यहां गया और मैंने कहा भैया पहले मैथ का सिलेक्शन कर लेते हैं, 2 पावर 4 -1, क्योंकि एटलीस्ट 1 मैथ की बुक तो उठानी ही है। फिर मैं गया फिजिक्स के पास, यार यहां पे जो मर्जी उठा लो, जॉब डन, राइट। कंडीशन थी कि मैथ की एक तो आनी ही चाहिए, तो वो टोटल वेज मल्टीप्लाइड बाय फिजिक्स में कुछ भी कर दो। अब यहां पे वो वाला पंगा नहीं आएगा जो मैं पीछे बता रहा था कि यार एटलीस्ट एक तो आना ही है, तो पहले वो उठा लो फिर जो मर्जी कर दो। ये गलत होता है। क्यों पंगा नहीं आएगा? मैंने लास्ट में कहा था कि फिर टोटल में कुछ भी कर दो तो पंगा पड़ता है। यहां टोटल में कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फिजिक्स में कुछ किया है। रिलेट कर पा रहे हो? जो 10 मिनट पहले यहाँ पे सोच रहे थे, अच्छे से फोकस कर रहे थे, यहाँ पे भी किया था मैंने, यही है। यहाँ पे पहले एटलीस्ट 1 एक उठा ली और यहाँ पे फिर कुछ भी कर दिया। यहाँ गलत नहीं है। पंगा पड़ता है जब आप एंड में टोटल में कुछ भी कर देते हो, वो गलत होता है। यस सर। जिंदगी पीस में चलनी चाहिए। बोले तो PEACE वाला, दूसरा नहीं। ये प्यारा सवाल है। ये ऐसा सवाल है जो आप पहले भी सबसेट्स में भी यूज करते हो, उसी का एक्सटेंशन बना दिया है। मेंटोस जिंदगी, एग्जैक्टली। इसको मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे देखना सवाल को, ठीक है जी। कहता है मेरे आगे 1 2 3 4 एक सेट पड़ा है, इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 पावर 4 हमको रिजल्ट याद है, आज देखेंगे वो आया कैसे। पहली बात, इसके सबसेट कुछ और नहीं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है, यस और नो। इसकी कोई एक सिलेक्शन एक सबसेट है, तो जितने सिलेक्शन टोटल पॉसिबल है वही मेरे नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, दैट इज 2 पावर 4। पर इसको मैं अब दूसरे मेथड से करवा रहा हूं। 1 2 3 4 बैठा था, मैंने कहा सबसेट बनाना है, तो बेसिकली यहां से कुछ एलिमेंट उठाने हैं, नीचे फेंकने हैं, वो मेरा सबसेट बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं 1 के पास गया, मैंने सोचा इसको उठा लूं या इसको ना उठाऊं। फिर मैं 2 के पास गया, सोचा इसको उठा लूं या इसको ना उठाऊं। फिर 3 के पास गया, उठा लूं या ना उठाऊं, उठा लूं या ना उठाऊं। यहां पे जाके मेरा टोटल सिलेक्शन खत्म हो गया। कुछ उठाए होंगे, कुछ रहने दिए होंगे, जो उठाए नीचे फेंके, मेरा सबसेट बन गया। यस, आइडिया टेकन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार कर लो, 2 पावर 4 एग्जैक्टली। अब ये मैं इस मेथड पे एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगले पार्ट में ये मेथड और अच्छे से काम आने वाला है। इन हाउ मेनी वेज ऑर्डर्ड पेयर्स P and Q कैन बी मेड वेयर P and Q आर सबसेट्स और आपस में डिसजॉइंट है। कहता भैया इसके 2 सबसेट बनाने हैं, डिसजॉइंट होने चाहिए, कितने तरीके से बना सकते हैं? ऐसे सवाल जब भी आएंगे जो मैं अप्रोच बता रहा हूं वही लगाना। आपके पास 4 एलिमेंट बैठे थे, आपने 2 सबसेट बनाने थे। यहां से
सच दैट कि वो डिसजॉइंट हो, तो आप फिर से वही करेंगे बेटा। रियल लाइफ में पी एंड क्यू कैसे बनाते? सबसे पहले आप 1 को उठाते और सोचते इसको कहां पे रखूं। सोचने के बाद आपको रियलाइज होता है कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं इधर रख दूंगा, इधर नहीं रखूंगा क्योंकि पी और क्यू में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर मैं इधर रख दूंगा और इधर नहीं रखूंगा। एक और तरीका है 1 को रखने का, मैंने कहीं भी नहीं रखा। किसने कहा रखना मैंडेटरी है? भैया 1 को डिसाइड करने के 3 तरीके हैं। मैंने 1 उठाया, या तो इधर फेंक दिया, या इधर फेंक दिया, या कहीं नहीं फेंका। 3 तरीके थे। तो इसको टैकल करने के हो गए 3 वेज। यस सर। सिमिलरली इसको टैकल करने के भी 3 वेज, इसको टैकल करने के भी 3 वेज, और इसको टैकल करने के भी 3 वेज। तो आंसर आया 3 पावर 4 81। बोलो आए नजारे। इसलिए मैं यहां पे इस अप्रोच पे फोकस कर रहा था। एलिमेंट के पास देखो कितने ऑप्शन हैं, आए नजारे। ग्रेट। अब लास्ट पार्ट, सब कुछ सेम है। पॉइंट इज पी इंटरसेक्शन क्यू में एग्जैक्टली एक एलिमेंट आना चाहिए। अब ये गलती मत करना, सर 1 को भेज देते हैं, 2 3 4 को जो मर्जी कर देंगे, ना करना ऐसे, ठीक है। सबसे पहले आपको वो एलिमेंट चूज करना। रियल लाइफ में जाओ ना यार, आपको पी और क्यू बनाने हैं, इसके सबसेट, और इनमें एक चीज कॉमन होनी चाहिए। तो पहले सोचोगे ना कि किस चीज को कॉमन रखें, या तो 1 को, या 2 को, या 3 को, या 4 को। तो पहले 4C1 वे से आपने वो नंबर उठाया जिसको दोनों में डालना है। यस और नो? उस एलिमेंट को टैकल करने का एक ही तरीका था, दोनों में डाल दिया, टिक टिक, बस दैट्स इट। और बाकी 3 एलिमेंट जो हैं के पास अभी भी 3 ऑप्शन। मान लो वो एलिमेंट ये था, टिक टिक, इसको दोनों में भेजा, एक ही तरीका। जो बाकी 3 एलिमेंट हैं वो अभी भी 3 तरीके से ही टैकल होंगे, क्योंकि अब इन तीनों को ऐसे रखना है कि कॉमन कुछ ना आए। बोलो आए। यहां पे नजारे नहीं आएंगे, वैसे बहुत नॉर्मल हो गया है। तो पिछला सवाल अगर समझ गए तो ये कुछ नहीं है ना। ओए, इंटरसेक्शन 5 थी पिछले में, दोनों में टिक टिक नहीं मार सकते। एक एलिमेंट को दोनों में डाल देंगे तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा ना यार। क्या करते हो? पिछले सवाल में इंटरसेक्शन 5 रखना था। एग्जैक्टली। अब आ जाओ आगे। ये वाला सवाल थोड़ा बढ़िया लेवल का आ गया ये। अब पर पॉइंट है कि आजकल ये सवाल जेईई मेन में भी आ जाता है, एक टाइम पे जेईई एडवांस में आता था। सवाल में कहा गया कि यार, मतलब ये बेस बना रहा हूं मैं, सवाल अभी आगे है। अगर सारे ए 4 ए हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2A कितना होगा बताइए। मेरे पास 4 ए बैठे हुए हैं, मैंने कहा 2 ए उठाओ, कितने तरीके। तो पहली बात यहाँ पे 4C2 नहीं लगेगा। क्यों? जब हम सिलेक्शन कहते हैं, तो जब मैं कहता हूं कि 2 चीजें सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब मैं 2 चीजें उठाऊं, एक सिलेक्शन, 2 चीजें उठाऊं, ये दूसरा सिलेक्शन अलग तो कहलाएगा अगर ये वाकई में अलग अलग हों। यहां पे अगर मैं ये 2 उठा लूं, ये 2 उठा लूं, क्या ये अलग अलग है? नहीं, हूबहू सेम है। तो यहां पे मैं कोई भी 2 उठाऊं, वो सेम ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो सिलेक्शन एक ही आ रही है। तो यहां पे 2 एलिमेंट उठाने का एक ही तरीका है। एक एलिमेंट उठाने के कितने तरीके हैं यहां पे? वो भी एक है। कोई भी एक उठाओ, आपको ए ही मिल रहा है। यहां पे 3 एलिमेंट उठाने के कितने तरीके हैं? सर एक ही है। कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, वो ए सेम ही दिख रहा है। यस सर। अब अगला पॉइंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 लेटर्स आउट ऑफ दिस। अब थोड़ा मुश्किल हो गया। कैन यू सी? AAA, BB, CCC, AAA, BB, CCC, यहां से 2 लेटर उठाने हैं, इसके कितने तरीके? अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब ये बेस बन रहा है असली अच्छे सवाल का। जब कुछ आइडेंटिकल आ जाए ना और आपको सिलेक्शन करनी हो, सिलेक्शन, तो आपको दिमाग ओरली ऐसे सोचना पड़ता है, यार कौन कौन से आ सकते हैं, राइट?
इसमें जो हेल्प लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं कि ये दो लेटर जो आएंगे डिस्टिंक्ट आएंगे या सेम आएंगे, ये हेल्प ले लेते हैं अपने दिमाग को, राइट? क्योंकि सेम आने के ऑप्शन भी तो है, डिस्टिंक्ट आने के ऑप्शन भी है। ये बात अब ध्यान से सुनना, डिस्टिंक्ट आने के तरीके कितने हैं? 3C2 है, 3C2, यस और नो? भैया ये एक बकेट है, ये दूसरा बकेट है और ये तीसरा बकेट है। इन तीन बकेट में से कोई दो बकेट सेलेक्ट कर लो, उनमें से एक एक उठा लो तो दो डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। सेम आने के तरीके कितने हैं? सर दो सेम आने के तरीके 3C1, 3C1। सर ये तीन बकेट हैं, कोई एक बकेट उठा लो, उसमें से दोनों उठा लो, वो सेम ही होंगे। सर अंदर से उठाने के तरीके मल्टीप्लाई करने मत बैठना, क्योंकि वो तो वन ही है। आपको एक बकेट उठानी है, बस एक बकेट उठा लो, उसमें से कोई भी दो उठाओ तो वो सेम ही आने वाले हैं। आइडिया समझ गए? अगर ये बकेट का आइडिया समझ गए हो ना, तो तुम्हारी जिंदगी में अब नजारे आने वाले हैं। असैसिनेशन एक वर्ड है, मैं पहले ही लिख लेता हूं। इसमें 3 बार ए आया है, 4 बार एस आया है, 2 बार आई आया है, 2 बार एन आया है, टी जो है वो एक बार आया है, ओ जो है वो एक बार आया है। 1 2 4 6 10 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल। अब सवाल कहता है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 4 लेटर्स आउट ऑफ दिस। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं अपनी बकेट्स बना लूं। ये पहली बकेट है, ये दूसरी बकेट है, ये तीसरी बकेट है, ये चौथी बकेट है, ये 5वीं बकेट है और ये 6वीं बकेट है। 6 बकेट्स बैठी हैं मेरे पास। जब भी कुछ आइडेंटिकल आ जाए और आपको सिलेक्शन करनी हो तो पहले उनके बकेट्स बना दो। और अब अपने दिमाग की हेल्प करने के लिए क्या करो, जितने उठाने हैं ना, कितने भैया 4, उसके पहले केसेस बना लो। चारों के चारों सेम आ सकते हैं या 3 सेम आ सकते हैं और एक डिस्टिंक्ट हो सकता है। आपको ये पॉसिबिलिटी बनानी है दूसरे स्टेप पे। या फिर 2 सेम और 2 सेम आ सकते हैं, या फिर 2 सेम और 2 डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, या फिर अब एक सेम तो होता नहीं, तो 4 के 4 डिस्टिंक्ट। ऐसा मत लिख देना 1 सेम 3 डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब आ जाओ, इसके कितने तरीके हैं? 4 अलाइक। कितने बकेट ऐसे हैं जहां से 4 अलाइक आ सकते हैं? सर एक ही बकेट ऐसा है, तो आपको वो बकेट उठाना है, उसमें से 4 अलाइक आ जाएंगे। प्रैक्टिकली एक तरीका है 4 अलाइक उठाने के। अब आ जाओ यहां पे, अब थोड़ा केयरफुल होना। 3 अलाइक एंड 1 डिस्टिंक्ट। पहले 3 अलाइक देखते हैं। ऐसे कितने बकेट हैं जहां से 3 अलाइक आ सकते हैं? सर 2 बकेट ऐसे हैं जहां से 3 अलाइक आ सकते हैं। इनमें से कोई एक बकेट उठा लो, उसमें से 3 अलाइक निकाल लो। ठीक है सर। अब ये एक डिस्टिंक्ट भी है। इन 2 में से एक यूज हो चुका है। टोटल कितने बकेट बचे? 1 2 3 4 और यहां से एक बचा 5। इन 5 में से कोई एक बकेट उठा लो, तो उसमें से जो लेटर निकालोगे वो इस वाले से डिस्टिंक्ट होगा। दिल निकल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो ये आ गया 10, 2 into 5, वेरी गुड। 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, क्योंकि दोनों का काउंट सेम ही दिख रहा है, 2 अलाइक 2 अलाइक। ऐसे कितने बकेट हैं जहां से 2 अलाइक ढूंढे जा सकते हैं? सर 1 2 3 4, ऐसे 4 बकेट है सर जहां से 2 अलाइक निकाले जा सकते हैं। तो उन 4 में से कोई 2 बकेट उठा लो, इसमें से 2 अलाइक आ गए, इसमें से 2 अलाइक आ गए। बहुत बढ़िया, छा गए। 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट। तो पहले 2 अलाइक उठा लेते हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से कोई एक बकेट उठाई, उसमें से दोनों अलाइक निकाल लिए। अब एक बकेट होगी यूज, बची कितनी? 1 2 3 4 5। इन 5 में से कोई 2 बकेट उठाओ, इन दोनों में से एक एलिमेंट
एक एलिमेंट, ये दोनों डिस्टिंक्ट आ गए। 4c1 इंटू 5c2। समझ आ गया, सारा खेल बकेट उठाने का है, बकेट के अंदर से उठाने का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अंदर से उठाने का तो वन ही वे है। अब इसका आंसर तुम बताओगे। 4 डिस्टिंक्ट लेटर उठाने के कितने तरीके हैं? 4 डिस्टिंक्ट लेटर उठाने के कितने तरीके हैं? अगर ये बता दोगे तो फिर मेरे को नजारे आ जाएंगे। आई शाबाश सर, टोटल 6 बकेट्स पड़ी हैं, इन 6 में से कोई 4 बकेट उठा लो, उनमें से जो एक 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 निकालोगे चारों डिस्टिंक्ट होंगे। पटाख, ये सारे के सारे सिलेक्शन मेरे काम के हैं, तो ये मेरा आंसर आ गया। टोटल इतने वेज से मैं 4 लेटर उठा सकता हूं यहां से। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। रिपीट एंड आई विल अप टू सम एक्सटेंट आई विल से स्टैंडर्ड ऑल्सो। इसका यही तरीका है, कोई और तरीका लगाओगे तो पागल हो जाओगे। ओके नाउ अब आएगा एनसीआर की कुछ ज्योमेट्रिकल सवाल जो होते हैं, ज्योमेट्रिकल काउंटिंग। डरना नहीं है, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, कुछ काउंट करना होता है। जैसे कि कहता है देयर आर n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल पे n पॉइंट्स हैं, ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स हाउ मेनी लाइंस विल बी मेड। भाई मैं यहाँ पे 5 पॉइंट लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 4 5 6 पॉइंट है। कहता है इनको जोड़ा गया तो टोटल कितनी लाइंस बनेंगी। मैंने लगाया सिंपल कॉन्सेप्ट, मैंने कहा देखो यार इन 6 में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो तो आपको एक लाइन मिल जाती है। एनी 2 पॉइंट्स गिव यू 1 लाइन, तो जितने तरीके से मैं 2 पॉइंट उठा सकता हूं उतनी ही लाइंस बनेंगी, तो NC2। ठीक है भैया, बात बढ़िया चल रही है। बी पार्ट, ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी फॉर्म्ड। तो मैंने कहा इन 6 में से कोई 3 पॉइंट उठा लो, कोई 3 पॉइंट, तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाता है। हर एक 3 पॉइंट एक ट्राइंगल दे रहे हैं, तो यानी कि अगर n पॉइंट बैठे हैं तो जितने तरीके से 3 पॉइंट उठा सकता हूं उतने ही ट्राइंगल बन जाएंगे, राइट। ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स अ पॉलीगन इज मेड। ओके, ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स अ पॉलीगन इज मेड। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल, इसके डायगोनल कितने बनेंगे। भैया मैंने कहा डायगोनल मतलब ये जो अंदर की लाइनें होती हैं, अंदर की लाइनें, यानी कि इन n पॉइंट्स को जोड़कर जितनी भी लाइंस बनी थी उनमें से अगर ये जो साइड्स हैं वो वाले हटा दूं तो बचेगा क्या, तो मेरे पास बचेंगे डायगोनल्स। अरे जुड़ गए, कोई रह तो नहीं गया, रह गया, ये रह गया था, मतलब देख लो सारे जोड़ दो, आइडिया समझ गए। बचेंगे क्या, डायगोनल्स। तो मैंने टोटल लाइंस जो बन रही थी उनमें से नंबर ऑफ साइड्स को माइनस किया, क्योंकि साइड्स के अलावा जो लाइंस हैं वो सारे डायगोनल्स ही हैं। यस सर एओडी में मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा, वो लेक्चर देखते हो पूरा ही देख लिया करो। बिगिनिंग में बोला था कि आज के दिन टेंजेंट नॉर्मल करेंगे, अगले सेशन में मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, पूरा भी सुन लिया करो। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ जी, अब आता है ये सवाल। भैया यहाँ पे पिछले सवाल में सर्कल का रोल पता क्या था, कि कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं आ पा रहे, तभी आपने जब NC3 कहा तो एक ट्रायंगल बना, 3 पॉइंट से ट्रायंगल बना, क्योंकि तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर थे। व्हाट इफ पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं। देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। भैया जिंदगी बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट 6 ऑफ देम। ओ हो, यहाँ कितना अच्छा माहौल बनाया हुआ था, यहाँ पे आके दिल ही तोड़ दिया। चलो 6 आर कोलिनियर, विच आर ऑल ऑन अ लाइन। कोलिनियर का मतलब वही होता है, हद होगी। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देम। ये यहां पे बना रहा हूं मैं पहले। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं यहां बना लो। ये 9 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं,
ठीक है, ये कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर। और कहा गया इन्हें जोड़कर कितने लाइंस बनेंगे। इसके दो मेथड है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मेथड वन कहता है या टोटल लाइंस तुम कितने बना रहे थे, तुम बना रहे थे 15C2, बट बाद में पता लगा इनमें से 6 तो कोलिनियर है, तो उन 6 से जो आपने लाइंस बना ली थी वो हटानी चाहिए, बट उन 6 से एक लाइन तो बनेगी ना, तो उसको रख लो। तो टोटल माइनस जो आपने कोलिनियर का कंट्रीब्यूशन रख लिया था वो हटा दो और उसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो। पॉइंट टेकन। मेथड टू कहता है भैया लाइंस बना के देख ही लो। सर मतलब सुनो, लाइंस बनाकर देखो, अगर 2 पॉइंट यहां पे लिए होते तो 9C2 लाइंस बनती। हाँ जी सर, पक्के से बनती। अच्छा, अगर 1 पॉइंट यहां लिया होता और 1 पॉइंट यहां लिया होता तो भी लाइन बनती। हाँ जी सर, बनती। तो 9C1 इंटू 6C1, सर ये भी लाइन बनती। और अगर दोनों पॉइंट यहां लिए होते तो लाइन बनती। सर बनती, पर एक ही बनती, 6C2 ना बनती। काम खत्म। तो ये हो गया एक तरह से इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कि आपने कंस्ट्रक्ट करके देखा लाइंस कितनी बन रही हैं। इसे कुछ नहीं कहते। आई डोंट लाइक द वर्ड डिस्ट्रक्टिव। सेकंड, ट्रायंगल कितने बनेंगे, फिर से सेम अप्रोच लगाते हैं। भैया पहले टोटल ट्रायंगल मैंने कितने गिने थे, मेथड 1 तो लिख ले भाई। मेथड 1 टोटल मैंने इतने ट्रायंगल गिन लिए थे, पर बाद में देखा इनमें से इन 6 का कंट्रीब्यूशन तो मैंने गलत ले लिया, ये 6 तो कोलिनियर है, तो इन 6 का कंट्रीब्यूशन हटा दिया। अब इन 6 का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऐड करना है, पर इन 6 का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं। डू यू ऑल एग्री? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि इन 6 से एक भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो टोटल ट्रायंगल माइनस जो ट्रायंगल मैंने इन 6 से बनाए थे हटा दिए। अब आता है मेथड 2, विच इज समहाउ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह बहुत अच्छे से लगता है। अब मैंने क्या किया, ट्रायंगल बना के ही देख लिए। यार मैं ऊपर से शुरू होऊंगा क्योंकि ऊपर सबसे आसान है। अगर तीनों पॉइंट यहां लेता तो इतने ट्रायंगल बन जाते। हाँ जी, अगर ऊपर 2 पॉइंट और नीचे 1 पॉइंट लेता तो भी ट्रायंगल बन जाते। यस और नो? भैया पहले मैंने लिए तीनों पॉइंट यहां तो 9C3, अब ऊपर 2 और 1 नीचे लिया, बनेगा ट्रायंगल। अब ऊपर 1 नीचे 2, वो भी तो ट्रायंगल बनेगा। यस और नो? ऊपर 1 पॉइंट लिया और नीचे 2 पॉइंट ले लिए। डू यू एग्री? ये भी ट्रायंगल बनेंगे। अब तीनों के तीनों पॉइंट नीचे ले लिए। पहले यहां 3 लिए थे, यहां कोई नहीं लिया था, फिर यहां 2 लिए, यहां पे 1 लिया, फिर यहां 1 लिया, नीचे 2 लिए, अब यहां कोई नहीं ले रहे, नीचे 3 ले रहे। तो यहां से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं बेसिकली हम। जब तीनों यहां लिए तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसके आगे कुछ नहीं आया, आंसर आ गया। वेरी गुड। तो इस तरह से 2 मेथड से इसको किया जा सकता है। ओके, अब इसके थोड़े से बेहतर सवाल देखते हैं क्या बनते हैं। फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो मैंने सोचा यहाँ पे ना टोटल बना के माइनस कर देते जो गलत वाले हैं। ट्रायंगल बनाना था मुझे, क्योंकि लाइन तो फिर भी सोच लेते हैं लाइन कैसे बनाते, बट ठीक है, मतलब ट्रायंगल बनाने में बहुत जोर लगता है, क्योंकि 3 साइड आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट कोलिनियर। 1 2 3 4, ये 4 कोलिनियर। 1 2 3 4 5, ये 5 कोलिनियर। भैया यहाँ पे बनाने लगेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। टोटल में से जो गलत वाले हैं वो हटा देते हैं। टोटल पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने इन 12 से इतने ट्रायंगल काउंट किए थे, इन 12 से इतने ट्रायंगल काउंट किए थे। अब यहां पे गलत वाले हटा देते हैं। ये जो 6 पॉइंट हैं, इनसे तुमने जितने भी ट्रायंगल बनाए
वो हटाने चाहिए क्योंकि वो बनेंगे ही नहीं। हाँ सर, ये जो 4 पॉइंट हैं उनसे तुमने जितने भी ट्रायंगल बनाए वो हटाने चाहिए। सर वेट वेट वेट, सर आपने इस पॉइंट को दोनों जगह ले लिया। हाँ बेटा, अब तुम इस पॉइंट से अगर ये और ये सेलेक्ट करते तो ट्रायंगल नहीं बन रहा था। हाँ सर, बात तो सही। अब इसी पॉइंट से ये और ये सेलेक्ट करते तो भी ट्रायंगल नहीं बन रहा था। तो भैया तुम यहां पे 6C3 और यहां पे 4C3 लगाओगे ही ना, वो दोनों में आएगा, क्योंकि इधर भी तुम उसे ट्रायंगल बना रहे थे, उधर भी बना रहे थे, वो दोनों ही नहीं बने। सिमिलरली अब लास्ट वाला आ गया ये 1 2 3 4 5, इन 5 से जो ट्रायंगल गिने थे वो नहीं आने चाहिए। पटाख, तो ये आपका आंसर आ गया यहां पे। इस तरह से यहां सोचा जाता है। बहुत बढ़िया। ये सवाल वही है ना? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल मैंने थोड़ा चेंज किया था यार इनको, ये मेरे को लगता है थोड़ी यहाँ पे गलती होगी। एक मिनट को इधर, हाँ यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज करना रह गया। यहाँ पे 8 नहीं 7 है। ओके ओके, सवाल को पढ़िए, पढ़िए सवाल को। ओए in a plane there are 7 lines, okay, no 2 of which are parallel and no 3 are congruent। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जब भी लिखा जाता है no 2 lines are parallel, no 3 are congruent, इसका मतलब है कोई भी 2 लाइन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देती हैं। समझ गए? कोई 2 पैरेलल नहीं है तो कट करेंगी, कोई 3 कॉन्करेंट नहीं है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 ही लाइन से बनता है, 3 लाइन से नहीं बनता। तो इसका मतलब है कोई भी 2 लाइन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। तो अगर मुझे यहां तक बोला जाए कि इन 7 लाइंस के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, तो मैं कहूंगा 7C2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे, तो मैं कहूंगा 7C2 दैट इज 21। आगे क्या बोला है? How many triangles can be formed with their point of intersection as what is? मैंने कहा बड़ा घटिया है, तो number of triangles is equal to 21C3। सर क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट जो होते हैं वो एक ट्रायंगल देता है, 21 पॉइंट पड़े बल्ले बल्ले। ओए होए 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 होए, गलती हो गई, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब आपने ट्रायंगल गिनने शुरू किए आपको सबसे पहले देखना चाहिए था क्या ये 21 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं भी हैं? सोचा ही नहीं आपने। क्या पता इसमें कुछ कोलिनियर पॉइंट हो। ये 2 लाइंस पैरेलल नहीं है, उनसे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो तो जहां मर्जी बन सकते हैं। सोचा ही नहीं आपने। सिंपल एग्जांपल नहीं, फैक्ट। ये एक लाइन थी, टोटल 7 लाइंस हैं। इस एक लाइन को बाकी 6 लाइंस जो होंगी भैया वो 6 जगह कट करेंगी, L2 L3 L4 ओए L5 L6, 6 जगह पे कट करेंगी, L7। किसी भी गिवन लाइन को बाकी 6 की 6 लाइंस कट करेंगी और वो जो 6 पॉइंट आएंगे वो आपस में कोलिनियर होंगे। महाराज बनी बात कुछ चमका? तो ये जो 21 पॉइंट आपने देखे ना बेटा, इनमें बहुत सारे पॉइंट कोलिनियर बैठे हैं, बहुत सारे पॉइंट। और ये तो मैंने L1 के लिए गिना भी, L1 के लिए। L1 के ऊपर कितने कोलिनियर पॉइंट आए? 6। ऐसे ही L2 के ऊपर कितने कोलिनियर पॉइंट आएंगे? 6। ऐसे ही L3 के ऊपर कितने कोलिनियर पॉइंट आएंगे? 6। बेटा जी बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट बैठे हैं, बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट बैठे हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या था? सर जी इतने ट्रायंगल बनते
पर इनमें से इन 6 का कंट्रीब्यूशन हटना चाहिए। और सर ऐसे 6 पॉइंट सातों की सातों लाइनों पर हैं। बोलो बनी बात? तो 21C3 टोटल ट्रायंगल बनते हैं, बट इतने कोलिनियर पॉइंट है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही प्यारा आंसर है। ये सॉल्व करके 1390 आता है। यहां पे भी लिखा हुआ है। मजा आ गया ना? ये सवाल बहुत कैंट है पुत्र। ओके, given 6 horizontal and 5 vertical lines, how many rectangles and square will be made by their intersection? कहता मेरे पास 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 4 5 6, और ये एक स्टैंडर्ड वैरायटी है। ओके, स्टैंडर्ड। और 5 वर्टिकल लाइंस हैं, 5 वर्टिकल लाइंस। कहते ये जो अंदर डब्बे दिख रहे हैं आपको, डब्बे, उनमें कितने रेक्टेंगल हैं और कितने स्क्वायर हैं? पहले रेक्टेंगल गिन लेते हैं। इसमें अप्रोच क्या होती है? कोई 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और कोई 2 वर्टिकल लाइन एक रेक्टेंगल बनाती है। कोई 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लो, कोई 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लो, और कोई 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लो, कोई भी 2, एंड यू विल रियलाइज कि आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। एक ही मिलेगा बस। चमक गया? तो बेटा जी मेरा जॉब है, सवाल बोला कि कितने रेक्टेंगल बनेंगे, तो मेरा जॉब है रेक्टेंगल बनाना। मैंने 2 सब जॉब तोड़ दिया। पहला सब जॉब, कोई 2 हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लो। टोटल 6 लाइनें थी, उनमें से कोई 2 लाइनें पिक कर लो। सब जॉब 2, कोई 2 वर्टिकल लाइन पिक कर लो। इन 2 सब जॉब करने के बाद जॉब खत्म, बन गया रेक्टेंगल। तो ये आ गया मेरा आंसर। ये आसान सवाल है। अब आता है स्क्वायर कितने बनेंगे। स्क्वायर का भी फंडा सिमिलर है, बट अब कंडीशन क्या है? गैप सेम होना चाहिए। अगर इधर 2 का गैप है तो इधर भी 2 का गैप चाहिए। यस और नो? गैप सेम होना चाहिए। तो गैप सेम कैसे रखा जाएगा? बेटा जी गैप सेम रखा जाएगा केसेस बना के। पहले 1 by 1 स्क्वायर बनाएंगे, फिर 2 by 2 का स्क्वायर बनाएंगे, फिर 3 by 3 का स्क्वायर, फिर 4 by 4 का स्क्वायर, फिर 5 by 5 का स्क्वायर, और उसके आगे जा ही नहीं पाएंगे ना यार। 5 तक ही स्कोप था मेरे पास, 5 भी नहीं 4 तक का स्कोप है मेरे पास। तो अब स्क्वायर 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 और 4 by 4। ट्राई टू सी, 4 से ज्यादा लेंथ आ नहीं सकती। ये लेंथ मैक्स 4 है और ये लेंथ मैक्स 5 है। अब 1 by 1 कितने बनेंगे? ध्यान से देखना। 1 by 1 बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल चूज करने हैं जिनका गैप 1 का हो, और 2 वर्टिकल चूज करने जिसका गैप 1 का हो। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 तरीके से मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन उठा सकता हूं जिनका गैप 1 का होगा। यस और नो? जिनका गैप 1 का होगा। इनटू अब 2 वर्टिकल लाइन चूज करनी जिसका गैप 1 का हो। 1 1 1 1, 4 वेज। एग्जैक्टली। अब आते हैं 2 by 2। अब आपको 2 का गैप रखना है। 1 2 3 4। अब उधर देखिए 2 का गैप, 1 2 3। तो मेरे हिसाब से आपको पैटर्न समझ आ गया है। जब यहां पे 6 हॉरिजॉन्टल लाइन थी और 5 वर्टिकल लाइन थी, तो आपका आंसर आया 6 - 1 इंटू 5 - 1। 2 by 2 के लिए 6 - 2 इंटू 5 - 2। आगे क्या आ जाएगा? 6 - 3 इंटू 5 - 3। और आगे क्या आ जाएगा? 6 - 4 इंटू 5 - 4। ये सारे मुझे चाहिए, सारे मुझे चाहिए।
बोलो बन गई बात, इतने स्क्वायर बनेंगे। इसका एक फॉर्मूला भी बच्चे याद करते होते हैं, m-1 इंटू n-1, m-2 इंटू n-2 करते करते 1 तक पहुंच जाते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, ये फॉर्मूला भी होता है इसका। ओके, नाउ दैट वी आर कंप्लीटली लाइक, बोला अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया एनसीआर का, राइट। लेट्स डू सम एग्जांपल जहां पे सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों टुगेदर हो जाते हैं। अब इसके सवाल आएंगे ना, सिलेक्शन करेंगे फिर अरेंजमेंट करेंगे। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी, सॉरी इन है ही नहीं यहाँ पे, हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी मेड। बैटिंग ऑर्डर बोला गया है, अरेंजमेंट हो रहा है, अब ऑर्डरिंग हो रही है। How many batting orders of 11 players can be made out of 15 players such that 2 particular players are always in the selected team? तो यहां पहले मुझे सिलेक्शन करनी है 11 बंदों की, फिर उनकी ऑर्डरिंग करनी है। इन 15 में से 2 पर्टिकुलर प्लेयर तो आने ही आने हैं, वही विराट और क्या कहते हैं रोहित बैठे हैं, इनको तो रखना ही है, तो भैया ये तो रख ही लिए। बाकी बचे 13 में से 9 और उठा लो। ऐसा करने से मेरे पास 11 बंदे आ चुके हैं। पहले मैंने विराट और रोहित तो उठा ही लिए थे, बाकी बचे 13 में से 9 और उठा लिए थे। बहुत बढ़िया। अब ये 11 लोग जो मेरे पास आए, इनको अरेंज करो, क्योंकि इनका अरेंजमेंट ही बैटिंग ऑर्डर है, इंटू 11 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, सेलेक्ट किया, अरेंज कर दिया। इन हाउ मेनी वेज 3 कपल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ क्यू from left to right, okay, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए ना, 3 कपल हैं, इनको अरेंज करना है such that no husband is standing before his wife। देखो भैया आजकल सवालों में भी जेंडर्स की बातें हो रही हैं, ये उससे आगे ना आ जाए, ये उसके पीछे ना चला जाए। बंदा बोले बराबर बराबर खड़े कर दो है ना, इक्वालिटी रख दो, बराबर बराबर रख दो। स्पेस भी 3 लगेंगे ना, ऐसे 2-2 चिपक के खड़े हो जाएंगे एक जगह पे। चलो, इन हाउ मेनी वेज 3 कपल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो दैट नो हस्बैंड इज स्टैंडिंग बिफोर हिज वाइफ। आई विल नॉट से स्टैंडर्ड है, बट ये अप्रोच आपके दिमाग में नहीं आएगी अगर आपने इसको पहले देखा नहीं हुआ है। तो कुछ हद तक छोटा सा स्टैंडर्ड में लिख देता हूं इसको, ठीक। अभी तो मैं नहीं कहूंगा, बट सवाल को क्लास के बाद जो मेथड मैं करवा रहा हूं उसके अलावा किसी और मेथड से ट्राई करना, हालत राइट हो जाएगी। तो पर्पस है कि मुझे 3 कपल्स को यहां पे ऐसे अरेंज करना है कि किसी भी कपल में HW से पहले ना आ जाए, यानी कि यहां पे H1, यहां पे W1 नॉट अलाउड, यहां पे W1, यहां पे H1 अलाउड। H1 जहां भी है W1 के बाद होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। अब सुनो करते क्या है, इसमें पहले 6 में से कोई 2 प्लेस उठा लो, कोई 2 प्लेस उठा लो, कोई 2 प्लेस उठा लिए सर। यहां पे पहले कपल को अरेंज करो, और पहले कपल को अरेंज करने का एक ही तरीका है, पहले वाइफ आएगी बाद में H आएगा, पहले वाइफ आएगा फिर आएगी फिर हस्बैंड आएगा। लव यू टू शेरा, गॉड ब्लेस यू। अब क्या करो, बचे हुए 4 स्पेस में से 2 स्पेस और उठाओ। मान लो आपने ये 2 उठा लिए, अब इस पे दूसरे कपल को अरेंज करो। उसको भी अरेंज करने का एक ही तरीका है, पहले वाइफ ने आना फिर हस्बैंड ने आना है, 1। और बचे हुए जो 2 है वहां पे तो बचा ही अब एक ही है, जो लास्ट बचा है। एक ही तरीका अरेंज करने का, पहले वाइफ फिर हस्बैंड। लव यू टू शेरा, गॉड ब्लेस यू। तो ये आपका आंसर आया। तो ये एक थोड़ा स्टैंडर्ड अप्रोच है, इसे ऐसे ही करना पड़ता है, इसे थोड़ा 2-3 बार पढ़ के दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, अब आता है गैप मेथड और ब्लॉक मेथड, जो कि पीएनसी का बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इसके ऊपर ही बहुत सवाल आते हैं और ये यूज भी काफी होता है जेई में। अगर बात करें, बड़ा स्टैंडर्ड मेथड, बड़ा सा स्टैंडर्ड, भैया ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड मेथड है, गैप मेथड, ब्लॉक मेथड। सवाल के थ्रू सीखेंगे इसको। पहला पार्ट देखिए, इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर।
इसे कहते हैं गैप मेथड। जब भी आप ऐसे अरेंज करना चाहते हो कि एक ग्रुप जो है वो सारा अलग अलग हो जाए, सारा मतलब कोई दो भी एक साथ नहीं बैठ पा रहे, उसे कहते हैं गैप मेथड। क्यों? क्योंकि हम इन्हें बाकियों के गैप में बिठा देंगे। अगर ये सारे के सारे इनके गैप में आ जाएंगे तो अपने आप ही सारे अलग अलग हो गए, राइट। तो जिनको अलग अलग करना होता है ना, उनको दूसरों के गैप में बिठाते हैं। अब अगर दूसरों के गैप में बिठाना है तो पहले दूसरों को बिठाओ। तो 7 बॉयज को अरेंज कर दो, 7 बॉयज को अरेंज कर दो, पहले दूसरों को बिठा दो। अब इनके गैप्स में गर्ल्स को बिठाओ। तो पहले देखो गैप है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 अंदर गैप और 2 कॉर्नर में, टोटल 8 गैप है। तुमको कितने गैप चाहिए? सर मेरे को तो 4 ही गैप चाहिए सर, 4 गर्ल्स बिठानी है। तो भैया पहले इन 8 गैप में से 4 गैप पकड़ने पड़ेंगे ना कि कहां पे गर्ल्स बैठेंगी। आप कोई 4 गैप पहले सेलेक्ट करेंगे ना, तो 8 में से पहले 4 गैप्स को सेलेक्ट कर लीजिए और अब इन गैप्स में गर्ल्स को बिठा दीजिए। बिठाना मतलब अरेंज कर दीजिए। तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच। पहले बाकियों को बिठाइए, रिक्वायर्ड गैप्स को सेलेक्ट करिए और वहां पे फिर गर्ल्स को बिठा दीजिए। स्टैंडर्ड अप्रोच, गैप मेथड। जब भी कुछ चीजों को अलग अलग करना है, ऑल गर्ल्स टुगेदर। और पहले बता दूं ये गैप मेथड, ब्लॉक मेथड इनफॉर्मल टर्म्स हैं, ओके। ऐसा फॉर्मल टर्म नहीं होता ये ब्लॉक मेथड। जब कुछ चीजों को एक साथ रखना है तो लगाया जाता है ब्लॉक मेथड। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए। अब क्या किया जाता है, भैया मेरे पास कुछ बॉयज थे और कुछ गर्ल्स थी, मुझे इनको ऐसे बिठाना है कि गर्ल्स जो है ना वो एक साथ रहें। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इनको एक ब्लॉक में रख दो। तो मेरे पास 7 बॉयज हैं और एक ब्लॉक है। भैया ये ब्लॉक जो है ऐसे ऐसे जाएगा पूरे का पूरा, यानी कि इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो। तो 7 ऑब्जेक्ट और ये 8वां ऑब्जेक्ट, ओके सर। मान लो आपने ऐसे रख दिया B1 B2, यहां पे रखा ये ब्लॉक G1 G2 G3 G4 और यहां पे बाकी बॉयज आ गए B3 B4 B5 B6 B7। तो आपने कहा 8 फैक्टोरियल से बन गई बात, बट डू यू रियलाइज भाई ये अंदर भी तो आपस में अरेंज होंगी, ब्लॉक के अंदर तो अरेंज हो सकती हैं। ये वाला स्टेप अक्सर बच्चे मिस करते हैं, भाई अंदर अरेंज हो सकती हैं 4 फैक्टोरियल। तो पहले उसको ब्लॉक मानिए, यानी कि उसको एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इसको एक मानते हुए इन सबको अरेंज कर दीजिए एंड देन इस ब्लॉक के अंदर इनको आपस में अरेंज करिए। दैट इज योर आंसर। बहुत बढ़िया, नाइस, बढ़िया, नाइस। नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, इसको समझना जरूरी है। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर मतलब सारी लड़कियां अलग अलग हैं। नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर मतलब सारी की सारी एक साथ नहीं है। इधर 2 एक साथ और इधर 2 एक साथ अलाउड, इधर 3 एक साथ, इधर 1 अलग अलाउड, चारों एक साथ वो नॉट अलाउड। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। बिल्कुल सही सोचा आपने सर, इसको कॉम्प्लीमेंट से करना चाहिए। अगर टोटल अरेंज करते तो 11 फैक्टोरियल वेज आते, यस और नो, 7 और 4 11 फैक्टोरियल। उसमें से वो वाले तरीके सारे हटा दो जब गर्ल्स टुगेदर थी, ऑल गर्ल्स टुगेदर, क्योंकि यही वो सिनेरियो है जो मैं नहीं चाहता। चारों की चारों एक साथ आ गई, ये मैं नहीं चाहता। 3 एक साथ है, 1 अलग है चलेगा, 2 अलग है 2 अलग है चलेगा, चारों एक साथ आ गई ये नहीं चलेगा। बस ये वाला केस हटा दिया जो हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किया, बहुत बढ़िया, छा गए। हाँ, ये सवाल देखो। 2 फैमिलीज विद 3 मेंबर्स ईच, 2 फैमिली है, दोनों में 3 मेंबर है, ठीक है भैया। एंड 1 फैमिली विद 4 मेंबर्स आर टू बी सीटेड इन अ रो। ओके भैया, फैमिली 1
इसमें 3 मेंबर हैं, फैमिली 2 इसमें भी 3 मेंबर हैं, और फैमिली 3 इसमें 4 मेंबर हैं। आगे क्या लिखा है, अब इनको रो में बिठाना है, टोटल 10 लोगों को रो में बिठाना है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड सो दैट सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। भैया इन 10 लोगों को रो में बिठाना है सच दैट ये तीनों एक साथ रहें, ये तीनों एक साथ रहें, ये तीनों एक साथ रहें। तो भैया 3 ब्लॉक बना देंगे, यस और नो? भैया इनको एक साथ तो एक ब्लॉक बना दिया, इनको एक साथ एक और ब्लॉक बना दिया, इनको एक साथ एक और ब्लॉक। अब ये पूरे ब्लॉक ऐसे से मूव करेंगे। टोटल 3 ब्लॉक थे तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, बट भैया ब्लॉक के अंदर तो ये अरेंज होगा ना, ब्लॉक के अंदर तो ये अरेंज होगा ना, ब्लॉक के अंदर तो ये अरेंज होगा ना। तो ये आपका आंसर आ गया। यस सर, इट इज 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल। परफेक्टली फाइन, वेरी नाइस। चलो एक और सवाल, फिर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। लेट n बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू in such a way that all the girls stand consecutively in the queue। ठीक है भैया, n जो है वो है नंबर ऑफ वेज जिसमें 5 बॉयज 5 गर्ल्स ऐसे खड़े होते हैं कि पांचों गर्ल्स एक साथ है। अब तो ओरली कर दे, है ना भैया, B1 B2 B3 B4 B5, और यहां पे एक ब्लॉक है जिसमें पांचों गर्ल्स बैठी हुई हैं। जितने तरीके से ये हो सकता है वो है आपका n। तो ये कितने तरीके से होगा सर? 5 + 1 6, तो 6 फैक्टोरियल, और इस ब्लॉक के अंदर ये पांचों आपस में अरेंज होंगी 5 फैक्टोरियल। इसका ना आगे का पार्ट बहुत अच्छा है। अब ध्यान से देखना। Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively। exactly 4 girls। ये अच्छा सवाल है भैया। exactly 4 को एक साथ आना है और 5वीं गर्ल को अलग आना है। ये ब्लॉक और गैप का मिक्सचर बन गया। अब इन 4 का एक ब्लॉक और ये एक अलग, और इन दोनों को आपस में साथ नहीं होने देना, क्योंकि अगर साथ हो गई तो पांचों गर्ल्स एक साथ हो गई। मुझे exactly 4 ही एक साथ चाहिए, तो इन दोनों को गैप में बिठाना पड़ेगा। यू सी दैट, लाइक B1 B2, एक गर्ल यहां पे आएगी और एक ब्लॉक यहां पर आएगा जिसमें 4 गर्ल्स होंगी। आइडिया समझ गए? बहुत प्यारा सवाल, ब्लॉक भी लग रहा है, गैप भी लग रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो सबसे मैक्सिमम बच्चे भूलते हैं, भैया पहले 4 लड़कियों को सिलेक्ट करो जिनको ब्लॉक में डालना है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं हुआ कौन सी 4 आ रही है। तो सबसे पहले मैंने 4 लड़कियां सिलेक्ट की जिसको मैंने ब्लॉक में डाला और 5वीं को अलग किया। अब इन 2 को मैंने बाकियों के गैप में बिठाना है, तो पहले बाकियों को बिठाया। मेरे पास आए 6 गैप, उन 6 में से मेरे को चाहिए थे 2 गैप। उन 2 गैप्स में इन दोनों को बिठा दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिपीट, इसका m वाला पार्ट खुद से सेशन के बाद रिपीट करना। आगे तो m/n पूछे तो इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाता है। आंसर आ जाता है 5। इसे रिपीट जरूर करना है। m पार्ट को खास करें, m पार्ट को, सॉरी, उसमें ब्लॉक भी लग रहा है और गैप भी लग रहा है। अभी माला जो है हमारे चरणों में लिपट गई थी, बड़ी मुश्किल से हमने आपको बचाया और माला को भी बचाया। ओके, नाउ लेट्स सी द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इफ फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। ये इजी पार्ट है, राइट? जैसे अब ABCDE 5 लेटर थे, अरेंज करना था 5 फैक्टोरियल। बट अगर कुछ अलाइक आ गए, जैसे कि MUMMY, भैया 3 M अलाइक हैं और UY डिस्टिंक्ट हैं, तो कितने तरीके आएंगे? पहले फॉर्मूला, जितने तरीके आते डिवाइड बाय जितने अलाइक हैं।
जैसे यहाँ पे आते 1 2 3 4 5 6 7, इतने तरीके आते अगर डिस्टिंक्ट होते, बट आर आर अलाइक है, ए अलाइक है। तो दैट इज हाउ वी फाइंड अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। टोटल डिवाइड बाय जितने सेम है उसके फैक्टोरियल, जितने सेम है उसके फैक्टोरियल। तो यहां पे आ गया 7, 2 ए सेम है, 3 बी सेम है और 2 सी सेम है। शाबाश सर। वैसे ये फॉर्मूला बना कैसे है? छोटा सा हिंट दे देता हूं, ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर ये m1 m2 m3 अलग अलग होते तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता? 3 फैक्टोरियल, और वो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट में होता क्योंकि सब जॉब 1 सब जॉब 2 लगा रहे होते। पर अब कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। तो इसको जब अरेंज कर रहे थे और आपने 5 फैक्टोरियल लिख दिया था तो वो एक्चुअल आंसर का 3 फैक्टोरियल टाइम्स आया होगा, हेंस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। इस बात को 2 बार सुनिए, आपके ये जो चक्षु होते हैं ना खुल जाएंगे। 2 बार सुनना पड़ेगा पर। और फॉर्मूला बहुत ही आसान है तो फॉर्मूले से भी प्रोसीड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। जैसा कि मैंने कहा ब्लॉक और गैप जगह जगह पे लगवाएंगे आपसे। तो यहां पे कहते हैं कितने अरेंजमेंट हैं जिसमें वॉवल एक साथ है। तो वॉवल लिख लेते हैं पहले। आई एक बार आया, ई ई ई 3 बार ई है, एंड दैट्स इट। यस सर। बाकी क्या है? एन डी पी एन डी, फिर से आ गया, फिर बचा एन बड़े हैं इसमें यार, फिर आ गया सी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 11, 1 2 3 4 5 7 8 और 12 है। वे कौन सा मिस किया मैंने? एक मिस किया। कौन सा मिस किया हमने? एन 1 2 3 1 2 3, डी 2 बार लिख दिया, पी 1 बार था और सी 1 बार था। कौन सा मिस किया मैंने भैया? अच्छा ई 4 बार है, ई 4 बार है, ई 4 बार है, ई 4 बार है। तो कहता है इसको ऐसे अरेंज करिए कि ये सारे एक साथ रहे। अब एक साथ रखना तो एक ब्लॉक मान लिया। अब कर दो अरेंज भैया। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, इतना है ना। बट इन 8 में से 1 2 3 सेम है। हाँ जी सर। 1 2 ये भी सेम है। अब जाएंगे ब्लॉक के अंदर। जब ब्लॉक के अंदर गए, क्योंकि ये आपस में अरेंज होंगे, तो ब्लॉक के अंदर 5 फैक्टोरियल बट 4 ई सेम है। तो ये आ गया मेरा आंसर। चमक गया सबको? बहुत बढ़िया जिंदगी भैया। यहां पे ना इधर 4 फैक्टोरियल मत लगा देना, क्योंकि यहां पे 8 फैक्टोरियल लिखते वक्त आपने इसको एक ऑब्जेक्ट माना है, इसको 5 नहीं माना है, एक ही माना है। तो यहां पे नीचे 4 फैक्टोरियल मत लगाना, यहां पे लगेगा जब आप इसके अंदर अरेंजमेंट कर रहे हो। शाबाश। द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विद सम, सवाल पढ़ो जरा। कहता 7 डिजिट इंटीजर कितने बनाए जा सकते हैं 1 2 3 को यूज करते हुए, सच दैट सम ऑफ डिजिट 10 आए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट नंबर बनाना है। यूज करने के लिए सिर्फ 1 2 3 है मेरे पास, यानी कि ऑब्वियसली रेपिटेशन अलाउड है, क्योंकि 3 डिजिट 7 डिजिट नंबर बनाना है तो यहां से रेपिटेशन करना पड़ेगा। कंडीशन ये कि इनका सम जो है वो 10 बनना चाहिए। तो यहां पे आप प्योर अकल से केस बनाएंगे, और केस बनाने का सबसे आसान तरीका होता है सबसे छोटे से शुरू हो जाइए। 1 1 1 1 1 1, आपने सारे 1 1 रख दिए। क्या टोटल सम 10 बन रहा है? नहीं। तो किसी एक को बड़ा करो। 2, क्या सम बन रहा है 10? नहीं सर अभी भी नहीं बना। तो दूसरे को बड़ा करो। अभी 3 तक नहीं जाएंगे, बस एक नंबर बड़ा किया, बस अभी उसी को एक्सप्लोर करेंगे। क्या सम बन रहा है 10? नहीं सर। एक तीसरे को बड़ा करो। अभी बन रहा है? हाँ सर अब बन गया। ये मेरा फेवरेबल है सर। अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके आएंगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। डन सर। अब फिर से शुरू हो जाओ। 1 1 1 1 1 1 1। सम 10 बन रहा है? नहीं। अब इसको
2 की बजाय 3 करो। अब 3 को यूज करेंगे। क्या सम बन गया 10? नहीं सर, 3 6 9 सर 9 बनाए, एक बस एक का इंक्रीमेंट चाहिए तो 1 की जगह पे 2 कर दो। अब बन गया 10? हाँ जी सर बन गया। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। कैन यू सी 2 3 नहीं लगा सकते, 2 3 लगाते तो ये 6 और ये 5 11 बन जाता। वो जितने भी आ सकते हैं एडजस्ट हो चुके हैं, यानी कि और पॉसिबिलिटी बची नहीं कोई भी। तो यही आपके दो आंसर आ गए, इनको ऐड कर दीजिए एंड यू गेट द आंसर। ये सारे भी मेरे आंसर, ये सारे भी मेरे आंसर। बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 which can be formed using 1358 if repetition is allowed। 1358 को यूज करते हुए 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भैया एक चीज ध्यान से सुनना, इस चीज में ना इसने सारी कठिनाई बढ़ा दी है, सारी की सारी कठिनाई इसी ने बढ़ाई है। अगर रेपिटेशन अलाउड ना होता ना तो सवाल बहुत घटिया होता। सुनो क्या करना होता, मान लो रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो क्या करना पड़ता, इन्हें यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना है, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उसका सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल होता है। सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल होता है। तो मैं क्या करता, भैया रेपिटेशन अलाउड है नहीं, इसमें से 3 उठाने हैं तो ऐसे उठा लेंगे जिनका सम 3 का मल्टीपल है। डन। अभी सम कितना है? 4 5 9 और 8 17, राइट। टोटल 17 बनता है। अगर मैं एक को ना उठाता तो सम बनता 16। तो ये 3 मेरे काम के नहीं है। 16 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर 3 को ना उठाता तो सम बनता 14, मेरे काम का नहीं है। तो 158 भी काम का नहीं। अगर 5 को हटा देता, 5 को, तो सम बनता कितना? 12, ये मेरे काम का है। नहीं सॉरी, 12 काम का है। तो 138 से मैं जितने भी नंबर बनाता वो सारे 3 के मल्टीपल आते। इनका सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल, तो भैया 3 फैक्टोरियल आ जाता। अगर मैं 8 को हटाता तो भी जो नंबर बनते भैया वो 3 से डिविजिबल होते। इनको यूज करके जितने मर्जी नंबर बनाओ सारे 3 के मल्टीपल आएंगे। तो भैया ये भी आता 3 फैक्टोरियल और सवाल खत्म हो जाता। सवाल खत्म। और कम वक्तों ने कह दिया रेपिटेशन अलाउड है। अलाउड है मतलब ये तो आएंगे ही, पर इसके साथ वो ऑप्शन भी बनेंगे जब डिजिट रिपीट हो रहे थे। जब डिजिट रिपीट होते वो भी रखने पड़ेंगे और वो आपको अब खुद देख देख के बनाने पड़ेंगे। क्या क्या उठा सकता हूं जिससे सम जो है 3 का मल्टीपल रहे, और उसमें सबसे आसान तरीका होता है मैक्सिमम रेपिटेशन से शुरू कर दो। मैक्सिमम रेपिटेशन। तीनों 1 मेरे काम के हैं, हाँ जी सर हैं। एक ही तरीका अरेंज करने का। तीनों 3 मेरे काम के हैं, हाँ जी सर हैं, तो एक ही तरीका। तीनों 5 मेरे काम के हैं, हाँ जी सर हैं, 5 15 हो गया सर, पर एक ही तरीका अरेंज करने का। तीनों 8 मेरे काम के हैं, हाँ जी सर है, 24 मेरे काम के हैं। अब एक रेपिटेशन कम कर दो, 2 रेपिटेशन हो रहे हैं, तीसरा अलग है। 113 मेरे काम का है, 9 सर 5 बन रहा है। 115 मेरे काम का है, 9 सर 7 बन रहा है। 118 मेरे काम का है, 9 सर 10 बन रहा है। ओके अब 3 पे आ जाओ। 331 मेरे काम का है 9, 335 मेरे काम का है 9, 338 मेरे काम का है 9। अब 5 पे आ जाओ। 551 मेरे काम का है 9, 553 मेरे काम का है 9, 558 मेरे काम का है यस, 18 ये मेरे काम का है। अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। रैंडम नहीं चलना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज रैंडम नहीं चलना है। एक्सट्रीम से शुरू होके एक एक कम करते जाओ। अब 8 पे आ जाओ। 881 ना 17 बन रहा है भैया। 883 19 ना 885 21 बनता है भैया। 881 21 बनता है 3 से, राइट। तो ये बन गया 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब आ जाओ, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, वो तो मैंने पहले ही गिन लिए। तो ये बन गए टोटल मेरे आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस बन गए। इनको ऐड कर दो, वो मेरा आंसर है 22 आ रहा होगा। सबको चमक गया पॉइंट कैसे बनाते हैं एक ऑर्डर पे चल के, है ना। सर ये 5 है, वहां कहाँ मैंने गलती ली थी कुछ, कहाँ पे 5 है भैया? अच्छा यहाँ पे 1 नहीं है, सॉरी, ठीक 5
थैंक यू शेरा, थैंक यू। ओके, तो दैट इज हाउ यू एक्चुअली मेक द केसेस। मैं रिपीट लिख देता हूं ताकि आप एक बार केस बनाने की प्रैक्टिस यहाँ पे करो। ओके, सम स्पेशल प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिनको हम नाम देते हैं, थोड़ी इज्जत देते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि उसका मेथड कुछ नाम, मेथड अलग है, नहीं, मेथड यही घूमेंगे बार बार, पर उनकी इज्जत है, उनको नाम दिया जाता है। डीरेंजमेंट प्रॉब्लम, इसका एक फॉर्मूला है। डिक्शनरी प्रॉब्लम, मेथड नया नहीं बट डिक्शनरी प्रॉब्लम कहते हैं क्योंकि कुछ इज्जत है। सम ऑफ डिवाइजर एंड एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल, इसके फॉर्मूले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट होता क्या है? मान लीजिए मेरे पास 4 लेटर्स हैं, राइट, और ये रहे इनके एड्रेसेस। पहली लेटर का एड्रेस, दूसरी लेटर का एड्रेस, तीसरी लेटर का एड्रेस और चौथी लेटर का एड्रेस। 4 लेटर को 4 एड्रेस पे भेजने के कितने तरीके सर? 4 फैक्टोरियल। इसको कहते हैं अरेंजमेंट्स। 4 चीजों को 4 जगह भेज दिया। इन्हीं 4 लेटर को यहां भेजना है सच दैट कोई भी लेटर अपनी जगह पे ना जाए। जैसे कि इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, कोई भी लेटर अपनी जगह पे नहीं गई, तो इसको कहते हैं डीरेंजमेंट। सो डीरेंजमेंट होता है चीजों को ऐसे भेजना कि कोई भी अपनी डेजिग्नेटेड जगह पे ना जाए, उसे कहते हैं डीरेंजमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ ये है उसका फॉर्मूला। अगर n चीजों को डीरेंज करना हो तो ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल इंटू ये एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर 4 चीजों को डीरेंज करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डीरेंजिंग 4 ऑब्जेक्ट्स। भैया 4 लेटर थे, उनको ऐसे अरेंज करो कि कोई भी अपने एड्रेस पे ना जाए, तो वेज होंगे 4 फैक्टोरियल 1 - 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल। सर यहाँ पे पहली 2 टर्म्स तो कट ही रही हैं। हाँ बेटा कटती हैं, पर इनको लिखा जाता है क्योंकि वो पैटर्न बन जाता है। 1 - 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3, तो पैटर्न को याद रखने के लिए लिखा जाता है, अदरवाइज कटेंगे ही। फॉर्मूला यहां से शुरू होगा। ओके, फाइंड नंबर ऑफ डीरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर, वो तो कर दिया पीछे। हाउ मेनी वेज आर सच दैट, अच्छा यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, इसकी जब वैल्यू निकालनी है ना तो एलसीएम नहीं लेना बैठना बेटा, ठीक है। इस 4 फैक्टोरियल को अंदर ले जाओगे। 4 फैक्टोरियल जब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा तो 4 × 3 बचेगा। 4 फैक्टोरियल जब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा 4 बचेगा, और जब ये इससे डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। ऐसे निकालना है, ओके। एलसीएम लेने में टाइम नहीं वेस्ट करने बैठ जाना। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ डीरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर, वो कर दिया हमने। हाउ मेनी वेज आर सच दैट ओनली 1 लेटर गोज टू इट्स ओन एड्रेस। 4 लेटर हैं, उनके 4 एड्रेस थे। कहता एक लेटर है जो अपने एड्रेस पे जानी चाहिए, बाकी तीनों लेटर डीरेंज हो जानी चाहिए। अब सबसे बड़ी गलती, ओके सर तो 3 लेटर्स को डीरेंज कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती। सॉरी, गलती क्या है? एक को तो अपने एड्रेस पे ही जाना है, तो उसको तो एक ही तरीका है कि अपने एड्रेस पे चली जा, राइट। तो गलती क्या है इसमें बेटा? गलती ये है कौन सी लेटर जा रही है अपने एड्रेस पे, पहले वो तो सिलेक्ट करो। क्या उसने बोला कि पहली लेटर को अपने एड्रेस पे भेजना है या सेकंड लेटर को अपने एड्रेस पे भेजना है? नहीं बोला। तो सबसे पहले आप वो लेटर सेलेक्ट करेंगे जिसको उसकी जगह पे भेजना है, फिर उसको भेजेंगे। उसको भेजने का एक ही तरीका है। अगर आपने लेटर 1 सेलेक्ट किया है तो उसको भेजने का एक ही तरीका है, A1 पे ही जानी है। उसको भेजने के बाद जो बाकी 3 बचे हैं उनको डीरेंज करेंगे, उनको डीरेंज करेंगे। ओके सर, ये एडवांस में सवाल आया था, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनना। एक लाइन का मतलब 2 अक्षरों का आंसर है इसका, अगर आप सही तरीके से करो। लेंदी वे से जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप्स आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6। भैया 6 कार्ड है, उनके 6 एनवेलप है।
cards are to be placed in envelope so that each envelope contains exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number. बेसिकली 6 के 6 एनवेलप डी रेंज हो रहे हैं, कोई भी अपने एनवेलप में नहीं जा रहा. ओके. एंड मोर ओवर द कार्ड नंबर्ड 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवेलप नंबर 2. कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, कार्ड 6, envelope 1, envelope 2, envelope 3, 4, 5 और 6. ये सिचुएशन है. कहता इनको डी रेंज करना है, डी रेंज. पर डी रेंज करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि कार्ड 1 जो है वो एनवेलप 2 में जाए. अब ये पिछले सवाल से अलग हो गया. क्यों? C1 अगर E1 में जाता तो बाकी 5 को डी रेंज करने के लिए मैं D5 मतलब 5 का फॉर्मूला लगाता, सो D5 कहते हैं 5 का डी रेंजमेंट. बट यहां पे C1 E1 में नहीं गया, C1 E2 में गया है. अब कहता इन 5 को इन जगह पर डी रेंज करिए. सवाल में फर्क समझ चुके हैं? पहली बात तो यहां पे इन 5 का डी रेंज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि C2 के सामने E2 होता, C3 के सामने E3 होता, C6 के सामने E6 होता तो 5 का डी रेंज होता. यहां पे C2 के सामने E2 है ही नहीं, E2 तो कंज्यूम ही हो गया, चीजें चेंज हो गई. तो अब करना क्या था? बहुत ही घटिया. ध्यान से सुनो. जब इसके डी रेंज हुए होंगे 6 के 6, उसको शॉर्ट में D6 लिखते हैं. D6 यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल करते करते 1/6 फैक्टोरियल. D6 कहते हैं उसको. यहां पे लिखा है मैंने, हाँ लिखा है DN इसको कहते हैं, राइट. तो ये हो गया D4, शॉर्ट में D कह देते हैं उसको. जब मैं डी रेंज करता 6 के 6 चीजों को, डू यू एग्री उन D6 में एक बार C1 E2 में गया होता, एक बार C1 E3 में गया होता, एक बार E4 में, एक बार E5 में, एक बार E6 में. यस और नो? हाँ सर. जितनी बार C1 E2 में गया होगा, जितनी बार से मेरा मतलब C1 E2 पे गया और ये सारे यहां पर कुछ तो उल्टे पुल्टे चले गए. जितनी बार C1 E3 पे गया होगा यानी कि ये E3 पे चला गया और ये सारे बाकी जगह पे उल्टे पुल्टे हो गए, वो बराबर होंगे. यस और नो चमकता है. C1 E2 पे गया, बाकियों को आपने अरेंज कर दिया. C1 E3 पे गया, बाकियों को अरेंज कर दिया. ये बराबर तरीके बराबर होंगे. हाँ सर. तो आपका जो आंसर है बेटा वो ये आना चाहिए, क्योंकि टोटल डी रेंजमेंट जो थे उनमें जितनी बार ये E2 पे गया होगा उतनी ही बार E3 पे गया होगा, उतनी ही बार E4 पे, उतनी ही बार E5 पे, उतनी ही बार E6 पे. तो आपको चाहिए कि E2 पे कितनी बार गया भैया? टोटल डी रेंजमेंट का 5 टाइम्स डिवाइड. शाबाश. गॉड ब्लेस यू शेरा. तो ये आपका बहुत ही प्यारा सवाल है. इसे मैं सजेस्ट करूंगा कि रिपीट करिए, कंसेप्ट लेवल पे सोचिए, कंसेप्ट लेवल पे रिपीट करिएगा कि D6/5 क्यों आया है. जो मैंने समझाया उसको तो एक बार दोबारा आपने सोचना है. देन कम्स डिक्शनरी प्रॉब्लम. ये डिक्शनरी प्रॉब्लम क्या है भैया? आपको ना कुछ लेटर दिए जाएंगे, कहा जाएगा इसी लेटर से एक डिक्शनरी बना दो, बस और कोई लेटर यूज नहीं करना. अब उस डिक्शनरी में एक वर्ड का रैंक बताइए. फाइंड रैंक ऑफ सूरत इन डिक्शनरी मेड अप ऑफ ऑल द 5 लेटर्स ऑफ SURAT, ईच लेटर यूज्ड ओनली वंस. कहता
SURAT, इन 5 लेटर को यूज करते हुए डिक्शनरी बनाइए। डिक्शनरी मतलब पहले ए वाले सारे वर्ड्स आएंगे, फिर कौन से आ जाएंगे RSTU, फिर R वाले सारे वर्ड आएंगे, फिर S वाले आएंगे, फिर T वाले आएंगे, फिर U वाले आएंगे। यस और नो? डिक्शनरी का ऑर्डर पता है? इस डिक्शनरी में, सिर्फ इस डिक्शनरी में सूरत वर्ड किस नंबर पे आएगा ये बताना है आपने। गॉट इट सर? अब इस सवाल को करने का एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, वो क्या होता है देखिए। सबसे पहले तो इन लेटर्स को उस ऑर्डर में लिख लीजिए जो एक्चुअल ऑर्डर है। ओके सर, ARSTU। ये ध्यान रखिएगा कि आप कोई गलती ना कर दें। पहले A आता है, फिर R आता है, फिर S आता है, फिर T आता है, फिर U आता है। तो डिक्शनरी बनाते वक्त इसकी हेल्प होगी हमें। ओके, अब सूरत देखना कब आएगा। अब तरीका क्या है, गिनने शुरू हो जाइए। सबसे पहले ए के साथ वर्ड्स बनाइए। कितने बनेंगे सर? ए के साथ टोटल 4 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे। ये बचे हुए 4 यहां पे अरेंज करते रहिए, उतने वर्ड ए से शुरू होने वाले बन जाएंगे। क्या आपको पहले ए चाहिए था? नहीं सर, मेरे को एस चाहिए। अच्छा, अब ए के बाद किसकी बारी आएगी? आर की। कितने वर्ड बनेंगे सर? 4 फैक्टोरियल। 1 2 3 4, इन चारों को यहां पे अरेंज करते रहिए, वो सारे वर्ड आर से शुरू होंगे। टोटल 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे जो आर से शुरू होंगे। क्या तुमको आर वाला वर्ड चाहिए? नहीं सर, मेरे को तो एस वाला चाहिए। लो भैया, एस आ गया। अब एस की बारी। जैसे ही तुम्हारा लेटर मैच हो गया, भैया इस एस के ना मुझे आगे नहीं जाना, मुझे टी पे नहीं जाना, इसी में रहना है, इसी में अंदर घुसना है। अब तो इसको कर दीजिए पैक। अब आ जाइए सेकेंड लेटर पे। मुझे एस के बाद टी पे नहीं जाना, इसके अंदर जाना है। अब यहां पे आइए। यहां सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले ए आएगा। क्या मुझे ए चाहिए? नहीं सर, मेरे को तो यू चाहिए। तो ए के साथ जितने वर्ड बनते हैं सारे काउंट करिए। कितने बने? 3 फैक्टोरियल। ए के बाद क्या आएगा सर? ए के बाद आर आएगा। क्या आपको आर चाहिए? नहीं सर, मेरे को यू चाहिए। तो आर के सारे वर्ड्स भी क्रॉस करिए। आर के बाद क्या आएगा सर? आर के बाद एस। बेटा ऐसे नहीं गिनना क्योंकि एस आ चुका है और रेपिटेशन लाउड नहीं है। फिर क्या आया? टी। क्या आपको टी चाहिए? नहीं सर, मेरे को यू चाहिए। तो इसके भी सारे के सारे वर्ड गिनिए। इसके बाद थोड़ी राहत मिली क्योंकि अब यहां पे बारी आई यू की। जैसे ही लेटर मैच कर गया, उसको फिक्स कर दीजिए कि भैया अब इसको नहीं चेंज करना, अब इसके आगे की बारी आएगी। यहां सबसे पहले क्या आएगा सर? ए आएगा। क्या आपको ए चाहिए? नहीं सर, मेरे को तो SUR चाहिए। तो ए से कितने वर्ड बनेंगे सारे काउंट कर दीजिए। 2 फैक्टोरियल सर। सबको नजारे आ गए? मेथड समझ आ गया? अब ए के बाद क्या आएगा सर? ए के बाद आर आएगा। क्या आपको आर ही चाहिए था? हाँ सर, मुझे आर ही चाहिए था। जैसे ही चाहिए था भैया, ये ब्लॉक हो गया, अब इसको नहीं चेंज करना, अब इसके आगे जाएंगे। यहां सबसे पहले क्या आएगा सर? ए आएगा। क्या आपको ए ही चाहिए था? हाँ सर, मेरे को ए ही चाहिए था। तो ये पैक हो गया इसके आगे। बेटा जी 4 लेटर यूज हो चुके हैं, एक ही बचा है टी। यही चाहिए था? हाँ सर, यही चाहिए था। तो भैया ये भी तो एक वर्ड बना ना, इन 2 फैक्टोरियल के अगला वर्ड ये है, तो भैया 1। तो टोटल आंसर आ गया 24 + 24 + 6 + 6 + 6 + 2। इतने नंबर्स को क्रॉस करने के बाद जो अगला वर्ड आएगा वो सूरत होगा। इस सवाल में जो पहली बार कर रहा है वो तो इसको जरूर रिपीट करे। स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड वैरायटी है। ओके, इसमें स्टैंडर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, इसको नॉर्मली भी ऐसे ही करते। इस सवाल में जो थोड़ा बेटर बनाते हैं वो रेपिटेशन देके कर देते हैं। जैसे कि वर्ड दे देंगे स्मॉल, कहता स्मॉल का रैंक बताओ। अब स्मॉल में क्या है? ए, पहले तो ऑर्डर में लिखना। ओके, ALLMS। इसमें एल रिपीट हो रहा है, राइट? रिपीट हो रहा है। बेटा लैग हो रहा है क्या? फटाफट बताओ चैट में, लैग हो रहा है क्या? एनी मेरे कंट्रोल में नहीं है बेटा लैग, वो तो इंटरनेट है, कहीं से तो आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत लैग आ भी रहा है तो इस समय तो ठीक ही नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाइए।
थोड़ा बहुत तो चल जाता है यार, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, टेंशन ना लो। आ जाओ, ALLMS। अब यहाँ पे L 2 बार आ रहा है तो उसका क्या ध्यान रखना है वो देखिए भैया। सबसे पहले क्या आएगा? A। क्या आपको A चाहिए? नहीं सर, मेरे को S चाहिए। तो A के साथ जितने वर्ड बनते हैं सारे बना दीजिए भैया। A के साथ कितने वर्ड बनेंगे? ये 4 यहाँ पे अरेंज जितने तरीके से होंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि LL सेम था। और असली स्टेप अब है, यहाँ पे गलती बचानी है आपने। A के बाद बारी आई L की। क्या आपको L चाहिए? नहीं सर, तो मुझे L के सारे वर्ड गिनने होंगे। अब जो वर्ड बनेंगे 1 2 4, एक L यहां रख दिया, ये 4 यहां जितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे उतने वर्ड बन जाएंगे, तो 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल, बस ये ध्यान रखना है। ओके गुड। L के बाद बारी आई M की। 2 बार L की बारी नहीं आएगी, L के साथ एक ही बारी, सारे वर्ड गिन लिए L वाले। फिर M की बारी, फिर से 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अब ALLS यहाँ पे अरेंज होने हैं। और अब वो समय आया जब आपका लेटर मैच किया। जैसे ही मैच किया, मैं का पुत्र ब्लॉक। अब पहली पोजीशन नहीं छेड़ेंगे, सेकंड पोजीशन। सबसे पहले आया A। 1 2 3, कितने तरीके सर? LLM ने यहाँ पे अरेंज होना है 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अगली बारी आई L की। क्या आपको L चाहिए? नो सर, तो फिर से आगे गए। अब यहाँ पे किसने अरेंज होना है? A, L और M ने, तीनों अलग अलग हैं। 3 फैक्टोरियल। एक L यहाँ पे आ चुका है, प्लीज बी केयरफुल। आई शाबाश। अब बारी आई S के बाद, L के बाद M की। ले भाई, जिंदगी सवर गई अपनी। तो अब ये ब्लॉक अब आगे गए। सबसे पहले क्या आएगा? A। भैया A भी मैच कर गया, मैं क्या, जिंदगी सवर गई। अब आए यहां पे, बेटा बचा ही L था। अब मैच्ड 1, तो आपका आंसर आ गया दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड +1। दैट इज हाउ आप रेपिटेशन वाले सवाल में मैनेज करते हैं रैंक को। दैट वाज डिक्शनरी प्रॉब्लम। अब आता है डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स एंड एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। ये 3 वैरायटी स्टैंडर्ड मेथड है, आपको याद रखने हैं। डिवाइजर तो बहुत इजी है, उसके लिए मेथड नहीं, वो तो पुरानी चीजें चलती आएंगी। कहता 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 क्यूब के नंबर ऑफ डिवाइजर बताओ। तो हमने कहा क्या बकवास है, इसका कोई भी डिवाइजर जो है वो 2 पावर A इंटू 3 पावर B इंटू 5 पावर C टाइप का होगा, यस और नो। कोई भी डिवाइजर ऐसे ही तो होगा। ओनली थिंग इज ABC जो है इन 4 2 और 3 जो पावर्स है उसको क्रॉस नहीं करेंगे, उससे नीचे रहेंगे, खत्म। तो A पार्ट टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। तो भैया पहला सब जॉब A को फिल करो। A को फिल करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। मैं A को 0 ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं। 0 से लेके 4 तक कुछ भी ले सकता हूं। B को फिल करने के 3 तरीके हैं। मैं B को 0 1 या 2 कुछ भी ले सकता हूं। डिवाइजर बनाना है तो वहां जो पावर है ना उससे लेस देन इक्वल टू रखनी है। और C के मेरे पास 4 तरीके हैं। ये आगे टोटल डिवाइजर। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है? दिस -1। प्रॉपर डिवाइजर यानी कि जो नंबर इटसेल्फ है ना उसको हटा दो। जैसे 6 के टोटल डिवाइजर क्या है? 1 2 3 एंड 6। 6 के प्रॉपर डिवाइजर क्या है? 1 2 एंड 3। 6 को नहीं गिना जाता प्रॉपर डिवाइजर में, नंबर इटसेल्फ हटा दिया जाता है। यस, वो समझ नहीं आया? और भाई अगर मैं लिख दूं 2 पावर 0 3 पावर 1 5 पावर 3 तो क्या ये इसका डिवाइजर नहीं है? है ना? हाँ सर। 4 से लेस देन इक्वल टू कुछ भी रख सकता हूं, 2 से लेस देन इक्वल टू कुछ भी रखता हूं, 3 से लेस देन इक्वल टू कुछ भी रख सकता हूं, तो वो डिवाइजर ही रहेगा। ऐसा मत करो मेरे साथ, दिल ना तोड़ो यार। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। अब आ गया कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट क्या आया? अब आप A को 0 नहीं ले सकते, इवन डिवाइजर बोला गया है, तो 2 को तो आना ही है। तो अब A के पास 4 ऑप्शन है, या तो 1 या 2 या 3 या 4। अब वो 0 नहीं बन सकता, 2 की एक पावर तो आनी ही चाहिए। 3 और 5 की पावर कुछ भी आती रहे। B जो है लेस देन इक्वल टू 2 तो 3 ऑप्शन, C जो है लेस देन इक्वल टू 3 तो 4 ऑप्शन। थोड़ा लैग का इश्यू आ रहा है, ऐसा मत करो यार।
ओके, अच्छा आगे देखते हैं। अब आता है सम ऑफ डिवाइजर। एक कंसेप्ट देख लो, छोटू सा और कुछ नहीं। देखो a प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रोडक्ट की एक टर्म कैसे बनेगी? एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, यस और नो। जैसे कि a इंटू डी, कोई भी प्रोडक्ट की टर्म कैसे बनेगी? एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और फाइनली प्लस प्लस लिखा है तो सारे ऐड हो जाएंगे, यस और नो। हाँ सर, ऐसे ही बनता है। अगर यहां पे आगे f प्लस जी भी होता तो ये सारे के सारे पहले f से मल्टीप्लाई होते, फिर सारे के सारे g से मल्टीप्लाई होते। यानी कि इन तीन का एक प्रोडक्ट की कोई भी टर्म कैसी दिखती, एक यहां से आता, एक यहां से आता और एक यहां से आता। दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट वन टर्म इन द प्रोडक्ट, यस और नो। देख पा रहे हो, है ना? सम ऑफ डिवाइजर बोला है। पहले फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर उसका रीजन आपको काफी हद तक खुद समझ आ जाएगा। फॉर्मूला देखते रहो, मैं लगा रहा हूं। 2 पावर 0, 2 पावर 1 से लेकर 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 0, 3 पावर 1 से लेके 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2। ये मेरा आंसर है। दिस विल गिव मी सम ऑफ डिवाइजर। वेल, इसको आप आराम से जीपी से लिख सकते हैं। जीपी से लिखेंगे, जीपी से लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बट हाउ कम दिस इज माय सम ऑफ डिवाइजर? इस प्रोडक्ट की कोई भी एक टर्म कैसे बनेगी? भैया एक टर्म यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी। मैं लिख के दिखाता हूं। 2 पावर 1 यहां से ले लिया, 3 पावर 4 वहां से लिया, 5 पावर 1 यहां से लिया। इस प्रोडक्ट की एक टर्म देखो इस नंबर का डिवाइजर है, यस और नो? हाँ, सेम टू यू राहुल, गॉड ब्लेस यू बेटा। इस प्रोडक्ट की एक टर्म जो है वो इसका डिवाइजर है। तो यहां से आपको रियलाइज होगा कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी टर्म्स बनेंगे वो सारे इसके डिवाइजर बनेंगे। और क्योंकि यहां पे प्लस 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 है तो यहां पे बीच में क्या आएगा? प्लस। तो आपको सम ऑफ डिवाइजर मिल गया। आए नजारे? लगा दी आग, चमक गया कि वाई दिस इज सम ऑफ डिवाइजर्स। जीपी से ऐड कर दिया एंड फाइनली यू गेट द आंसर। अब आता है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? आपको ना एक प्राइम नंबर दे देंगे, जैसे 2 बोल देंगे और कहेंगे फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ दिस नंबर इन किसी का फैक्टोरियल बोल देंगे। मैं छोटा नंबर ले लेता हूं, मान लो 10 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपने 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली तो इस वैल्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 का कितना पावर आ रहा है? ठीक, इस वैल्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 का जो वैल्यू पावर आ रहा है ना, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन दिस नंबर। तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी प्राइम का n फैक्टोरियल में निकालने का। थोड़ा इशू आ रहा है क्या लैग का? ओके वेट अ मिनट, अभी थोड़ा ठीक कर देता हूं। हम नम 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 नम, छोटू सा लैग आएगा, वेट करना, ठीक है? अब जरा बताओ, आई होप अब चीजें बेटर होंगी। आई होप इशू ना आए। बेबी आज थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन में इशू की बार होता है वंस इन अ वाइल, तो शायद वही होगा। अब सब कुछ ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो हम इसको फॉर्मूला मैं यहां पे समझा रहा हूं इसी एग्जाम्पल के थ्रू। 2 का एक्सपोनेंट इन 50 फैक्टोरियल, ये नंबर हमेशा प्राइम होना चाहिए। ये फॉर्मूला एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर इन सम फैक्टोरियल होता है। फॉर्मूला होता है ये जो नंबर है 50 की बात कर रहा हूं, 50 फैक्टोरियल नहीं, 50 की, 50 डिवाइड बाय दिस प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर।
राइट, प्लस 50 डिवाइड बाय इस प्राइम का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 50 डिवाइड बाय इस प्राइम के क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे तब तक करते जाइए जब तक ये वैल्यू 0 ना बन जाए। अब आ गया 2 पावर 4, अब आ गया 2 पावर 5, और आप देख पाएंगे इसके बाद बन जाएगा 0। 50 डिवाइड बाय 64 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा। यही आपका आंसर होता है। 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 25, ये कितना आ गया? 12 इंटू 4 48, 12 पॉइंट समथिंग, तो जिंट आ गया 12। ये आ गया 6 पॉइंट समथिंग, तो 6। ये आ गया 3 पॉइंट समथिंग, तो 3। ये आ गया 1 पॉइंट समथिंग, तो 1। तो 37, 43, 46, 47। तो भैया इसके मुताबिक आप जब 50 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें 2 की पावर 47 आएगी। ठीक, ऐसे ही अगर 3 की बात करें, सेम फॉर्मूला, 50 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल जिंट, 50 डिवाइड बाय 9 का जिंट, 50 डिवाइड बाय 27 का, यहां पे जाके 0 बन गया। जब 0 बन गया वहां रुक गए। ये आपका आ गया 3 का एक्सपोनेंट इन 50 फैक्टोरियल। बट सर अगर मुझे 6 का पूछा होता, पहली बात फॉर्मूला इज ओनली फॉर प्राइम, तो 6 पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ओनली फॉर पी प्राइम। तो सर क्या करें? बेटा क्या करो, आपने अभी अभी 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकाला था ना, 2 पावर 47 आया था। अगर एक्सपोनेंट का मतलब समझ आ रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू में प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की कितनी पावर आ रही है। अभी 3 का भी निकाला, 22 आया। ऐसे बहुत सारे, फिर 5 का आएगा, फिर 7 का आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही दिखती है प्राइम फैक्टराइजेशन, यस और नो? तो 50 फैक्टोरियल की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की जाएगी तो 2 की पावर 47 आएगी, हमने निकाला। 3 की पावर 22 आएगी, हमने निकाला। ऐसे ही 5 की कुछ पावर होगी, 7 की कुछ पावर होगी, सो ऑन। इसको देखकर तुम्हें नहीं लगता मैं बता सकता हूं कि इसमें 6 की पावर कितनी आएगी? 6 की पावर 22 आएगी। 3 पावर 22 इंटू 2 पावर 22 मिलके 6 पावर 22 बनेगा। तो आंसर आ गया 22। तो जब ये प्राइम नहीं होगा ना, आप इसको तोड़ देंगे। 6 टूटा 2 इंटू 3, तो 2 का पावर निकालिए, 3 का पावर निकालिए, और वहां से 6 का पावर बता दिया, दैट इज द एंगल। शाबाश। अब आता है सर्कुलर अरेंजमेंट्स। सर्कुलर अरेंजमेंट, भैया चीजों को सर्कल पे अरेंज करना है अब आपको। बहुत डायरेक्ट सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज n-1 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों? सुनो मेरी बात। मेरे पास 3 मान लो स्टोन्स हैं। एक रेड स्टोन है, एक ग्रीन स्टोन है, एक ब्लू स्टोन है, राइट। अब हम डिफरेंस समझेंगे सर्कल पे अरेंज करने का और रो में अरेंज करने का। रो में अगर बात करें, रेड को भेजने के 3 तरीके थे मेरे पास। हाँ जी सर, रेड को भेजने के 3 तरीके थे मेरे पास, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। जी को भेजने के 2 तरीके थे और बी को भेजने के 1 तरीका था। तो आंसर आया 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हम बात करते हैं सर्कल की। रेड को भेजने के कितने तरीके हैं? जब रो में था ना तो भैया ये पहली प्लेस थी, ये दूसरी प्लेस थी, ये तीसरी प्लेस थी। पर अगर सर्कल पे हो तो भैया कौन सी पहली, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी है ही नहीं। तुम आर को जहां मर्जी भेज दो भैया वो सेम दिखने वाला है। सर्कल है, सर्कल में कोई पहली जगह नहीं होती ना, सर्कल में कोई पहली जगह नहीं होती, रो में पहली जगह होती है। तो रेड को भेजने का एक ही तरीका है, रेड को भेजने का एक ही तरीका। अगर आपने रेड को भेज दिया, अब इसी को कहेंगे ये है पहला प्लेस। अब ये बन गया दूसरा और ये बन गया तीसरा। तो अब इसको भेजने के 2 तरीके, इसको भेजने का 1 तरीका। तो होता क्या है, सर्कल पे ना नंबरिंग नहीं होती, रो में नंबरिंग होती है, पहला, दूसरा, तीसरा।
सर्कल में पहला एलिमेंट जहां मर्जी भेज दो वही पहला नंबर बनता है, तो पहले एलिमेंट को भेजने का वन ही तरीका होता है, इसीलिए n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले को भेजने का n वेज नहीं है, पहले को भेजने का एक ही तरीका है। इसके बाद अब n-1 प्लेसेस बनी है, अब नंबरिंग हुई, ये पहला आ गया। ये वही अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग है, जहां हम शुरू खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू होगी, तो जहां पे ये बैठेगा ना वहीं से नंबरिंग शुरू होगी। दैट इज वाई n-1 फैक्टोरियल। अब अगर आप एक ऐसा अरेंजमेंट देख रहे हैं जो ऐसे और ऐसे आप अलग अलग गिन रहे हैं पर वो है एक ही, जैसे कि नेकलेस, नेकलेस में आप यहां रेड, यहां ग्रीन और यहां ब्लू रखें, यहां रेड, यहां ब्लू, यहां ग्रीन रखें, तो ये अलग अलग नहीं है। इसी नेकलेस को उल्टा करके देख रहे हैं आप, तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम माना जाए, ऐसा कब होगा? जब नेकलेस, माला, राइट, उसी को दूसरे को घुमा दिया, तो आंसर जो हाफ हो जाएगा, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल से जो आंसर आया होगा अब उसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये अब दो नहीं अब एक बन गया। यस सर। बेसिक सवाल, इन हाउ मेनी ways 5 distinct objects can be arranged in a circle? तो हमने कहा 4 फैक्टोरियल। इन हाउ मेनी ways it can be arranged in necklace? अब नेकलेस में ये और ये सेम हो गया, तो आंसर जो है 4 फैक्टोरियल का हाफ माना जाएगा। बहुत बढ़िया। आउट ऑफ 8 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाउ मेनी गार्लैंड, गार्लैंड मतलब फूल की माला, ओके, कैन बी मेड कंटेनिंग 4 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर। कहता 8 कलर के फ्लावर पड़े हैं, इनमें से 4 फ्लावर उठाओ और माला बनाओ। हमने कहा ठीक है, 4 कलर उठा लेते हैं और इनसे माला बना देते हैं। n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। बहुत बढ़िया। 4 फैक्टोरियल नहीं, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 माला है, तो भैया n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब थोड़ा बेटर वर्जन आ गया। The number of ways in which 5 girls and 7 boys can be seated at a round table so that no 2 girls sit together। भैया मेरे पास ना 7 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, इनको ऐसे बिठाना है कि कोई 2 गर्ल्स टुगेदर ना हो। यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यहाँ मैंने आपको क्या समझाया कि सर्कल में ना जो पहला एलिमेंट है उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शन n नहीं होते, 1 होता है, पर एक बार वो बैठ गया तो इसी को हम पहला पोजीशन कह देते हैं। अब नंबरिंग हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड। आफ्टर one object is seated on circle, then it becomes, ये ध्यान सुनो ये पॉइंट, it becomes रो प्रॉब्लम। रो प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इस पे नंबरिंग हो गई है। जहां ये बैठा है ना उसी को 1 पोजीशन कहेंगे। अब ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन। एक बार नंबरिंग हो गई तो फिर तो रो वाला प्रॉब्लम बन गया। इसे दिमाग में रखना। अब इस सवाल में जरा दिमाग लगाना अच्छे से। भैया इनको ऐसे बिठाना है ताकि कोई भी 2 गर्ल्स टुगेदर ना आए, गैप मेथड लगाएंगे। तो पहले बॉयज को बिठाया हमने, पहले बॉयज को बिठा दिया। 1 2 3 4 5 6 7। इन बॉयज को बिठाने के कितने तरीके भैया? 7 थे तो 6 फैक्टोरियल सर्कल पे बिठा रहे हैं। पर अब बता दूं, अब सर्कल पे नंबरिंग हो चुकी है, अब ये रो प्रॉब्लम बन चुका है। नाउ इट इज नो मोर अ क्वेश्चन ऑफ सर्कल। इस स्टेप के बाद जो भी होगा रो के मुताबिक होगा क्योंकि नंबरिंग अब हो चुकी है। अब बोला गया कि भैया कोई 2 गर्ल टुगेदर नहीं है तो गर्ल्स को मुझे गैप में बिठाना था। मेरे पास कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहां 7 गैप है। मुझे कितने गैप चाहिए? 5। तो मैंने इन 7 में से 5 गैप उठा लिए। 1 2 3 4 5। इन 5 पे मैंने गर्ल्स को बिठाया। यहां पे केयरफुल रहना, जब गर्ल्स को बिठाएंगे इन 5 गैप पे तो 5 फैक्टोरियल लगेगा। प्लीज नोट, अब 4 फैक्टोरियल नहीं लगेगा क्योंकि
सर्कल पे अगर एक भी बंदा बैठ चुका है ना, अब ये सर्कल की प्रॉब्लम नहीं बची, अब नंबरिंग हो चुकी है। अब सिंपल जैसे रो में ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करेंगे। रिपीट। ओके, देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले आपको अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क समझना है। भैया मेरे पास 3 टॉफीज है, आगे 3 बच्चे बैठे हैं, अरेंजमेंट कर दो, यानी कि तीनों को एक एक ट्रॉफी दे दो, दैट इज अरेंजमेंट। एक ट्रॉफी दे दी, एक ट्रॉफी दे दी, एक दे दी, अरेंजमेंट। मेरे पास 3 टॉफीज है, आगे 3 बच्चे बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, मतलब जिसको देना है, जितना मर्जी देना है दे दो। मैंने तीनों के तीनों पहले को दे दिए, डिस्ट्रीब्यूशन डन। मैंने तीनों के तीनों दूसरे को दे दिए, डिस्ट्रीब्यूशन डन। मैंने 2 निकाल के इसको दिए, 1 निकाल के इसको दिया, डिस्ट्रीब्यूशन डन। मैंने तीनों को एक 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 दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन डन। फर्क समझ आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है n चीजों को n जगह पे रखना, हर एक जगह पे एक एक ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट लाइक द वे यू डिस्ट्रीब्यूट। तुम्हारे पास कुछ टॉफीज आगे बच्चे आ गए, तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे मर्जी कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट। अब इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अमंग m पर्सन इज m पावर n। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पहले ये पढ़ रहे हैं हम। तो ध्यान से सुनना मेरे पास बात यहां पे। मान लो मेरे पास 3 चॉकलेट थी या 4 चॉकलेट थी और आगे मेरे पास 3 स्टूडेंट खड़े थे, चॉकलेट मांग रहे, दे दो सर प्लीज, दे दो सर, ऐसे मांग रहे थे। तो भैया मैंने कहा एक काम करता हूं यार, किसको दूं? मैंने पहली चॉकलेट उठाई और सोचने लग गया किसको दूं यार, इसको दे सकता हूं, इसको भी दे सकता हूं, इसको भी दे सकता हूं। तो C1 के पास कितने ऑप्शन है सर? 4 ऑप्शन है मेरे पास। सिमिलरली चलो किसी एक को दे दी, फिर C2 की बारी आई, कितने ऑप्शन? अब गलती से 2 मत बोल देना, जिसको C1 दी थी मैं उसको भी C2 दे सकता हूं। बहुत रो रहा है सर दे दो, तो उसको दे दूंगा ना बेटा मैं, फिर इसको भी दे सकता हूं, इसको भी दे सकता हूं, इसको भी देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अरेंजमेंट नहीं। मैं जौन सी मर्जी, जितने मर्जी, जिसको मर्जी दे सकता हूं। तो फिर से 4 तरीके, तो इसके पास भी 4 तरीके और इसके पास भी 4 तरीके। तो आपका आंसर क्या आया? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 पावर 3। ओए ओहे क्या कर दिया, ओ 4 को लिख दिया, ओए यार सॉरी 3, माय बैड। इसके पास 3 तरीके थे, इसके पास 3 स्टूडेंट है, सॉरी, इसके पास 3, इसके पास 3। तो आंसर क्या आया? 3 पावर 4। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? जो नीचे है ना, नीचे 3 थे तो यहाँ पे नीचे 3 आएगा, जो ऊपर है, ऊपर 4 थे तो ऊपर 4 आएगा। ये इसको सोचने का तरीका होता है। नीचे वाला नीचे रहता है, ऊपर वाला ऊपर, और बेटा जी देने वाला हमेशा ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हमेशा ऊपर है। ये इसको याद करने का तरीका होता है, फॉर्मूला। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। अब आज सवाल के थ्रू समझते हैं। कहता, एक मिनट, हाँ जी, इन हाउ मेनी वेज 6 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन। 6 टॉयज को 4 बच्चों में बांटना है, कितने तरीके? भैया जी नीचे कौन है? 4 बच्चे। ऊपर कौन है? 6 टॉयज देने वाला। ये रहा आंसर, खत्म। In how many ways 3 distinct toys can be distributed among 5 children? नीचे कौन है? 5 बच्चे। ऊपर कौन है? 3 टॉयज देने वाला, 5 पावर 3। तो नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर आएगा। ये आपको याद रखने का सबसे सिंपलेस्ट वे होता है, राइट? और अगर कभी भूल जाए और आपको एक्चुअल वे में जाना हो तो याद रखना, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ना, उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शन देखने हैं। जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शन देखने हैं। ओके, टू बी एबल टू हैंडल अपकमिंग प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद कंस्ट्रेंट वी नीड टू लर्न फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। भैया अभी तक तो क्या था, कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। भैया 3 तो आया, 5 बच्चों में दे दो, जैसे मर्जी दे दो, जिसको मर्जी जो मर्जी दे दो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। तो सीधे हमने फॉर्मूला मारा। पर अब आएंगे कंस्ट्रेंट। वो कहेंगे तुम्हारे पास 5 चॉकलेट हैं, आगे 3 बच्चे हैं, एक काम करो, किसी एक को 2 दे दो, किसी एक को 3 दे दो और किसी एक को बाकी वापस भेज दो।
कंस्ट्रेंट आ गया, नंबर फिक्स कर दिया कितने कितने देने हैं। तो ऐसे कंस्ट्रेंट को हैंडल किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप से। तो क्या करते हैं, इसी सवाल को पकड़ते हैं। मेरे पास 5 चॉकलेट्स थी, मेरे आगे 3 स्टूडेंट खड़े थे और मुझे किसी ने बोला कि भैया किसी एक को 2 किसी एक को 3 और किसी एक को वापस भेजो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन 5 चॉकलेट्स के 3 बैग बनाऊंगा। पहले बैग में 2 रख दूंगा, दूसरे बैग में 3 रख दूंगा, तीसरा बैग खाली बना दूंगा। अब किसी एक को पहला बैग दे दूंगा, किसी एक को दूसरा बैग और किसी एक को तीसरा। जिसको ये मिल गया 2 चॉकलेट ले गया, जिसको ये मिला 3 चॉकलेट ले गया, जिसको ये मिला खाली हाथ। पॉइंट टेकन। इसे कहते हैं ग्रुप फॉर्मेशन। ये जो मैंने बैग्स बनाए इसे कहते हैं ग्रुप फॉर्मेशन। अब बैग्स बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास m+n ऑब्जेक्ट हैं और मैं 2 बैग बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाए जाएंगे, कितने वेज होंगे, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहले बैग में कितने हैं, दूसरे बैग में कितने हैं। जैसे कि अगर 15 को 2 बैग में तोड़ना है, पहले बैग में 10 दूसरे बैग में 5, तो कैसे तोड़ेंगे, टोटल का फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये किस चीज का नंबर ऑफ वेज है, 15 ऑब्जेक्ट को 2 बैग में डालने का, पहले बैग में 10 दूसरे बैग में 5। सिर्फ अभी बैग्स बनाए हैं, अभी बच्चों को दिए नहीं है, देना बाकी है। अभी सिर्फ बैग बना के रख लिए अपने पास, जैसे वो बर्थडे पे नहीं बनाते, छोटे बैग्स बना लेते हैं टॉफियों के, बस वही बन रहे हैं, अभी बच्चों को देना है। अब 15 को 3 बैग में तोड़ना है, तो टोटल का फैक्टोरियल पहला बैग में कितना है, दूसरे बैग में कितना है और तीसरे बैग में कितने हैं। अब यहां पे एक पर्टिकुलर केस आता है, अगर बैग के अमाउंट जो है सेम हो जाए, जैसे कि 3 3 6 में तोड़ा 12 को, 2 2 2 3 3 में तोड़ा 12 को। अब यहां पे फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। पहले तो सेम लगाया, भैया 12 चीजें थी, 3 में तोड़ा 3 में तोड़ा और 6 में तोड़ा, ठीक है, पहले सेम। फिर जितने बैग ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ अमाउंट सेम है, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहां दोबारा देखो, टोटल 12 फैक्टोरियल था, 2 में तोड़ा 2 में तोड़ा 2 में तोड़ा, फिर 3 में तोड़ा 3 में तोड़ा। अब ध्यान से सुनना, 3 बैग ऐसे थे जिनमें नंबर ऑफ अमाउंट सेम थी, तो 3 फैक्टोरियल। 2 बैग ऐसे थे जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम था, 2 फैक्टोरियल। तो जितने बैग्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है ना, उस नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। जितने बैग्स में, यहां पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया क्योंकि 3 बैग में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे। ओके, अब सवालों में इसका यूज कैसे होगा। 6 डिस्टिंक्ट ऑफ बुक्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम, श्याम एंड गोपाल। मेरे पास 6 डिफरेंट बुक्स पढ़ी हैं, उनको राम, श्याम, गोपाल में मुझे डिवाइड करना था। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन सच दैट राम गेट्स 1 बुक, श्याम गेट्स 2 बुक्स एंड गोपाल गेट्स 3 बुक। तो सबसे पहले मैंने 6 के 3 बैग बना दिए। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट आएगा ना, आप पहले बैग बनाएंगे, एक बैग, ये दूसरा बैग और तीसरे बैग में कितने, 3। तो 3 बैग ऐसे बनाने थे, तो बैग बना दिए मैंने 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब मेरे पास 3 बैग आ गए हैं, आगे राम, श्याम, गोपाल खड़े हैं। अब इनको बैग देने हैं, क्योंकि फिक्स है कि ये वाला बैग राम के पास जाना है, ये वाला बैग श्याम के पास और ये वाला बैग गोपाल के पास। तो बैग को देने के तरीके 1 है, क्योंकि बैग देने का तरीका फिक्स कर दिया, कौन सा बैग किसको देना है। चीजें थोड़ी चेंज हुई यहां पे, 1 गेट्स 3 बुक्स, 1 गेट्स 2 बुक्स एंड लास्ट 1 गेट 1 बुक। अब कोई नहीं पता किसको कौन सा मिल रहा है, तो पहला स्टेप तो सेम ही रहा, 3 का बनाया, 2 का बनाया, 1 का बनाया, बैग बना के रख लिए अपने पास। अब मेरे पास 3 बैग बैठे हैं, 3 बैग पड़े हैं और आगे राम, श्याम, गोपाल भरे हैं। अब किसी को एक बैग, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा बैग देना है, कौन सा किसको ये फिक्स नहीं किया गया। कैन यू 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बैग्स को 3 लोगों को देना था, एक एक एक, 3 फैक्टोरियल।
जिसको ये बैग मिला होगा उसको 3 मिल गई बुक्स, जिसको ये बैग मिला होगा उसको 2 मिल गई बुक्स, जिसको ये बैग मिला उसको 1 मिल गई बुक। 1 gets 3 book, 1 gets 2 book एंड द लास्ट 1 gets 1 book। इसलिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ। राम गेट्स 4 बुक्स वाइल श्याम एंड गोपाल गेट्स 1 book ईच। तो भैया एक को 4 मिलनी है, एक को 1, एक को 1। तो पहले तो 3 बैग बनाए मैंने अपने पास, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 क्यों आया? क्योंकि 2 सेम थे। अब 3 बैग तो आ गए मेरे पास, आगे खड़े हैं राम श्याम गोपाल। बी केयरफुल नाउ। अब 3 बहुत बढ़िया GLV। अब जब ये 3 बैग मैं इन 3 बच्चों को देने लगा, भैया ये वाला तो फिक्स था कि राम के पास ही जाना है, ये दोनों श्याम और गोपाल के पास जाने थे। तो भैया ये आएगा 2 फैक्टोरियल। आ गया समझ? ये वाला इंपॉर्टेंट है। नोट, ये मैं लिख देता हूं, ये राम वाला है और ये है श्याम एंड गोपाल वाला। बहुत बढ़िया। इन अ होटल 4 rooms आर अवेलेबल। अच्छा जी, 6 persons आर टू बी अकोमोडेटेड इन दीज 4 rooms। 4 रूम है, 6 बंदों को फिक्स करना है यहाँ पे। इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन एट लीस्ट 1 person। हर एक रूम में एक बंदा तो जाना ही चाहिए। एंड एट मोस्ट 2 persons। ओके 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 भैया 6 बंदे हैं, 4 कमरे हैं, इनको ऐसे भेजना है कि किसी भी कमरे में 1 से कम ना जाए और 2 से ज्यादा ना जाए, यानी कि हर एक कमरे में 1 या 2 बंदे जाएंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है पहली बात तो, क्योंकि बंदे 6, 4 जगहें हैं, 1 या 2 भेजने हैं, राइट। एक भेजना होता तो अरेंजमेंट होता, अब 1 या 2 भेजने हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको यहां पे सोचना पड़ेगा कि 6 को मैं कैसे तोड़ूं 4 बैग्स में, ताकि किसी भी बैग में 1 या 2 ही दिखे मेरे को। अगर सबको मैं 1 1 1 दे देता तो टोटल 6 ना बनता। इसको 2 दे दिया, अभी भी टोटल 5 बना है। इसको भी 2 दे दिया तो 1 1। हाँ, अगर 1 को 3 दे देता, पॉसिबल, अलाउड नहीं है, सिर्फ 1 या 2 ही अलाउड है। तो एक ही तरीका है 4 बैग बनाने का, एक ही तरीका है। तो बैग बना दिए मैंने, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। चलो 1 तो चाहे ना भी लिखो। ये 2 बार आया था तो 2 फैक्टोरियल, ये 2 बार आया था तो 2 फैक्टोरियल। अभी सिर्फ 4 बैग बने हैं। अब इन 4 बैग्स को 4 कमरों में भेजना भी है। चारों डिस्टिंक्ट बैग, चारों डिस्टिंक्ट कमरे, 4 फैक्टोरियल। चारों डिस्टिंक्ट बैग, चारों डिस्टिंक्ट कमरे, 4 फैक्टोरियल। गलती कर दी ना सर, यहां पे 4 वाले के लिए 1 लिया था। बेटा 4 के लिए 1 लिया था क्योंकि फिक्स था कि 4 वाला राम को देना है, इस करके 1 लिया था। यहां पे कोई फिक्स नहीं है कि ये किस में जाना है, ये किस में जाना है, ये किस में, ये किस में। इन चारों को 4 कमरों में अरेंज कर देंगे। जिस कमरे में ये जाएंगे वहां पे 2 2 चले गए, जिस कमरे में ये जाएंगे वहां 1 1 चले गए। एग्जैक्टली। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का लास्ट सवाल, और काफी अच्छा सवाल। कहता इन हाउ मेनी वेज 8 पैसेंजर्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैरेजेस सच दैट 8 लोगों को 3 डब्बों में कैरेज मतलब वो डब्बे जो होते हैं ट्रेन के, 3 डब्बों में डालना है, सच दैट ईच कैरेज कंटेन एटलीस्ट 2 पैसेंजर। तो भैया 8 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 डब्बों में। कंडीशन है कि किसी भी डब्बे में 2 से कम नहीं आने चाहिए। तो भैया जब भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट है, पहले बैग बनाओ, उसे कम नहीं आनी चाहिए। 2 2 2 डाल दिया, 6 बन रहा है। तो यहां पे 3 कर दिया, 3 कर दिया, 2। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 4 कर देता तो भी 2 और 2 बन जाते। हाँ जी, अगर 5 कर देता तो यहां पे 1 और 2 रखना पड़ता और 1 अलाउड नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। भैया पहले तो बैग्स बनाए मैंने, इतने तरीके से 3 बैग बने। अब इनको 3 डब्बों में फेंको, 3 अलग बैग, 3 अलग डब्बे। भैया पहले तो मैंने बैग बनाए,
अब इन 3 बैग्स को 3 डब्बों में फेंको, तीनों बैग अलग, तीनों डब्बे अलग, 3 फैक्टोरियल। भैया ये सारे भी मेरे आंसर हैं, ये सारे भी मेरे आंसर हैं, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ग्रुप फॉर्मेशन में आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, आपको रेडी रहना होगा। अब इसमें बेटर सवाल ये है, नो कैरेज इज एम्प्टी, नो कैरेज इज एम्प्टी, इसको कैसे किया जाता है? अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट से करेंगे, क्योंकि इसमें केसेस बनाने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत केस बन जाएंगे। 8 को 3 जगह तोड़ना है, बस एक कंडीशन है कि 0 नहीं आना चाहिए, तो 1 1 6 ले लोगे, 1 2 5 ले लोगे, 2 2 4 ले लोगे, बहुत बहुत केसेस बन जाएंगे। तो यहां पे आप कॉम्प्लीमेंट से करोगे जब भी नो कैरेज इज एम्प्टी, एटलीस्ट एक तो सब में आना है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टोटल डिस्ट्रीब्यूशन गिन दिए। भैया यहां बैठे 8 पैसेंजर जो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, और ये रहे 3 कैरेज जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ये आ गए टोटल वेज। अब इनमें से मैं वो हटाऊंगा जब कोई एक कैरेज खाली रह गया, एग्जैक्टली 1 कैरेज एम्प्टी, वो हटाऊंगा, एग्जैक्टली 1 कैरेज एम्प्टी, मुझे वो नहीं चाहिए था। इसको हटाने के बाद मैं वो भी हटाऊंगा, एग्जैक्टली 2 कैरेजेस आर एम्प्टी, एग्रीड, आर एम्प्टी। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तीनों कैरेज भरे हुए चाहिए थे, कोई एक भी खाली नहीं चाहिए था। तो टोटल में से वो हटाया जब एक कैरेज खाली रह गया, एग्जैक्टली एक, फिर वो हटाया जब एग्जैक्टली 2 कैरेज खाली रह गए। एग्जैक्टली एक कैरेज खाली कैसे रहेगा? C1 के खाली होने के तरीके कितने हैं? C1 के खाली, सर ये 8 के 8 यहां चले गए, सर जी 2 पावर 8, पर तुम्हें नहीं लगता जब तुमने 2 पावर 8 बनाया तो उस 2 पावर 8 में एक तरीका वो भी था जब ये P1 से लेके P8 तक सारे के सारे C2 में चले गए, वो भी तो डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस 2 पावर 8 में एक तरीका वो भी था जब ये सारे 8 के 8 C3 में चले गए, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो भैया इन दैट केस तो 2 कैरेज खाली हो गए। कहां गया सवाल, 1 मिनट, ये रहा। तो कितने बच्चों को समझ आता है कि अगर मैं एग्जैक्टली C1 को खाली रखना चाहता हूं, एग्जैक्टली C1 को, तो इट विल बी 2 पावर 8 -2, 2 पावर 8 -2, यस और नो। इतने तरीके होंगे एग्जैक्टली C1 को खाली रखने के। हमने C1 को बाहर फेंका, सबको C2 C3 में बिठाया, 2 पावर 8 वेज। पर उन सब 2 पावर 8 वेज में 2 तरीके थे। पहला, जब सारे के सारे C2 में गए C3 खाली रह गया, या सारे के सारे C3 में गए C2 खाली रह गया, पंगा पड़ गया, तो वो 2 हटा दिए। अब इतने ही तरीके से अकेला C2 खाली होगा, इतने ही तरीके से अकेला C3 खाली होगा, हेंस दिस मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आता है एग्जैक्टली 2 कैरेज एम्प्टी। मान लो C1 C2 को खाली छोड़ना है, एग्जैक्ट खाली। कितने तरीके हुए? सर एक ही तरीका है, 8 के 8 C3 बैठ जाएंगे, 8 के 8 C3, एक ही तरीका है सर। इतने ही तरीके से C1 C3 खाली होंगे, इतने ही तरीके से C2 C3 खाली होंगे। तो ये रहा आपका आंसर। तो दैट इज द वे टू प्रोसीड। जब एटलीस्ट एक ना एक बंदा सब में बिठाना है, तो वहां पे ग्रुप फॉर्मेशन से बहुत लेंदी होता है, इसे कॉम्प्लीमेंट से करना है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही कुछ ही पूछिए है, नजारेदार टॉपिक, राइट। ये कुछ फॉर्मूला है, इसे करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लो मेरे पास 5 सिक्के हैं और मेरे आगे 3 भिखारी आ गए और मुझे पैसे मांगने लगे, तो मैंने कहा दे देते भैया, पैसे पड़े अपने पास बहुत। अब पहले भिखारी को कौन सा सिक्का मिला ये मैटर करता है? अगर सारे के सारे सेम है, पांचों ही 1 रुपये के सेम है, नहीं, उसको कितने सिक्के मिले ये मैटर करता है, कौन सा सिक्का मिला ये मैटर नहीं करता। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। मैंने 2 सिक्के दे दिए पहले भिखारी को, 3 सिक्के दे दिए दूसरे भिखारी को, तीसरे भिखारी को कुछ नहीं दिया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब कौन से 2 उसके पास गए, कौन से 3 उसके पास गए ये मैटर नहीं करता,
कितने सिक्के गए ये मैटर करता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लाइक ऑब्जेक्ट। अब आता है फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एन आइडेंटिकल कॉइन्स among our beggars if each person may receive any number of object, constraint कोई नहीं है, जिसको जो मर्जी मिले, is n plus r minus 1। तो जो मैंने करवाया था कि मेरे पास 5 सिक्के हैं और आगे 3 बैगर हैं, तो इन सिक्कों को यहां पर देने के कितने तरीके होंगे, तो फॉर्मूले के मुताबिक बनता है n plus r minus 1 cr minus 1 यानी कि 7c2। 7c2 तरीकों से इन 5 सिक्कों को मैं इसमें तीनों में बांट सकता हूं। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि इसी सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ x1 plus x2 plus x3 equal to 5 where xi are greater than equal to 0। Can you see that? इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता था, ये मेरा पहला भिखारी, ये दूसरा भिखारी, ये तीसरा भिखारी। जो मैंने यहां बताया था कि पहले भिखारी को 3 दे दिए, दूसरे को 2 दे दिए, तीसरे को 0 दिया, इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। x1 is 3, x2 is 2, x3 is 0 and this is telling there is no constraint, there is no constraint। तो सेम आंसर, सेम। एंड द पॉइंट इज इस कैटेगरी के सवाल यहां से ना पूछकर यहां से पूछे जाते हैं। तो आओ इसको करते हैं अब, क्योंकि मैंने बैगर से समझाया है तो मैं इसको आज के बाद बैगर्स मेथड कहूंगा। अगेन इट इज एन इनफॉर्मल टर्म, स्कूल में मत कहना यूजिंग बैगर्स मेथड, वरना टीचर तुमको बैगर बना देगी, ठीक है। तो इट्स एन इनफॉर्मल टर्म। आ जाओ, ये मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ सवाल है जहां मैं सारी वैरायटी कवर करूंगा, आओ एक एक करके कवर करते हैं। पहला सवाल, 3 बैगर हैं, 10 रुपए हैं, कॉन्स्ट्रेंट कोई नहीं है, तो मैंने कहा 10 + 3 - 1 C3 - 1, कोई टेंशन नहीं, आंसर आ गया, फिनिश्ड, एक लाइन का आंसर। ठीक है सर, 3 बैगर है, 10 रुपए है, पहला बैगर जिद्दी है कि 1 रुपया तो लेके ही जाऊंगा, x > 1, 1 रुपया तो लेके ही जाऊंगा, तो सबसे पहले उसको 1 रुपया देके शांत कर दो। आपका नया सिस्टम बन गया = 9 और इस नए सिस्टम में अब कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। पहले उसको 1 रुपया दे, शांत कर दो, चुप हो जा भाई, तू टिक जा, और अब बांटना शुरू करो। तो 9 + 3 - 1 C3 - 1 इज योर आंसर। भिखारियों को शांत करना है आपने, ओके। पहला भिखारी कहता 2 रुपए तो लेके जाऊंगा, दूसरा कहता 1 रुपया तो लेके ही जाऊंगा कम से कम, तीसरा शांत बैठा है। तो भैया पहले 2 दे दो पहले भिखारी को, 1 दे दो दूसरे भिखारी को, तो आपका नया सिस्टम बन गया = 7। और अब आपका कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं, मतलब तीनों पे > 0 आ गया। कर दो 7 + 3 - 1 C3 - 1 इज योर आंसर। बस खुश कर दो भिखारियों को, ठीक है जी। ध्यान दो, अभी ध्यान दो, ओके। पहला भिखारी कहता मुझसे 2 रुपए ले लो, x > -2, कहता मुझसे ले लो 2 रुपए तुम। ये कहता 1 रुपया तो लेके जाऊंगा, ये कहता ओ बी केयरफुल, x ये बड़ा अच्छा है, ये z > 0 लिखा गया है और z इंटीजर है, यानी कि z भी > 1 हो गया, तो इस बार z भी अड़ गया, तीसरा भिखारी भी अड़ गया, कहता 1 रुपया तो कम से कम लेके जाऊंगा। तो क्या करिए, x से 2 रुपए ले लो, कितने हो गए 12, y को 1 रुपया दे दो, कितने बचे 11, z को भी 1 रुपया दे दो, कितने बचे 10, तो यानी कि मुड़ के आपके पास बच गया ये, और आपके पास कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, सेम बन गया विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट। इट इज लाइक इससे 2 रुपए लिए, इन दोनों को 1 दे दिया, सारे शांत हो गए। आंसर आ गया 10 + 3 - 1 C3 - 1। बोलो नजारे आ रहे हैं? ऐसे समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, वेरिएबल बनाने लग पड़ोगे ना, x - this y - that, तो कंफ्यूजिंग होता है। देना लेना बस यही है, यहाँ पे प्यार दो प्यार लो।
अब यहाँ पे थोड़ा सा जिद्दी, ये ज्यादा ही एथिकल बैगर आ गया, कहता 1 रुपया तो कम से कम लेके जाऊंगा, 3 से ज्यादा नहीं लूंगा, ज्यादा ही एथिकल है। ये दोनों भिखारी शांत बैठे हैं, भैया खुश बैठे हैं, देना दे दो, नहीं दोगे तो भी हम खुश बैठे हैं। इसे क्या करना है, जब भी अपर कॉन्स्ट्रेंट आ जाए ना, अपर कॉन्स्ट्रेंट ऐसे, तो आप फिर पॉसिबिलिटी बना दो, भैया पहला भिखारी या तो 1 रुपया लेके जाएगा, या 2 रुपये लेके जाएगा, और या 3 रुपये लेके जाएगा, यस और नो, यही मतलब है इसका। हाँ सर, अगर वो 1 रुपया लेके जाता है तो सिस्टम क्या बन गया, 1 + y + z = 10, दैट इज y + z = 9, और y z पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आंसर आ गया 9 + 2 - 1 c2 - 1। अगर वो 2 रुपए लेके जाता है तो भैया सिस्टम क्या बन गया, यानी कि y + z = 8, तो आंसर आ गया 8 + 2 - 1 c2 - 1। चमक गया सबको, आई शाबाश। और अगर वो 3 रुपए लेके जाता है तो सिस्टम बन गया ये। तुम समझ रहे हो, अगर इसको इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को इस तरह से देखो तो बहुत आसान हो जाती है, बिना मतलब के नए नए वेरिएबल बनाने मत बैठ जाओ, बस प्यार दो प्यार लो, यही कहानी है सारी। सिक्के दो सिक्के लो, जी भाई, बस इनको ऐड कर दो, वो आपका आंसर है। क्योंकि भैया ये भी मेरे काम किया, ये भी मेरे काम किया, ये भी मेरे काम किया। टाक कोई तंग ही नहीं करता आपको बेटा। अगला पार्ट देखते हैं, और वैरायटी क्या है। तीनों को ग्रेटर देन 0 रखा, कोई टेंशन नहीं थी, बट यहाँ पे 2x डाल दिया। अब मुझे जो सॉल्विंग आती है वो x + y + z की आती है, या x + y + z पर w की आती है, मतलब 1 कोएफिशिएंट वाली आती है, 2 वाली नहीं आती। अब इसमें क्या करें, फिर से केसेस बनाएंगे, क्योंकि वरना मैं इसको देख ही नहीं सकता। तो आप कहोगे x जो है या तो कुछ लेके नहीं जाएगा, या 1 लेके जाएगा, या 2 लेके जाएगा, या 3 लेके जाएगा। 3 से ज्यादा लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब x 3 होगा तो 6 बन जाएगा। अगर 4 ले तो 8 बन जाएगा, 8 तो है ही नहीं यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम कर दोगे, अब 0 + y + z = 6, ये हमें आता है। ये बन गया 2 + y + z = 6, यानी कि y + z = 4, ये हमें आता है। बोलो, नजारे भी आ रहे हैं। ये बन गया 4 + y + z = 6, y + z = 2, ये हमें आता है। 6 + y + z = 6, यानी कि y + z = 0 हमें आता है। ये तो 1 वे बनेगा ना, 0 0। सबको नजारे आ गए, सारी वैरायटी कवर कर दी। यहां मैंने अपर कॉन्स्टेंट भी समझा दिया, यहां मैंने 2 भी समझा दिया, मल्टीपल वो ग्रेटर देन 1 2 सब कर दिए। ये वाला आसान हो गया सर, आई शाबाश। अब इसी का एक थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है ये। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज सम ऑफ डिजिट्स इज 10। ओए नहीं, ये तो घटिया हो गया। एक सवाल और डाला था मैंने, शायद इसके बाद होगा, देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर 1 2 3, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिनका सम ऑफ डिजिट 10 है। ओ हाँ, बड़ा प्यारा सवाल है। तो भैया यहां पे ऐसे डिजिट रखने हैं कि सम ऑफ डिजिट 10 आ जाए। तो हमने क्या किया, फिर से लगाया बैगर मेथड, है ना भैया। हमने कहा यहां मान लो x1 है, यहां पे x2 है, और यहां पे x3 है। भैया टोटल कितना बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। कोई कॉन्स्ट्रेंट है क्या, सर जी एक कॉन्स्ट्रेंट है, x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यस और नो। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। x2 x3 पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं, ये दोनों शांत बैठे थे। अब ये ना जेई मेन का सवाल है, क्योंकि इसमें खासियत है, लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने कहा बहुत इजी है जी, हमने नया सिस्टम बना लिया, है ना भैया। एक दे दिया x1 को, ये बन गया, कितना बन गया आपका, 9 बन गया। आपने कहा सर जी अब तो कॉन्स्टेंट खत्म हो गया, कॉन्स्टेंट खत्म हो गया, तो सर जी आंसर आ गया 9 + 3 - 1 12, नहीं 12 नहीं हुए, 11 C 3 - 1 2, बिल्कुल सही। बट एक गलती हो गई, इसमें एक सॉल्यूशन x9 y0 z0 आएगा। हाँ सर आएगा। जब x9 होगा, x1 क्या हुआ सर जी, 10 हो गया। भैया x1 पे ना 2 कांस्टेंट थे, x1 1 भी नहीं बन सकता,
सॉरी 0 भी नहीं बन सकता और 10 भी नहीं बन सकता। सर x2 x3 भी 10 नहीं बन सकते थे बेटा, वो बनेंगे ही नहीं क्योंकि आपने x1 को 1 तो दे ही दिया है, x1 को 1 तो दे ही दिया है, तो यहाँ पे 10 तो आ ही नहीं सकता था। बट यहाँ पे 10 की पॉसिबिलिटी आपने छोड़ दी, इसे 10 लिया, इसे 0 0 लिया, वो अलाउड है। -1 when x1 is equal to 10, वो वाला केस आपको हटाना पड़ेगा, समझे? ये इसके खातिर ये सवाल बहुत तकड़ा बन गया, वरना कुछ नहीं था। हाँ, इस सवाल की बात कर रहा था मैं। ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी आ गया। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई जेड वेयर प्रोडक्ट इज 24, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 24। मैं फैक्टराइज करके लिख देता हूँ 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1। कहता है यहाँ पे कितने पॉजिटिव एक्स वाई जेड आप ढूंढ सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करते हो। अब एक बार तो लगता है कि बैगर मेथड नहीं है, शायद है भी नहीं, बट आइडिया वही है। क्यों? देखो कायदे से क्या हो रहा है, ये रहा x का वैल्यू, ये रहा y का वैल्यू, ये रहा z का वैल्यू, ठीक है जी। यहां मुझे 2 और 3 डालने हैं, एग्रीड। यहां पे कुछ 2 आएगा, कुछ 3 आएगा, यहां पे कुछ 2 आएगा, कुछ 3 आएगा, और यहां पे कुछ 2 आएगा, 3 आएगा, सच दैट कि पूरे का प्रोडक्ट इसके बराबर बने। तो अगर मुझे प्रोडक्ट इसके बराबर बनाना है तो मेरे पास टोटल 3 2 पड़े हैं जो यहां पे डालने हैं, और एक 3 पड़ा है जो यहां पे डालने हैं। तो जरा मुझे बताइए, ये 3 2 बैठे हैं, इनको यहां डालने के कितने तरीके हैं, जरा बताइए। ये अलाइक है, पहले बता दूं। 3 2 2 2 पड़े हैं, सामने 3 भिखारी खड़े हैं, तुम्हें ये इनको देने हैं। कितने तरीके हैं? एक एक की जगह पे अब 2 2 का सिक्का आ गया, यहां पे 3 भिखारी आ गए। ये 3 सिक्के इन 3 भिखारियों में बांटने हैं। कुछ 2 यहां पे आएंगे, कुछ 2 यहां पे आएंगे, कुछ 2 यहां पे आएंगे। तो भैया भिखारी कितने हैं? 3। सॉरी, पहले n लिखते हैं। n क्या था? राइट हैंड साइड, यानी कि टोटल सिक्के। टोटल सिक्के कितने हैं? 3। भिखारी कितने हैं? 3। n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये रहा मेरा r, मेरे पास सॉरी ये रहा मेरा n। मेरे पास सिक्के कितने हैं? ये रहे मेरे भिखारी, मेरे पास भिखारी कितने हैं? समझे? बस सवाल अच्छा किया। 3 2 2 2 के सिक्के आ गए, 3 भिखारी आ गए। अब ये देखो, एक ही सिक्का है, एक ही सिक्का है, इसे यहां भेजना है। कितने तरीके? सर ये तो आसान है सर ये तो मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लगानी है, या तो यहां जाएगा, या यहां जाएगा, या यहां जाएगा। सिंपल इंटू 3 कर दो, काय का डिस्ट्रीब्यूशन सर, ये तो अकल से कर देंगे। तो ये बन गया आपका 5c2, यानी कि 10 इंटू 3 30। प्यारा सवाल है, थोड़ा सा रेपिटेशन डिमांड करेगा, रिपीट करिएगा। ओके सर। एंड लास्ट में आती है मल्टीनोमियल थ्योरम। ये यूज तो बहुत कम होती है क्योंकि बैगर मेथड अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली बैगर मेथड जो है इसी का पर्टिकुलर केस है बैगर मेथड। और ये प्राइमरीली तब यूज करनी पड़ती है जब बैगर मेथड करते समय आपके पास अपर कंस्ट्रेंट आ जाता है, ये वाला, ठीक है। बट हमने इसको भी डिकोड कर लिया, हम केसेस बना लेते हैं। पर मान लो ये ज्यादा बड़ा आ गया, 1 से 10 आ गया, तो फिर केसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा मल्टीनोमियल एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। हालांकि उसमें भी जुगाड़ होते हैं, पर वहां पे मल्टीनोमियल आपको सीख लेना चाहिए। तो मल्टीनोमियल जो है ये मैं आपको सवाल के थ्रू सिखाऊंगा। ये वाली चीज अपने पास कॉपी में लिख लीजिए, ये मैं बार बार यूज करने वाला हूं। 1/1 माइनस एक्स रेज टू पावर आर को जब बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स से ओपन किया जाता है तो इसमें एक्स पावर एन का कोफिशिएंट ये आता है। बेसिकली आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा, बैगर मेथड में यही फॉर्मूला लगा रहे थे, तो वो यहीं से बनता है बेसिकली।
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन दिस इज दिस। आपने बाइनोमियल फॉर एन इंडेक्स पढ़ा हुआ है, इसको ओपन करिए, आप n को 3 ले लीजिए, r को यहाँ 4 ले लीजिए, इसको ओपन करिए, कोफिशिएंट निकालिए, वो यही दिखेगा आपको, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, पॉइंट इज इसको यूज कैसे करना है, ये आपको सवाल में सिखाने लगा हूं, ध्यान से देखना। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम ऑफ दिस। मेथड सीखना है, अब बैगर मेथड से आंसर मत देने लग पड़ना, मेथड सिखाने के लिए पहले यहां पे आसान सवाल। क्लेम है दैट आंसर इज यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर, जो टोटल चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर जो टोटल चाहिए, इन, अब ये आता है मेन, ये जो पावर दिख रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिख रहा है, तो यहां पे एक्स की पावर 2 से शुरू करना है और आगे जाना है कहां तक, जहां तक ये बोला गया है, बट यहां बोला गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 के आगे सारा, तो आगे डॉट डॉट डॉट। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय y पे क्या बोला गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां पे x पावर 1 से शुरू करना है, यहां भी x ही, यहां भी x था, यहां भी x ही, सब बताऊंगा क्यों। 1 से शुरू किया और जहां तक बोला है वहां तक कर दो डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अपर लिमिट नहीं दी गई। देन आया z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा है तो x पावर 0 से शुरू करो और वहां तक लिखो जहां तक बोला गया है। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो छोड़ो, पहले बताता हूं रीजन क्या है, ऐसे क्यों। बहुत सिंपल सा रीजन है, फिर से वही अंडरस्टैंडिंग है। इस 3 के प्रोडक्ट की एक टर्म कैसी दिखेगी भैया, एक टर्म यहां से आएगी, मान लो एक्स क्यूब आ गया, एक टर्म यहां से आएगी, मान लो x4 आ गया, और एक टर्म यहां से आएगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 10 बनाना है तो मैं प्रोडक्ट की वो टर्म लिख रहा हूं जहां पे एक्स पावर 10 बन रहा हो, 3 4, यहां से आ गया एक्स पावर 3। डू यू एग्री, ये इस प्रोडक्ट की एक ऐसी टर्म है जहां पे एक्स पावर 10 बनता है। हाँ सर, दिस वन टर्म गिव्स मी वन सॉल्यूशन, x is 3, y is 4, z is 3। बन गई बात। ऐसी जितनी टर्म्स बनेंगी वो सारे मेरे एक सॉल्यूशन बनते जाएंगे, तो जितनी टर्म्स बन गई वही तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 10 है। पटाख। तो यहां पे जो पावर्स है ना, पावर्स वो मेरे वेरिएबल के वैल्यूज है। तभी तो जब ये 2 था ना, जो x की वैल्यू थी वो पावर में लगाई गई, जो y की वैल्यू थी वो पावर में लगाई गई, जो z की वैल्यू थी वो पावर में लगाई गई। ये पावर्स मेरे सॉल्यूशन है। बहुत बढ़िया। अब बात है कोफिशिएंट ऑफ x निकाला कैसे जाए। बेटा जी इनफाइनाइट जीपी है, मैं कहता हूं एक काम, चलो इनफाइनाइट जीपी a/1 - r, a/1 - r, a/1 - r। बोला गया इसमें x पावर 10 का कोफिशिएंट निकाल लो भैया, वही तुम्हारा आंसर है। मैंने कहा थोड़ा सिंपलीफाई कर लूं, अगर ये x क्यूब हटा दूं तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7। यस और नो, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, इट इज लाइक मैंने x क्यूब कॉमन निकाल लिया। ओके, इन 1/1 - x, 1/1 - x, 1/1 - x। इसमें x7 का कोफिशिएंट जो है वो इसमें x पावर 10 का कोफिशिएंट। यस सर, दैट इज 1/1 - x रेज टू पावर 3। अब लगा देंगे फॉर्मूला जो मैंने सिखाया है। आपका r3 है यहाँ पे और n कितना है, 10, तो यहाँ पे r3 है, n 10 है, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। 10 + 3 - 1, C3 - 1। हाथ देख के ना मजा आ गया। गॉड ब्लेस यू। फिनिश्ड। हा, ये बात बिल्कुल सही बोली बच्चे ने कि सर हम जब यहाँ पे बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स लगाते हैं, इस x पे कॉन्स्ट्रेंट होता है कि mod x < 1। बिल्कुल होता है, मैं मना भी नहीं किया। बेटा आपको गलती लगी क्योंकि आप अभी भी इस x को ये वाला x समझ रहे हैं।
बेटा है ही नहीं। ये वाले x की जो वैल्यू है ना वो पावर में बैठी है। x ग्रेटर देन 2 था तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या थी 2 3 4 5 6, तो वो पावर में बैठी है बेटा। ये नीचे वाला x तो mod x लेस देन 1 ही ले लो बेटा। ये वाला भी y ग्रेटर देन 1 था तो y की वैल्यूज थी 1 2 3 4, तो वो वैल्यूज पावर में बैठी हैं। वही तो मैंने पहले ग्रीन कलर से लिख के बताया कि जो पावर्स है ना वो आपके एक्स वाई जेड के सॉल्यूशंस हैं। आ गया समझ? वेरी गुड। इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट अ सम ऑफ एट मोस्ट 17? अब ये डराने का अच्छा सवाल है। सम ऑफ एट मोस्ट 17 बाय थ्रोइंग 6 डिस्टिंक्ट डाइज। मैंने 6 डाइज थ्रो किए, कहता सम जो है एट मोस्ट 17 बनना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 17। अब ये अच्छी प्रॉब्लम आ गई। कॉन्स्ट्रेंट इस पे क्या था कि सारे एक्सआई जो हैं वो 1 से शुरू होके 6 पे खत्म हो जाते हैं। 1 से शुरू होके 6 पे खत्म हो जाते हैं, ये कॉन्स्ट्रेंट आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना जो मैंने पहले सीखा था बैगर मेथड में वो नहीं लगा पाऊंगा कि केस बना लो। भैया एक वेरिएबल पे कॉन्स्ट्रेंट होता मैं केस बनाता, भैया हर एक वेरिएबल पे कॉन्स्ट्रेंट है कि 1 से 6 कितने केस बनाओगे, बना ही नहीं सकता। एंड दैट इज वाई ये मेथड की रिक्वायरमेंट आई। जो सबसे पहले इस लेस देन इक्वल टू को पकड़ते हैं। ये लेस देन इक्वल टू को कैसे डील करते हैं? जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे और यहां पे लेस देन इक्वल टू लगा दिया जाए तो क्या करिए, इट इज इक्विवेलेंट टू x1 से लेके x6। भैया अगर ये लेस देन इक्वल टू 17 है मतलब इसमें एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर ऐड करने पर ये इक्वल टू 17 बनना चाहिए। यस और नो? इट इज लाइक कि तुम चाहते हो यार ये ना 17 बन जाए, इन दैट केस x7 0 आ जाएगा। तुम चाहते हो ये ना 16 बन जाए, इन दैट केस ये 1 आ जाएगा। तुम चाहते हो ये 15 बन जाए, इन दैट केस ये 2 आ जाएगा। तो बेसिकली लेस देन इक्वल टू को एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके इक्वल बदल दिया मैंने कहा कि एक x7 ऐड करके इक्वल टू 17 बनना चाहिए। ऐसे ही इक्वल टू बदला जाता है प्रॉब्लम को, और ये वेरिएबल तंग भी नहीं कर रहा। अब आता है असली स्टेप। भैया आंसर क्या है? अब पॉज करके पहले खुद लिखने की कोशिश करना। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 17, जो टोटल चाहिए इन। भैया जो पहला वेरिएबल है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 से 6, x पावर 0 प्लस x पावर 1 से लेके x पावर 6। जो दूसरा वेरिएबल है x2 वो क्या क्या वैल्यू सकता है सर? 0 से 6, तो इंटू x पावर 0 x पावर 1 करते करते x पावर 6। तीसरा वेरिएबल सर 0 से 6, तो इंटू x पावर 0 प्लस x पावर 1 इंटू x पावर 6 करते करते यहां तक 6 बार यही टर्म आएगी, मल्टीप्लाइड बाय x पावर 7 क्या क्या वैल्यू ले सकता है? सर ये कुछ भी हो सकता है। यस यस। ओ 0 नहीं, सॉरी माय बैड, डाइस था, डाइस 1 से शुरू होगा, सॉरी x पावर 1 x पावर 2। इस प्रोडक्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 17 है वो आपका आंसर है। मैं कहता हूं पहले यहां से एक x कॉमन ना निकाल दें, 6 पावर बाहर आ जाएगी, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 17 इन x पावर 6 बाहर आ गया। अंदर बन गई सिंपल सी जीपी को ऐड कर देते हैं। a 1 है मेरा, r कितना भैया x, r पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r -1, इस पूरे की पावर 6। जीपी थी अंदर 1 x पावर 5 तक, तो r रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r -1। a मेरा 1 हो गया क्योंकि x कॉमन निकाल दिया, इंटू ये क्या बन गया 1 अपॉन 1 माइनस x। इसमें जो x पावर 17 का कोफिशिएंट है वो मेरा आंसर है। मैं कह सकता हूं इट इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इन, ये x पावर 6 को हटा दो, इसमें जो x पावर 17 का कोफिशिएंट होगा इसमें x पावर 11 का कोफिशिएंट होगा। हाँ जी सर,
एक्स पावर 6 माइनस 1। इफ यू अलाउ मी, मैं इसको उल्टा लिख दूं ऊपर नीचे, मतलब कि 1 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, बिकॉज 1 माइनस एक्स हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इसमें निकालना कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 11, भैया तुम्हें निकालना आना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 11 इन 1 माइनस एक्स पावर 6 इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स का पावर 2। तो क्या बन जाएगा आंसर? 1 इंटू इसमें एक्स पावर 11 का कोफिशिएंट प्लस प्लस माइनस 1 इंटू इसमें एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट। यस और नो? भैया ये 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे एक्स पावर 11 से, ये एक्स पावर 6 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे एक्स पावर 5 से, तो एक्स पावर 11 का कोफिशिएंट मिलेगा। जब इसमें एक्स पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए बेटा जी, आर कितना था 2, एन कितना है 11, तो फॉर्मूला क्या बन गया? एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। जब यहां मुझे एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो भैया आर कितना है 2 और एन बन गया 5, तो आ गया एन प्लस आर माइनस 1 6 सी आर माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा तंग करने वाली कैटेगरी होती है, ऑल्दो यूज बहुत कम होता है पर थोड़ी मेहनत डिमांड करता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसको और ज्यादा मत एक्सप्लोर करिए, इन 2 सवालों को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कैसे लिखा गया है। राइट, पॉइंट सारा इसका है कि आपको ये याद रखना है। जितना अच्छे से ये याद करोगे पहले, यहां पे अप्लाई कर लोगे तो यहां पे अप्लाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। सो विद दैट आज का जो, ओए मैंने कोई गलती कर दी लग रहा है, ओ पावर -7 बेटा, -7 थोड़ी, ओ बेटा गलती हो गई, ये नीचे पावर 6 थी ना, तो इससे जब मल्टीप्लाई हुआ, ओहो यार 6 मैं भूल गया, इस 6 को तो मैं भूल ही गया, माई बैड, सॉरी गलती हो गई मुझसे। पावर वो बेटा 6 तो हम गलती कर गए, सॉरी, इस पावर 6 को तो हम खा ही गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आना था कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 11 इन 1 माइनस एक्स पावर 6 होल पावर 6 इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स होल पावर 7। ठीक है जी, 6 यहाँ पे है, 1 वहां पे है, यहाँ पे गलती कर गए हम बेटा जी थोड़ी सी, ओहो कैसे मिस कर दिया हमने। तो अब हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 11 चाहिए, तो पहले यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 6c0 वो मल्टीप्लाई होगा यहां पर एक्स पावर 11 के कोफिशिएंट से। यहां पे एक्स पावर 11 का कोफिशिएंट कैसे बनेगा? r है 7 और n है 11, तो क्या बना? n प्लस आर माइनस 1 यानी कि 17 सी आर माइनस 1, फिर प्लस यहां पे अगला टर्म आएगा 6c1 इंटू एक्स पावर 6c1 इंटू माइनस एक्स पावर 6। जब ये मल्टीप्लाई होगा यहां पर एक्स पावर 5 के कोफिशिएंट से, तो भी प्रोडक्ट में एक्स पावर 11 बनेगा। तो यहां पे एक्स पावर 5 के लिए r है 7 और n है 5, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। आगे बनेगा 62 एक्स पावर 12, वो हमें चाहिए नहीं, एक्स पावर 11 से आगे निकल गए। ठीक, तो ये आपका आंसर आया। थोड़ी मेहनत लगेगी बट हो जाएगा। मल्टीनोमियल में अभी आप अगर ये 2 सवाल अच्छे से तैयार कर लेते हैं और कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, फोकस सारा उस फॉर्मूले पे रखना है जो मैंने बताया आपको, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 कोफिशिएंट होता है 1/1 माइनस एक्स की पावर r में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर n होता है, ये याद रखना है। विद दैट आज का सेशन खत्म होता है। जाओ भाग जाओ, नजारे करो, खूब तैयारी करो। ये चैप्टर अच्छा खासा है। मल्टीनोमियल से चैप्टर को जज मत कर लेना, बिगिनिंग का पार्ट बहुत प्यारा है, सिर्फ मल्टीनोमियल थोड़ा बहुत सूरत है, तो इसको चाहो तो अभी रख दो और बाकी चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, मजे आ जाएंगे।
गॉड ब्लेस यू, लव यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।